हेलो हाय गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हेलो हाय गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। यस सर गुड मॉर्निंग सुप्रभात। गुड मॉर्निंग आवाज आ रही है? चेक चेक चेक। हाँ जी सर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। यस सर गुड मॉर्निंग सुप्रभात सुप्रभात। एसी क्यों नहीं आ रहा? ठीक है अभी आएगा सर। चलिए सर तो वापस आते हैं अपन और सल्तनत के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे थे। विंटर आ गई है और एसी, हाँ अभी एक्चुअली मिक्स्ड वो सिस्टम चल रही है सर, मतलब ठंडा गर्म दोनों हो रहा है। तो क्लासेस के अंदर तो एसी करना ही पड़ता है गुफा में, यहाँ तो लाइट लगाई हुई है समझे, उसके बिना तो रह नहीं पाऊंगा। मतलब ये तो सारी लाइट है बट स्टिल गर्मी तो होती है ना, कंप्यूटर है स्क्रीन की गर्मी होती है, नो दैट ना, ये सब हीट इमिट करता है सब सिस्टम। और फिर बोलते भी है तो शरीर में भी ऊर्जा एनर्जी हो ना काइंड ऑफ। यूके में तो विंटर आ गई है, यूके में तो आएगी ना सर, यूरोप में हो तो आएगी सर, वहाँ तो क्या क्या भाई समझे। यूके मतलब हमारे लिए एक ही यूके है सर। अच्छा आप उत्तराखंड वाली यूके बोल रहे हो तो बात अलग है सर, मेरा अनुभव हो चुका है ये यूके वाले कांड के साथ। चलो सर ओके तो हम वापस आते हैं एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टोरी लाइन ऑफ द मिडिवल इंडिया। हम लोग कल क्या बात कर रहे थे? वी वर डिस्कसिंग अबाउट द ओपिनियंस, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द इकोनॉमी एंड ओवरऑल हम लोग कंडीशंस देखने की कोशिश कर रहे थे कि क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट रहता है इन द मिडिवल एरा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ओवरऑल उसकी रीडिंग बिटवीन द लाइंस करेंगे हम लोग, है ना, स्टडिंग बिटवीन मतलब बेसिकली मूल तौर से बिटवीन द लाइंस ही पढ़ने की कोशिश करेंगे सो दैट हमें पूरी आइडिया रहेगी किस तरह से डेवलपमेंट हुआ था, ठीक। आज मोस्ट ऑफ द लास्ट क्लास होगा, उसके बाद हम लोग एक दो सेशंस लेंगे सर ओके इन बिटवीन ऑन एसी और आई पुट रिकॉर्डिंग एज वेल, जैसे मैं एक दिन को कलांतर रिकॉर्डिंग डाल दूंगा आपके लिए, फिर एक टॉपिक आगे पीछे और रहा होगा, मैपिंग का क्लास लेना है सर ओके। तो आई ट्राई टू टेक मैपिंग क्लास इन बिटवीन सर ओके। तो कुछ प्लान किया है सर ओके, पर वो होगा बीच बीच में 25-26 तारीख 25 मतलब पकड़ के चलो पूरा महीना कुछ ना कुछ करते रहेंगे सर। एक दो सेशन जैसे मैपिंग रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा, मैपिंग लाइव करूंगा, बट कुछ सेशन ऐसे होंगे जो शायद हो सकता है कि हमें क्या कह सकते हैं कि रिकॉर्डिंग में डाल के 30 मिनट का 40 मिनट का कर दूंगा सर, तो वो क्या वो लिनियरिटी रहती है, 30 मिनट के लिए कहाँ लाइव क्लास लेना है समझे। नहीं ऐसा लिमिट लिमिट नहीं है सर ओके, वैसा नहीं होता कि लिमिट होती है सर, ऐसी लिमिट नहीं है सर ओके, बट उसके बाद फिर वो है ना सैचुरेशन भी आ जाता है, वो पीछे भी वो कल से वो पीडीएफ डालना शुरू करूंगा सर, समझ में आया कि नहीं आपको? बॉडी की लिमिट नहीं है, उसके बाद अभी 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा पीडीएफ के ऊपर काम करूंगा, अपडेट्स करूंगा सर। अभी तो क्या हो रहा है कि पीडीएफ के ऊपर अपडेट ही नहीं कर पा रहा हूं बिकॉज़ बैक टू बैक क्लासेस हो रहे हैं ना, तो पढ़ाई भी थोड़ी बहुत रिवीजन भी करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि खाली विदाउट रिवीजन आते हैं सर, दोनों पे होंगे स्पेशल। क्रिटिकल एग्जाम बेटर क्लासेस सर प्लीज एक्सप्लेन दिस। देखिए ये एक एक सेकंड का क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद ये आएगा। देखो ये सवाल है ना क्रिटिकल एग्जामिनेशन का था और ये स्टेटमेंट को एग्जामिन करना है सर ओके समझे, अंडरस्टैंड कॉन्टेक्स्ट समझ में आया आपको अलीशा? तो बिकॉज़ इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ क्रिटिकल एग्जामिनेशन, तो आपको ये जज करना है इसकी क्रिटिकल एग्जामिनेशन करके कि क्या सच्ची में वी विल सी कैन यू क्वेश्चन दिस context that was it battle of Plassey that marked the political supremacy of Indian? तो if you see the events preceding and succeeding it and if you see the impact of the Plassey, तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत के ऊपर पॉलिटिकल सुप्रीमेसी गेन हो गई थी? अंडरस्टैंड और नॉट सर ओके। सो वन व्यू ऑफ ऑथर्स और वन व्यू ऑफ हिस्टोग्राफी सेज कि yes it was the starting point okay, but it was not restricted to India, it was restricted only to Bengal। समझ में आया कि नहीं आपको सर? एंड प्लासी हैज टू बी सीन along with बक्सर। आप देखिए कि ये जानबूझ के यूपीएससी ने क्यों पूछा है, अगर इसको एक्सप्लेन करने की बात होगी तो आपको खींचना पड़ता। अगर आपको ये पूछा हुआ है कि डिस्कस गिवन एग्जांपल्स तो आपको इसी के डायमेंशंस लिखने होते हैं कि हाँ है ना कि भाई इससे पॉलिटिकल सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश हो गई थी। बट द मोमेंट द क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द क्रिटिकल एग्जामिनेशन है ना, आपको पूछा जाता है एग्जामिन इवैल्यूएट द व्यू गिव ओपिनियन है ना, तो क्या था कमेंट डू एग्री और नॉट ओके। सो द मोमेंट दिस काइंड ऑफ प्रीफिक्सेस एंड द सफिक्सेस और द कीवर्ड्स आर बीइंग आस्क्ड, तो देन यू नीड टू थिंक इन योरसेल्फ इन योर कैपेसिटी एज वेल ओके कि कैन डू एग्री दैट इट वाज द प्लासी दैट एस्टैब्लिश्ड द पॉलिटिकल सुप्रीमेसी। इसके लिए आपको ये स्टेटमेंट को क्रिटिकल एग्जामिनेशन करना है। तो एक हिस्टोग्राफी का व्यू है जो कहता है कि यस इट वाज प्लासी दैट मार्क्ड द पॉलिटिकल सुप्रीमेसी इन इंडिया। हिस्टोग्राफी का दूसरा व्यू भी है ना, वो क्या कह रहा है कि नो इट वाज नॉट प्लासी, प्लासी वाज द स्टार्टिंग पॉइंट जहां फाउंडेशन बना था, बट इट वाज द बक्सर दैट एस्टैब्लिश्ड द पॉलिटिकल सुप्रीमेसी इन इंडिया ओके। प्लासी gave them the key to बंगाल एंड बक्सर gave them the key to इंडिया है ना समझे। तो हम बेसिकली इसके ऊपर जो इंप्लीकेशंस हुई थी उसके सेंट्रिक हम लोग ये स्टेटमेंट को एनालिसिस करेंगे। अंडरस्टूड? आप देखिए क्वेश्चन की डिमांड को देखिए, आप इवेंट्स को मत देखिए। अब बाकी सब लोगों को भी बोल रहा हूं सर ना, हिस्ट्री के अंदर नॉर्मली एक आता है जीएस में जो क्वेश्चन आते हैं वो इवेंट सेंट्रिक आते हैं। इवेंट्स मतलब भाई एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्लासी दैट इट क्रिएटेड द बिगिनिंग ऑफ पॉलिटिकल सुप्रीमेसी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो भी आपको एक्सप्लेन करना है कि प्लासी के बाद ये हुआ, बक्सर हुआ, उसके बाद यहां लड़ाई की, इधर उधर फलाना किया और साम्राज्य बना दिया सर, ठीक है। यहां आपको हिस्टोग्राफी का व्यू आता है, तो आप हिस्टोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखोगे, आप अपने आप को ही सवाल करोगे है ना, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल करोगे, इसकी इंप्लीकेशंस के ऊपर से सवाल करोगे कि क्या सच्ची में प्लासी में हुआ तो था पर पूरे भारत से हुआ था नहीं सर ओके, पर प्लासी ने क्या बंगाल के पॉइंट ऑफ व्यू से किया कि नहीं किया? ऑब्वियस है सर, ठीक है करेंगे ओके। तो वी विल फाइंड कि हिस्टोग्राफी में आप देखो सबके सब ऑथर्स आपको याद नहीं रहेंगे है ना, तो आप लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न हिस्टोग्राफी जो वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट है उनके ज्यादातर लोगों का सपोर्टर्स का ये मानना है कि इट इज दी प्लासी अलोंग विद बक्सर, ठीक। बट इंडियन हिस्टोग्राफी है या ओवरऑल नेशनल हिस्टोग्राफी कह रही है कि प्लासी के कारण तो वी विल सी कि कंपनी खाली अभी बंगाल तक ही सीमित थी, नाइदर इट गिव देम द की टू इंडिया सर, ठीक है समझे। वी विल फाइंड कि नाइदर इट गिव देम द रिसोर्सेज इन अ कंप्लीट वे एज वेल, इट नॉट बिकम अ किंग मेकर, बट बक्सर ने उसको आर्क दिया, सो बाय गेटिंग द आर्क ऑफ बंगाल ओवर द दिल्ली एंड अप टिल उड़ीसा नाउ दे विल बी एबल टू एस्टैब्लिश अ पॉलिटिकल सुप्रीमेसी, ठीक है समझे। तो वी विल फाइंड कि जो नेशनलिस्ट स्कूल की डिबेट है या वेस्टर्न में ऑक्सफोर्ड स्कूल है उसके साथ आपको थोड़ा बहुत उसको कॉन्टेक्स्ट बनना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आपको सर? तो नाम याद ना रहे तो ठीक है, हिस्टोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको आइडेंटिफाई करवाइए। चलिए सर ओके आगे चलते हैं एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द फर्दर पोर्शंस ऑफ हिस्ट्री। और हम कल क्या बात कर रहे थे? वी वर डिस्कसिंग अबाउट द contextual part of judiciary। हम मतलब जुडिशरी और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा बहुत देख लिया था और वी वर डिस्कसिंग द लास्ट स्टेज ऑफ हाउ द दिल्ली सल्तनत इकोनॉमी एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाज वर्किंग, और फाइनली हमने शायद तक इसके कंटेक्स्ट में ही जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी पूरी पूरी कहानी देखी थी कि क्या हुआ था, ठीक है। तो वापस आते हैं एंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें
हमें ये कहानी पता होनी चाहिए कि रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन क्यों दिया गया था और कैसे। तो देखो ऑब्जेक्टिव हमको क्लियर हो जाना चाहिए क्योंकि आपको सवाल जो आया था वो ऑब्जेक्टिव सेंटर का था। दूसरा जो सवाल आपको इसके अंदर से कंटेक्स्ट के अंदर आपको मिल जाता है वो था वी विल सी कि लैंड क्लासिफिकेशन का पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में 3 प्रकार की जमीन थी, इक्ता लैंड थी, खालिसा लैंड थी और इनाम लैंड थी सर, ठीक है। इनाम में ही वक्फ की जमीन आ जाती थी या मदद माश भी आ जाती थी, इसको सुयूरगल के रूप में पहचानते थे सर, ठीक है। ये मूलतः से रिलीजियस स्कॉलर्स को लीडर्स को दी जाती थी। आज की तारीख में आपको वक्फ की लैंड के बारे में पता होगा सर, ठीक है। खालिसा लैंड ऐसी लैंड है जो सुल्तान के अंडर में आती थी जहां वी विल सी कि राजा रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन सीधा कलेक्ट करवाता था सर, ठीक है। और इक्ता में इक्तेदार शुरू हुआ करते थे, पर इसमें भी हमें एक हायरार्की ऑफ ऑफिशियल्स देखने को मिलते हैं जिनकी मदद से वेलकम टू नो कि लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन चलता था सर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या था? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन वाज टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू आउट ऑफ द लैंड एंड सफिश द इनकम ऑफ द स्टेट्स। ओके, तो आपको जब इस प्रकार के सवाल आते हैं ना तो आपको ऑब्जेक्टिव सेंटर लिखना पड़ता है सर। क्या जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन का ऑब्जेक्टिव क्या था उस पीरियड में? क्या रिफॉर्म्स करने थे या रेट्रिब्यूशन देना था, अपना दबदबा एस्टैब्लिश करना था सर, ठीक है। तो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन का मूल ऑब्जेक्टिव क्या था कि डराना था लोगों को, डर खत्म तो इज्जत खत्म सर। ओके, जिस दिन तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा, जिस दिन तुम्हारी पिपड़ी बच जाएगी तो ठीक है, समझे, उस दिन तुम कहीं के नहीं रहोगे सर, कहीं पड़ोगे। तो इसके लिए आपने जुडिशियल व्यवस्था बनाई और बड़ी हैपेजार्ड रहती है उसके कारण सर, ठीक है, कहीं पड़ोगे। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। यहाँ क्या था? मैक्सिमाइजेशन ऑफ रेवेन्यू था और ये मैक्सिमाइजेशन ऑफ रेवेन्यू बेसिकली आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो आप एडमिनिस्ट्रेशन भी वैसे ही बनाओगे सर, समझे। तो आप रेवेन्यू के थ्रू अपनी इकोनॉमी को सफाई कर रहे थे, अपनी इनकम को बढ़ा रहे थे और साथ-साथ हमें ये भी पता चल रहा है कि राजा जो है वो अपनी आर्मी और बाकी सारे इंस्टीट्यूशंस को सस्टेन करवा रहा था, राइट सर, ओके, समझे। तो सुल्तान बेसिकली वाज द मेन सोर्स ऑफ द लैंड रेवेन्यू एंड वी विल सी कि इनिशियली लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत खालिसा लैंड सबसे ज्यादा मेन थी सर, है ना। तो खालिसा लैंड को डिवाइड किया जाता था इक्ते के अंदर, है ना। बहुत सारे मुफ्तीस को, वलीस को, इक्तेदारों को अपॉइंट किया जाता था। वी विल फाइंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम खालिसा के अंदर सीधा सुल्तान करता था, कुछ इक्तेदार को दिया गया, लोकल ऑफिशियल्स की अपॉइंटमेंट की जाती है, अमीर्स की अपॉइंटमेंट की जाती है, मुफ्तीस की अपॉइंटमेंट की जाती है एंड वक्त की जमीन भी थी जहां हमें पता चल रहा है कि राजा ने रिलीजियस लोगों को भी लैंड देने की शुरुआत की सर, ठीक है। वी विल सी कि लैंड रेवेन्यू के अंदर दूसरा फेज निकल गया जब अलाउद्दीन खिलजी की शुरुआत होती है सर, ठीक है। तो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में दो फेज हम लोग लिख सकते हैं अगर लिखना भी है सर, ठीक है। तो एक फेज जो है वो इनिशियल पीरियड था सर, है ना, जो स्लेव डायनेस्टी के समय से आपको ज्यादातर मिलता है और उसमें रूडिमेंटरी था, बहुत ही इवोल्यूशनरी आपको मिलता है। सेकंड फेज बेसिकली खिलजी के समय तक आता है, उसने जमीन कॉन्फिस्केट कर दी, एरिस्टोक्रेट्स को अपने अंडर में ले लिया एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसने सीधे-सीधे सबकी सब जमीन को कैसे कर दिया? खालिसा के अंदर, ओके। सो वंस द लैंड वाज कन्वर्टेड टू खालिसा इट वाज बट ऑब्वियस ही विल बी कलेक्टिंग डायरेक्ट टैक्सेस एट दैट टाइम सर, ओके। साइमल्टेनियसली वी विल आल्सो फाइंड कि उसने डाइवर्सिफिकेशन ऑफ टैक्स बेस भी किया। तो लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये भी पता चल रहा है कि ही आल्सो कलेक्टेड द लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द घराई एंड चराई प्रॉपर्टी एंड द पेस्टोरल लैंड एज़ वेल सर, ठीक है, समझे। इंक्लूडिंग इसने रेवेन्यू को भी बढ़ाया था सर, ओके। उसके बाद फिर मोहम्मद बिन तुगलक आया, एमबीटी के समय के अंदर हमने देखने की कोशिश की कि कैसे उसने स्टेट की रेवेन्यू को बढ़ाने की कोशिश की, इवन इन द केस ऑफ माइन एज़ वेल एंड फाइनली रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज आया, तो उसने टक्कावी और मॉडल फॉर्म की स्थापना की और एक कलेक्शन डिपार्टमेंट भी बनाया सर, ठीक है। ओवर पीरियड ऑफ टाइम लैंड रेवेन्यू के अंतर्गत ही हम एक लिख सकते हैं कि कैसे फिरोज शाह तुगलक की कहानी आती है और फिरोज शाह तुगलक ने विल सी की बहुत सारे रेवेन्यूज को रिफॉर्म किया। इसमें उसने खालिसा के अंदर असेसमेंट नई तरह से किया, लोन्स उसने कैंसिल करवा दी और खर्च जो है बेसिकली जो मुख्य जमीन से लैंड था उसको फिर से रीवैल्यूएट किया। इनफैक्ट फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ओनली इट वाज फिरोज शाह तुगलक हु बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, समझे। तो उसने उस पीरियड में कैनाल्स बनाई थी, इरिगेशन सिस्टम का डेवलपमेंट किया था, हमने पिछले क्लास के अंदर देखा था सर, ठीक है। तो ओवरऑल हमें इसके अंदर से जो कंक्लूजन करना है वो क्या करना है सर, ठीक है। तो हमें ये कंक्लूजन करना है कि भाई देखो ओवरऑल वी कम टू नो कि द लैंड रेवेन्यू वेरीड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड इट आल्सो वेरीड फ्रॉम द सुल्तान टू सुल्तान सर, है ना। तो कहीं पे 1/5 रखी गई है, कभी पे 1/10 और कभी पे 1/2 भी थी सर, ओके, समझे। तो 10% तो बहुत ही कम हुआ करती थी, मतलब टेक्स्ट बुक के अंदर ये लिखा गया था इस्लामिक लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि 10% से ज्यादा नहीं लेनी है। राजा नॉर्मली 1/4 1/5 के आसपास ले रहा था सर, ठीक है। कुछ जगह के ऊपर 1/2 भी आपको मिल जाएगा सर, ठीक है। तो डिस्क्रिशनरी आपको मिलती है, डिस्क्रिशन राजा अपने हिसाब से बढ़ाता रहता था सर, ठीक है। दूसरी कहानी वी विल कम टू नो कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी हायरार्की फिक्स नहीं थी, हम ये लिख सकते हैं और वी विल आल्सो राइट कि द रोल ऑफ द स्टेट एंड द लोकल ऑफिशियल्स, ओके। लोकल ऑफिशियल्स वर वेरी मच इन्फ्लुएंशियल एट दैट टाइम सर, ठीक है, समझे। तो हम ये भी इसके अंदर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तीसरी कहानी वी विल आल्सो फाइंड कि लैंड ग्रांट्स जो है ये लैंड ग्रांट्स भी इस पीरियड के अंदर चलती रही एंड विच हैम्पर्ड द ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लैंड, क्योंकि स्टेट उस पीरियड के अंदर पूरी तरह से तो कंट्रोल नहीं कर पाएगा सर, कहीं ऊपर, ओके। तो इस तरह से हमने इसको कंक्लूड कर दिया कि देखो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरऑल हैपेजार्ड था एंड जागीर सिस्टम हमको मिल जाती है बहुत सारी जगह के ऊपर। इनफैक्ट कुछ जगह के ऊपर हमने ये भी देखा था कि जागीर देने की शुरुआत हुई थी और एफएसटी के टाइम ट्रांजिशन के अंदर हमने ये भी देखा था कि ऑक्शनिंग होने की शुरुआत होती है ना। और ये ऑक्शनिंग के अंतर्गत जो हाईएस्ट बिडर हुआ करता था, जो व्यक्ति ने सबसे ज्यादा लैंड के ऊपर बिडिंग किया है सर, ठीक है, उसको भी वी विल सी कि बहुत जगह के ऊपर लैंड ग्रांट्स या लैंड रेवेन्यू की एडमिनिस्ट्रेशन दे दी जाती थी। तो ऑल ऑफ दिस एक्चुअली हाइलाइट्स द वेरी बैड स्टेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, देयर वाज नो यूनिफॉर्म पॉलिसी, neither it was for the welfare, the objective was the maximization of the state share through any means, okay, either by ikta system either by the khalisa system sir, okay. Many a times even the land which was allocated to the imams and in the form of waqf land, okay, तो वक्फ की जो जमीन थी वो भी हमको देखने को मिलता है कि ये रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट ऑफ व्यू से ये लोग अपने अंडर में देते थे सर, ओके। तो इस तरह से हम लोग कंक्लूड करेंगे कि कैसे डेवलपमेंट हुआ एंड व्हाट आर द क्रिटिसिज्म ऑफ द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन साइड एज वेल सर। क्या चलो ओके ना समझो। तो फर्स्ट पार्ट इज क्लियर कि कैसे इसके साथ जुड़ा हुआ था। देखिए थोड़ी बहुत अब इकोनॉमी के ऊपर चले जाते हैं एंड दिल्ली सल्तनत के अंदर इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हुआ करती थी सर, ठीक है, क्योंकि यहाँ से सवाल आपको पूछे गए हैं और बड़े ट्रेडिशनल सवाल थे। ट्रेडिशनल का मतलब ये है कि हमें मिलेगा कि उतने हाई फाई सवाल नहीं है सर, ठीक है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, खाली उसको एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए सर, 300 शब्दों में लिखने की इक्विवेलेंट हमारी कहानी होनी चाहिए। विश्व रत्न लेट आए और लेट आके कहते हैं कि सॉरी फॉर बीइंग लेट सर, है ना। तो पकड़े गए हो तो बता दो कारण सर, है ना। कारण बताओ, नोटिस, ओके, समझ नहीं। मैं सेक्रेटरीट में था तो वी हैड पंचिंग सिस्टम सर, ओके। तो पंचिंग में होता क्या था कि आईडी कार्ड को पंच करना होता था, चिप वाला आईडी कार्ड आता है ना सर, ओके। हाथ से पंचिंग नहीं करना था, कार्ड से पंचिंग करना था। लोग क्या करते थे, कार्ड किसी और को दे देते थे सर। तो वी हैड जीएडी होती है ना, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, उसकी एक टीम होती थी जो सिक्योरिटी के पास खड़ी रहती थी, पता नहीं होता था सर, ठीक है। और जब आप पहला कार्ड पंच करोगे तो उनको लगेगा आपका है, फिर आप दूसरा कार्ड पंच करने की शुरुआत करोगे तो आपको साइड में से धर दिया जाता था, बोले खड़े रह जाओ साइड में, क्या कर रहे थे सर, ठीक है। ऑब्वियस यार सेक्रेटरीट है तो सामने सीएम ऑफिस है, विधानसभा है, एक ही प्रीमाइसेस के अंदर सब कुछ है, तो वी विल सी कि फिर आपको साइड में करके अच्छी खासी नोटिस मिलती थी, सर्विसिंग भी, मतलब सर्विसिंग का मतलब वही है सर, है ना, कि कारण बताओ नोटिस मिलती है और जिसका कार्ड पंच कर रहे हो उसको भी सस्पेंड किया जाता था, खुद भी सस्पेंड होते थे। तो थोड़े समय तक धक लग गई, धक का मतलब है कि डर का माहौल बन जाता है सर, ठीक है, कि भाई साहब ये क्या हो गया, ये क्या हो गया सर, कैसे लेट्स कम बैक टू दिस पार्ट, ओके। तो कारण बताओ नोटिस देना पड़ेगा, शो कॉस्ट नोटिस, ओके। चलो तो कहानी क्या थी कि तीन कंडीशन इकोनॉमी में सर, ओके। एक तो एग्रीकल्चर की कंडीशन हमें देखने को मिलती है, दूसरी हमें पता चल रही है कि मैन्युफैक्चरिंग और तीसरा था ट्रेड एंड कॉमर्स, ओके। सो व्हेन वी ट्राई टू सी द ओवरऑल कंडीशंस ऑफ इकोनॉमी, हमें यहाँ से जो सवाल आया है, यहाँ से भी आया है, यहाँ से भी आया है, यहाँ से भी आया है सर, ठीक है। दूसरे सवाल अगर आप समझने की कोशिश करें तो मैक्रो लेवल के ऊपर लेबर की कंडीशन के ऊपर पूछा गया है कि असेस द कंडीशन ऑफ लेबर इन द दिल्ली सल्तनत और मेडिवल इंडिया सर, ओके। तो हम एक एक करके थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि एग्रीकल्चर की कहानी क्या है सर, ठीक है। अब देखिए एग्रीकल्चर में एक पार्ट है वो है एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमने ऑलरेडी देख लिया सर, ठीक है। दूसरा एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन और ओवरऑल स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर की कैसी परिस्थिति हुआ करती थी सर, ठीक है। अब एग्रीकल्चर के ऊपर से सवाल आएगा तो आप क्या फ्लो चार्ट बना सकते हो, व्हाट यू कैन मेक सर, ओके। तो वी विल सी कि एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लिख सकते हैं कि ओवरऑल कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर सर, है ना, समझो कि ये जनरल कंडीशन कैसी हुआ करती थी। सेकंडली कौन से सुल्तान के समय पे क्या-क्या प्रकार का डेवलपमेंट किया गया है सर, ठीक है, समझे। तो वी विल फाइंड कि सुल्तान का रोल क्या है। तीसरी परिस्थिति हम लोग लिख सकते हैं एग्रीकल्चर क्रॉप्स की कहानी सर, ठीक है। वी विल सी कि क्रॉप्स कौन से ग्रो किए गए हैं। चौथा हम लोग लिख सकते हैं वो है एडमिनिस्ट्रेटिव साइड ऑफ एग्रीकल्चर सर, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन में दो कहानी, एक तो डिपार्टमेंट का डेवलपमेंट करना या वी विल सी कि वेलफेयर के पॉइंट ऑफ से एग्रीकल्चर में क्या स्टेप लिए गए हैं सर, करिंग ओके। तो ये वेलफेयर के अंदर ही यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स भी आ जाएगा, लोन की परिस्थिति भी आ जाएगी एंड वी कैन आल्सो फाइंड अबाउट द डिपार्टमेंटल साइड जहां रेवेन्यू के अंदर आपको कैसे रिमिशन दिया जाता था या रेवेन्यू क्लासिफाई कैसे किया जाता था। पांचवा वी कैन आल्सो हाइलाइट द फैक्ट अबाउट एग्रीकल्चर्स इरिगेशन सिस्टम सर, है ना, कि कैसे इरिगेशन सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ और इरिगेशन
इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बेसिकली खेती को डेवलप किया सर। ओके, तो ये 5-6 डाइवर्सिफिकेशन एरिया है जहां जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं सर। ओके, एंड वी विल कम टू नो कि इसके अंदर से कहानी कैसे चलती है सर। ओके, तो कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर और पीजेंट्री एट दैट टाइम, इसमें कंडीशन में दो कंडीशन आएगी सर। ओके, तो ओवरऑल एग्रीकल्चर की कंडीशन और दूसरी पीजेंट्री की कंडीशन है ना, कि किसान क्या हुआ करता था और किसान की परिस्थिति क्या हुआ करती थी। एक और लिखते हैं कि द स्टेटस ऑफ पीजेंट्री वाज नॉट डिटरमाइंड बाय द स्टेट, इट वाज डिटरमाइंड बाय द ट्रेडिशंस। ओके ना, समझे कि भाई ये एक ऐसा प्रोफेशन था जो परंपरागत था सर ना उस दौर के अंदर। इवन आज के दौर के अंदर भी ज्यादातर लोग आप देखिए परंपरा के कारण खेती के अंदर है सर। ठीक है ना, कि जमीन है आपके पास तो यू कंटिन्यू द ट्रेडिशन गिवन एन अपॉर्चुनिटी। ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा लोग आज के दौर के अंदर ये मानते हैं कि विल माइग्रेट फ्रॉम एग्रीकल्चर सर। ठीक है, बीच में एक कोई रिपोर्ट देख रहा था आईसीआर का था या नीति का था, तो उसमें कुछ सर्वे हुआ था। उस सर्वे के डेटा के अंदर ये कहा गया था कि किसानों को पूछा गया, नेक्स्ट जनरेशन को पूछा गया कि तुम ये करना चाहोगे खेती के रूप में, तो बोले तो मजबूरी है, अगर मौका मिलता है तो कुछ और कर देंगे, पर ये नहीं करेंगे सर। ठीक है, अब ये आप देखिए कि पीपल आर हियर आउट ऑफ कंपल्सिव रीजन सर। ओके, और वी विल सी कि दैट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम कि एग्रीकल्चर के ओवरऑल जो स्थिति है वो डेवलपमेंट के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं सर। क्या चल रहा है सर। ओके, तो एग्रीकल्चर की जो पीजेंट्री की कंडीशन वो ट्रेडिशंस के ऊपर आपको यहां से मिलती है सर। ओके, दूसरी विल सी कि इट वाज द मेन सोर्स ऑफ स्टेट एंड रेवेन्यू एज वेल सर। ओके, तो रेवेन्यू का भी सोर्स था और दूसरे लिए हमारे लिए फूड के भी सबसे मेन सोर्स यही था सर। ओके, सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी कम टू नो कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम स्टेट इसके लिए बहुत इन्वॉल्व हुआ करता था और स्टेट को लग रहा था कि भाई देखो वी नीड टू मेक श्योर दैट द एग्रीकल्चर शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड सर। समझे, सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी कम टू नो कि द स्टेट मेड श्योर कि भाई इसमें एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन किया जाए सर। ठीक है, अब ये एक्सपेंशन कैसे करेंगे सर। ओके, तो दो तरह से किया गया, बाय इशूइंग ग्रांट्स, गेटिंग अमाउंट। ओके ना, लैंड ग्रांट्स देने से जो भी इक्ते के रूप में ऑफिशियल्स को दिया गया था उसके थ्रू सर। ओके, और तीसरी कहानी विल सी कि न्यू सेटलमेंट्स को खड़ा करके न्यू एरियाज के अंदर एक्सपेंशन करके सर। ठीक है ना, समझे, तो ये चीज हमें पहले से भी देखने को मिल रही थी। दिस वाज एक्चुअली फाउंड इन द अर्लियर एज वेल सर। समझे, सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल फाइंड कि दी राइट फ्रॉम द खिलजी पीरियड, खिलजी के बाद वाले पीरियड से हमको देखने को मिलेगा इस प्रकार की चीजें मिलती है। इनफैक्ट खिलजी के पहले भी हमें मिलता है, जैसे अगर आपको याद होगा तो अल्तुतमिश। ओके, अल्तुतमिश ने नए सेटलमेंट्स बनाए थे सर। ठीक है ना, ये नए सेटलमेंट्स जो बनवाए थे उसमें मुस्लिम पॉपुलेशन को मेनली पीजेंट्री को वो दूर दराज के विस्तार में सेटल करवा रहा था सर। क्यों करवा रहा था, क्योंकि उसको पता था कि मैं जितना लोगों को इनफैक्ट ना दूर दराज के विस्तार के अंदर सेटल कराऊंगा उतना ही खेती का भी विकास होगा। राइट और रॉन्ग सर। ठीक है, ओके, तो इस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि देखो कैसे अलग अलग प्रकार की एग्रीकल्चर की एक्सपेंशन की गई। ये अल्तुतमिश के बाद ग्रेजुअल सेंस के अंदर हमें अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल के अंदर भी दिखता है, जहां खिलजी आल्सो मेड श्योर कि एग्रीकल्चर का कांस्टेंट डेवलपमेंट होता रहे सर। क्यों, क्योंकि उसको मार्केट बनाने थे ना, ही वांटेड टू एस्टैब्लिश दैट मार्केट। मार्केट्स कैन ओनली बी एस्टैब्लिश्ड एंड फंक्शनल है ना, वो तभी काम कर पाएंगे मार्केट्स भी जब खेती ठीक ठाक के कांस्टेंट वे के अंदर आपको यहां से मिलती है सर। ओके, एंड वी विल सी कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम दोआब वाले एरिया के अंदर बहुत फोकस किया गया, पंजाब वाले एरिया के अंदर हमें बहुत सारा डेवलपमेंट मिलता है जो नॉर्थ तक हमारे पास एविडेंस है सर। ठीक है, नॉर्थ तक क्यों है, क्योंकि दे वर अवेयर कि इस दौर के अंदर जो दोआब का विस्तार है और खास करके पंजाब का जो विस्तार है वहां ही सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड है सर। ठीक है, ओके, तो वी विल सी कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता चल रहा है कि एमबीटी जैसे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हमारे पास एविडेंस है, फिरोज शाह तुगलक के पास एविडेंस है सर। ठीक है, जहां एग्रीकल्चर एक्सपेंशन होने की शुरुआत हुई, ये एक्सपेंशन का एक कारण बेसिकली आपका इरिगेशन सिस्टम भी था सर। ठीक है, सो वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स लीडिंग टू द एक्सपेंशन वाज द इरिगेशन सिस्टम वेयर न्यू इरिगेशन सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द स्टेट सर। ओके, अब जैसे मैंने आपको पर्शियन व्हील के बारे में बताया था, याद है कि नहीं आपको, अरघट्टा के रूप में इसको पहचानते हैं सर। ठीक है, अरघट्टा वी हैड डिस्कस्ड इन अर्ली मीडियो एरा एज वेल कि वो चक्का था, उसमें से पानी निकल के आता था, बैल गोल गोल घूमता था उसके आजू बाजू में सर। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये पता चल रहा है कि अरघट्टा का डेवलपमेंट करवा दिया गया था, उसका काफी ठीक ठाक उपयोग आपको यहां से मिलेगा। दिस अरघट्टा वाज यूज्ड अक्रॉस द कंट्री, मतलब पहले क्या था कि अरघट्टा खाली लिमिटेड एरिया में जैसे चोलाज में आपको मिल रहा था साउथ में अंदर है ना, कुछ नॉर्थ वेस्ट के अंदर मिल रहा था। अब ऐसा हुआ कि अरघट्टा वाज सीन अक्रॉस द कंट्री सर। एंड वी विल फाइंड कि दिस वाज वेरी सिग्निफिकेंटली फाउंड बाय इब्न बतूता हु हैड ट्रैवल्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री सर। है ना, तो इब्न बतूता इस दौर के अंदर इंडिया आया था 1334 से लेके 1343 तक, मतलब ऑलमोस्ट 9 साल तक रहता है। तो उसने सिंध से लेके बंगाल से लेके दक्षिण भारत तक उसने अरघट्टा को देखा था सर। ठीक है ना, तो वी विल फाइंड कि देयर वर सीन विद डिफरेंट नेम्स है ना, उसका नाम अलग अलग था। जैसे एक जगह पे उसको राहत कहते थे सर। ठीक है ना, सो इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री मोस्ट ऑफ द यूपी से लेके बंगाल तक उसको राहत कहते थे, राहत आ रही थी। तो राहत तो शायद राहत देता होगा सर ना, किसानों को भी पानी मिल गया सर। ठीक है, और हमें है ना पूरा दिन वरना यूं करके क्या कह सकते हैं, राम राम सारे नो सर। ठीक है ना, राहत कहते हैं, राहत कहते थे सर। देखो ये सबको पता होगा सर। ठीक है, वरना तो बाकी बावड़े डूब जाएंगे सर। तो ओके, बाइसेप्स मारने की जरूरत नहीं होगी सर। ओके, क्योंकि पूरा दिन आप पानी खींचते रहोगे अंदर से बाल्टी भर भर के निकाल के। ठीक है, तो व्हाट डू यू से, इट इज कॉल्ड रेहत। ओके, जो भी था रेहत या राहत, मतलब वो इब्न बतूता ने आर्य लिखा है, किताब अंग्रेजी में है, ऑब्वियसली तो वेरिएशंस हो गए सर। ठीक है, तो पर्शियन व्हील्स का डेवलपमेंट हुआ। दूसरी हमें टैंक्स बेसिकली बहुत सारी इरिगेशन वेल्स आपको देखने को मिलती है, रिजर्वायर्स देखने को मिल जाते हैं सर। ठीक है, तीसरी कहानी कैनाल सिस्टम हमने देखा था सर। ओके, तो फिरोज शाह तुगलक के समय पे कैनाल सिस्टम का भी निर्माण किया गया। तो ओवरऑल स्थिति के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ये कह सकते हैं कि काफी सारा डेवलपमेंट आपको यहां से मिलता है सर। ठीक है, एंड वी विल सी कि दिस इज आल्सो वन ऑफ द वेज थ्रू द एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हैड टेकन प्लेस। ओके, तो जो प्रिमिटिव स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर था, प्रिमिटिव स्टेट समझ में आ रहा है सर। ओके, कि पहले खाली और खाली रेनफेड एग्रीकल्चर था, रेनफेड एग्रीकल्चर की जगह हम ये आर्टिफिशियल मेथड्स का भी यूज कर रहे थे सर। समझे, इरिगेशन पोटेंशियल इससे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, और जितनी इरिगेशन सिस्टम बढ़ेगी उतनी एक्सपेंशन होगी सर। ठीक है, तो दिस इज अ शिफ्टिंग फ्रॉम द रेनफेड एग्रीकल्चर सर। ठीक है, समझे कि पहले खाली क्या है कि मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, यार को हंसाया जाता है, हंस रहा है भाई सर। ठीक है ना, 2 महीना बाकी है सर। बट नाउ वी विल सी कि नाउ सिस्टम इज चेंजिंग सर। ओके, समझे, प्रिमिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीजें बदल रही, नई इनोवेशंस भी हो रहे हैं सर। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर विल सी कि इवन द न्यू टूल्स वर इंट्रोड्यूस्ड एज वेल सर। ठीक है, तो नए टूल्स को इंट्रोड्यूस किया गया, नई क्रॉपिंग मेथड को इंट्रोड्यूस किया गया सर। ठीक है, तो उससे भी बहुत सारी चीजें हमको यहां से मिलती है कि जिसके कारण एक्सपेंशन होने की शुरुआत हुई सर। समझे, तो एक ये भी पार्ट इसके अंदर से हम लोग लिखेंगे कि कैसे डेवलपमेंट हो रहा है सर। ठीक है, तो हुआ क्या कि इसके कारण क्रॉप्स की वैरायटी बहुत अलग अलग प्रकार से आपको मिलती है सर। ठीक है, अब देखिए क्रॉप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्या लिखेंगे सर। ओके, तो एक तो थे फूड क्रॉप्स। ओके ना, समझे, अब जैसे व्हीट था, राइस था, मिलेट्स हुआ करते थे, ये ज्यादातर हमें पता चला है कि फूड क्रॉप्स के रूप में थे सर। ठीक है, इनिशियली दे वर यूज्ड फॉर लोकल कंजम्पशन ओनली सर। ओके, बट बिकॉज़ देयर इज एन एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर दिस विल लीड टू समथिंग कॉल्ड सरप्लस सर। समझे, तो ये सरप्लस बनने की शुरुआत हुई सर। ओके, और ये सरप्लस से विल सी कि यहां पे ओवर पीरियड ऑफ टाइम मार्केट भी निकल के आएगा सर। ठीक है, समझे। ओके, तो वी विल सी कि इसके कारण हमें ये पता चला है कि मार्केट सिस्टम का भी डेवलपमेंट हुआ। यही पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये भी पता चल रहा है कि अब यहां से कैश क्रॉप्स के ऊपर भी स्टेट माइग्रेट होने की शुरुआत करता है। जैसे कॉटन को इन्होंने प्रोक्यूर करना या ग्रो करवाना शुरू किया। हमें ये पता चल रहा है कि इस दौर के अंदर कॉटन के साथ साथ जूट का डेवलपमेंट होने की शुरुआत होगी। बंगाल के अंदर ईस्टर्न पार्ट में हमें पता चल रहा है कि बाकी सारे क्रॉप्स को भी ग्रो कराएंगे जहां जहां जैसी परिस्थिति हुआ करती थी सर। ठीक है, अब वी विल सी साइमल्टेनियसली हॉर्टिकल्चर का बहुत डेवलपमेंट किया गया सर। ठीक है ना, हॉर्टिकल्चर बेसिकली काइंड ऑफ आप देखोगे फ्रूट्स है, गार्डनिंग है, प्लांटेशन सेक्टर के अंदर हमें ये पता चल रहा है कि स्टेट के द्वारा डेवलपमेंट किया जाता है सर। ठीक है, समझ गए। तो वी विल सी कि जैसे गार्डन्स बनाए जाते हैं, फ्रूट के गार्डन्स बनाए जाते हैं, ये हमें पता चल रहा है कि सैंडलवुड को ग्रो करवाने की कोशिश की गई थी सर। ओके, तो वी सी डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स वर्क, देयर इज अ डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप्स एज वेल सर। ओके, एंड दैट इज आल्सो वन ऑफ द वे और इट एक्चुअली हाइलाइट्स द फैक्ट कि भी नए-नए प्रकार की एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुई थी। इनफैक्ट इस दौर में देयर इज एविडेंसेस ऑफ 3 क्रॉप्स बीइंग टेकन सर। ओके, तो इब्न बतूता इस पीरियड के अंदर हमें ये भी जानकारी देता है कि एक नहीं, दो नहीं, पर 3-3 क्रॉप्स हमको देखने को मिलेंगे सर। ठीक है ना, समझे, तो ये भी बड़ी प्रोमिनेंट पार्ट थी। और इसमें इस दौर में बहुत सारे लोकल ऑथर्स भी थे, मतलब बतूता तो था, मलिक मोहम्मद जैसी अगर आपको याद होगी ना, जिन्होंने लेटर पीरियड के अंदर किताब लिखी 1540 में सूरीज के समय पे, उन्होंने भी एग्रीकल्चर के अच्छी स्टेटस के बारे में बताया है। फिर एक महुआन करके ट्रैवलर आए थे सर। ठीक है ना, समझे,
तो उनके द्वारा भी चीजें लिखी गई है सर, ओके। तो ओवरऑल स्थिति हमें पता चला कि काफी सारा डेवलपमेंट हुआ और यही क्रॉप्स अल्टीमेटली मार्केट के अंदर पहुंचे सर, है ना, समझे। अब मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें दो चीजें समझ में आई सर, ओके। इससे ही ट्रेडिंग बढ़ता है आपका सर, है ना, समझे। और आपकी जो फूड सिक्योरिटी जो थी, ये फूड सिक्योरिटी बहुत ही प्रोमिनेंटली एड्रेस होने की शुरुआत हुई सर, ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम इसकी प्राइसेस के अंदर हमें बहुत सारा वेरिएशन मिलेगा। वेरिएशन और फ्लक्चुएशंस क्यों था? क्योंकि वी विल सी कि एग्रीकल्चर वाज नॉट यूनिफॉर्म, है ना, पूरे मार्केट के अंदर या पूरे भारत में यूनिफॉर्म तो था नहीं सर, ओके। बट देन वी विल सी कि कुछ-कुछ राजाओं ने उसको फिक्स करने की कोशिश की गई थी सर, ओके। सो अलाउद्दीन खिलजी के केस के अंदर हमें पता चलता है कि फिक्सेशन लाने की कोशिश की गई। बलबन ने थोड़ा बहुत चीजों को टाइट करने की कोशिश की थी सर, है ना, समझे। फिरोज शाह तुगलक के समय पे ऐसा हुआ कि प्रोडक्शन अच्छा हुआ तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है सर, ठीक है, गेटिंग ओके। इनफैक्ट बंगाल वाले रीजन्स में जहां प्रोडक्शन अच्छा हो रहा था, वहां तो और सस्ता था सर, मतलब है ना। इब्न बतूता खुद लिखता है कि भाई इतना सस्ता तो मैंने कभी यूरोप में, मतलब वो जहां वेस्ट एशिया से आते हैं मोरक्को से, वो सब रीजन्स के अंदर भी उसको कहीं पे नहीं मिलता है सर, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस एक्चुअली शो सम काइंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एट दैट टाइम सर, है ना, समझे। तो एग्रीकल्चर के अंदर हमें नो डाउट स्टेटस के अंदर बहुत सारे केसेस के अंदर मिलेगा कि क्रॉप फेलियर भी हुए हैं सर, ठीक है। और क्रॉप फेलियर होने के कारण विल सी कि स्टेट इसके लिए वेलफेयर भी डिसीजंस लेता था। अब ये वेलफेयर के अंतर्गत जैसे मैंने आपको बताने की कोशिश की कि टक्का भी देने की शुरुआत हुई सर, ठीक है, समझे। वी विल फाइंड कि स्टेट के अंतर्गत दीवाने कोही की स्थापना की जाती है सर, ठीक है। एंड हमें ये भी पता चला है कि स्टेट चाहता था कि भाई एग्रीकल्चर में रिमिशन भी दिया जाए एज अ पार्ट ऑफ द लैंड रेवेन्यू सर, ठीक है। एंड मेनी टाइम्स वी विल सी कि द रिमिशन वाज गिवन इन द केस ऑफ नेचुरल कैलेमिटी सर, ठीक है, समझे। तो स्टेट आल्सो प्लेड एन इंपॉर्टेंट एंड एक्टिव रोल अलोंग विद द ट्रेडिशन सर। देखिए दो चीजें हुई सर, ओके। खेती पहले परंपरागत व्यवसाय था सर, ओके। स्टेट के इंटरेस्ट के कारण वो अगर आप देखोगे फुल टाइम ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन के अंदर कन्वर्ट हो गया सर, होता है ना सर, ओके। अगर परंपरा के रूप में होता तो छोटे लेवल के ऊपर होता, सेल्फ सफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू होता। अब क्या हुआ कि स्टेट ने इन्वॉल्व कर दिया तो फिर क्या होगा सर, ठीक है ना। सो वन द स्टेट गेट्स इटसेल्फ इन्वॉल्वड इट विल लीड टू मोर एंड मोर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, सही गलत सर, ओके। तो इस तरह से स्टेटस अच्छा रहा। सवाल इसके अंदर से हमको ये लिखना है कि व्हाट वाज द ओवरऑल कंडीशंस ऑफ पीजेंट्री सर, ठीक है। तो एग्रीकल्चर का ग्रोथ होने का मतलब ये नहीं है कि पीजेंट्री की परिस्थिति अच्छी थी सर, है ना, समझे। तो पीजेंट्री बेचारा अभी भी आप समझने की कोशिश करेंगे हाय मोरी मैया करता रहता था। क्यों? क्योंकि उसको जो उसकी जो नीड्स थी और उसका जो बेसिकली एक्सपेक्टेशन था या वी विल सी कि स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी जो रिलेशंस थी, वहां हमें पता चलता है कि उसकी नीड्स फुलफिल हुई नहीं सर, ओके। टक्का भी क्या हर किसान को मिला था लोन के रूप में, हमें पता चला है कि नहीं मिल रहा था सर, ओके। वी विल सी कि लैंड की साइज के बारे में देखेंगे तो इस दौर के अंदर फ्रेगमेंटेशन होने की शुरुआत हो गई थी क्योंकि साइज ऑफ लैंड छोटी थी सर, ठीक है, समझे। तीसरी कहानी हमें पता चला है कि इसकी जो भी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और हेल्प चाहिए वो भी इसके हाथ में नहीं आ रही थी सर, ठीक है। इन पॉइंट ऑफ व्यू स्टेट नॉर्मली लैंड रेवेन्यू के ऊपर ही ज्यादा फोकस करके रखा हुआ था एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल सी कि ओवरऑल स्टेटस ऑफ कंडीशन ऑफ पीजेंट्री वाज डाउन ओनली सर, है ना। तो इसकी इनकम अगर आप ऐसा सोचोगे कि ये सोने के ऊपर मतलब है ना कि क्या कहते हैं सोने की बिस्तर के ऊपर लगा के सोते थे, वैसी परिस्थिति आपको नहीं मिल रही थी सर, ठीक है। क्योंकि वी विल सी कि इनको मार्केट के अंदर प्राइसेस नहीं मिल रही है सर, ओके। ऊपर से स्टेट इनको ऑप्रेस करता था मेनी टाइम्स, ओके। जैसे हमने एग्जांपल के रूप में देखा है कि कैसे अलाउद्दीन खिलजी ने इनका पूरा का पूरा सप्लाई ले लिया और इनसे रेवेन्यू ले ली सर, ओके। आप समझिए कि इनको फिक्स प्राइसेस में अपना सप्लाई देना पड़ा स्टेट को सर, है ना। स्टेट ने कहा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ना, समझे। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है कि 1 रुपए किलो सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। उसके बाद गढ़ाई चराई इधर उधर का है ना सब कुछ चरवा दिया आपने सर, ओके। तो बचता क्या था बेचारे किसान के पास? कुछ नहीं बचता था। यही चीज हमें आगे के दौर के अंदर भी देखने को मिलती है सर, ठीक है। दूसरी कहानी कंटीन्यूअस वॉरफेयर चलता रहा सर, ओके। और वॉरफेयर होने के कारण हमें ये पता चल रहा है कि ओवरऑल जितना स्टेटस या लड़ाइयों का होता रहा उसमें स्टैंडिंग क्रॉप्स बहुत बार डिस्ट्रॉय होते रहे ना सर, ओके। आप देखिए कि व्हेनेवर वॉर्स यूज्ड टू टेक प्लेस विल कम टू नो कि द स्टैंडिंग क्रॉप्स वर द बिगेस्ट कैलेमिटी ऑफ दैट टाइम सर, है ना। कि आपके जितने भी क्रॉप्स है वो सबके सब कैलेमिटी के रूप में क्योंकि जलता था, टूटता था, फिर आपके वो डेवलप नहीं हो पाते थे सर, ठीक है। तो यार इनकी तो हालत खराब थी सर, ओके। सो दे वर द वंस हु वर सफरिंग इन मल्टीपल वेज सर, गेटिंग ओके। तो हम इसके थ्रू आइडेंटिफाई करेंगे और कंक्लूड करेंगे कि भाई देखिए किस-किस तरह का प्रॉब्लम पीजेंट्री को फेस करना पड़ता है सर, समझे। तो पिक्चर इज क्लियर है ना, आपको कहानी समझ में आ गई कि स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह की घटना बनती है और एग्रीकल्चर का रोल कैसा था और स्टेटस क्या था सर, ओके। तो सिंपल है, अब यहाँ से आपको क्रॉप्स के नाम बता देता हूँ, बहुत सारे सैकड़ों क्रॉप्स मिलेंगे, इरिगेशन की 2-4 थीम लिख देनी है, फैक्चुअल डेटा है, इधर स्लाइड में इधर कहीं पे होगा सर, ओके। तो पर देखिए आप है ना इस तरह का फ्लोचार्ट बनाना सीख जाओ सर, जब तक ऐसा नहीं सीखोगे ना ब्रेनस्टॉर्म करके सर, ओके, तो फिर मजा नहीं आएगी और ओपिनियन आपका लास्ट में आना ही चाहिए। अच्छा ऑथर्स में इब्न बतूता को जब सपोर्ट करना है, अब इसमें आपको तारीख फिरोज शाह नहीं मिलेगा सर, ओके। सो देयर वाज अ ट्रैवलर कॉल्ड एज महू आंसर, ऑथर था मिडिवल इंडिया में, उसने भी एग्रीकल्चर के स्टेटस के बारे में लिखा है, मैंने कहीं पे स्लाइड्स में उसका नाम टापा हुआ है यहाँ पे सर, ठीक है। हां, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो फॉरेन ट्रैवलर था महू आंसर, ओके। तो ही हैज रिटन, बतूता लिखता है, मार्को पोलो भी लिखता है, मार्को पोलो थोड़ा साउथ में लिखता है सर, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर बरानी थोड़ा लिमिटेड लिखता है क्योंकि हमें पता चल रहा है कि किस तरह की घटना बनती है सर, विश्वास करें कि स्पीड पकड़ना है भाई, पूरा मिडिवल इंडिया खत्म कर दिया तो अब तो खाली एनालिटिकल पार्ट कर रहे हैं सर, है ना। अभी इसमें भी तुम कह रहे हो कि स्पीड पकड़ना मुश्किल है सर, है ना। तो मेरे को तो क्या करूं, मैं मर जाऊं कप में डाल के सर अपने आप को सर, क्या भाई साहब इतना स्लो कौन पढ़ाता है सर, ठीक है, समझे। कीवर्ड्स हमने देखे, हमने थीम देख ली है, कॉन्टेक्स्ट देख लिया कि कैसे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ है। आधे घंटे में तो पूरा टॉपिक कर दिया हमने 300 साल का सर, 1200 से लेकर 1500 तक का। ऐसे ही होता है ना सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। चलिए लेट्स कम बैक टू दिस पार्ट, ओके। सो वी विल फाइंड कि जहां मतलब जहां कॉन्टेक्चुअल देखना है वहां कॉन्टेक्चुअल, जहां जरूरत होगी वहां जरूरत हम लोग थोड़ा स्लो कर देंगे सर, ओके। तो अब एग्रीकल्चर में आगे कहीं पे, हां ये रहा सर, ठीक है ना, समझे। तो एग्रीकल्चर का एक्सपांशन हुआ सर, ठीक है ना। सो द स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर वी विल सी कि लैंड एक्सपांशन, वेस्ट लैंड को कन्वर्ट किया गया इरिगेशन सिस्टम के द्वारा, टक्का भी कैश क्रॉप्स को बढ़ाने की कोशिश की गई और सुल्तान ने बहुत सारा रोल प्ले किया है। इसमें लिख दीजिएगा सर, है ना, खिलजी से लेके तुगलक से लेके जिन जिन राजाओं का नाम याद आ रहा है, जैसे आपका ये था क्या कह सकते हैं सिकंदर सर, है ना, उसने गज़ल सिकंदरी का डेवलपमेंट किया। तो गज़ल सिकंदरी के पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट स्टैंडर्ड हो गई, तो उससे भी स्टेट को रेवेन्यू मिलती रही और किसानों के लिए भी ठीक-ठाक कार्य आपको मिलता रहेगा सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एग्रीकल्चर एक्सपांशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अच्छा इसमें ना दो प्रकार की डिबेट है सर, है ना, लेट्स कम बैक टू दिस पार्ट, ओके। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जो कंक्लूजन के अंदर ये लिखने की कोशिश करेंगे उसमें ये भी आएगा कि वी डू नॉट हैव एग्जैक्ट स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन अवेलेबल सर, ठीक है ना, समझे। क्यों नहीं था उसके पीछे का कारण आप समझने की कोशिश करिए। उस पीरियड में एग्रीकल्चर सर्वे तो होता नहीं था कि भाई चलो इतना क्वांटिटी ऑफ क्रॉप्स था पिछले साल, इस क्रॉपिंग साइकिल में इतना हो गया या इतने हेक्टर के अंदर खेती बढ़ती है, इतने हेक्टर में कम हो गई। नॉर्मली हम लोग कहते हैं एमएचए देखते हैं, मिलियन हेक्टर्स, ओके, कि भाई 10 मिलियन हेक्टर्स में भी खेती हो रही है फलाने क्रॉप की, वीट की सर, है ना। 8 मिलियन हेक्टर्स के अंदर कॉटन की कल्टीवेशन हो रही है, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है। तो उससे हमें प्रोडक्टिविटी का एक आइडिया लगता है कि दिस इज द एग्जैक्ट मतलब ओवरऑल क्वांटिटी ऑफ द क्रॉप्स जो प्रोड्यूस होगा सर, ठीक है। अब उस पीरियड में कोई राजा ने एग्रीकल्चर का सर्वे तो किया नहीं था सर, ठीक है। नो लैंड को मेजर किया था बट दैट वाज फॉर देयर ओन ऑब्जेक्टिव सर, ओके। लैंड मेजरमेंट था पर कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था क्योंकि किंगडम के अंदर यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, ओके। तो एक थियरी ये कहती है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन दैट टुक प्लेस, है ना, प्रोफेसर हबीब अपने अलीगढ़ वाले सर, ठीक है। तो इनका ये मानना है कि विल सी कि इससे कारण खेती का डेवलपमेंट हुआ था और क्रांति हो गई थी। देखिए एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन 100% काफी ऑथर्स मना करते हैं, उसके पीछे एक कारण था क्योंकि जहां एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन की बात की है ना कि एक्स्ट्रा सरप्लस हो गया इतना सारा डेवलपमेंट होने के बाद, वो तो पूरा का पूरा फॉरेस्टेड एरिया रहा है अपनी द मुगल्स, और मुगल्स नहीं साहब ईस्ट इंडिया कंपनी के तक आपको देखने को मिलता है सर, ठीक है। मतलब मुगल से लेके लेटर मुगल्स आते हैं तब जाके ये एरिया क्लियर होगा सर, ठीक है। तो वी विल फाइंड कि ये वो जगह थी दोआब की जहां कंटीन्यूअसली फॉरेस्ट है सर, ओके। तो आज आप जहां पे रह रहे हो आज से 600-700 साल पहले सर, ओके, वहां बेसिकली जंगल ही जंगल था सर, ठीक है, समझ गए। मैं रह रहा हूं वहां पे आपको विकास मिल जाएगा सर, हम तो बड़े एंशिएंट हैं, प्राचीन हैं सर, तो हमारा शहर तो बहुत पुराना है सर। तो वी विल फाइंड कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम दोआब वाले लोग कहते हैं ना, मतलब पाटलिपुत्र वाले कह सकते हैं सर, ओके। तो पीपल ऑफ पाटलिपुत्र कैन डेफिनेटली क्लेम कि यस वी आर एंशिएंट, ओके, बट देन देयर आर मेनी एरियाज इन द दोआब व्हिच वाज नॉट एक्सपांडेड इवन अप टिल द अकबर पीरियड एज़ वेल सर, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड वी विल से देखो ये नौखान कितने पुराने एंशिएंट है सर, ठीक है, मुजीरी से बिलोंग करता है ये सर, समझ गए। एंड वी विल फाइंड कि
अर्ली मुजरिस ओके संगम पीरियड से बिलोंग करने वाले लोग हैं, तो ये हमसे भी पुराना है सर। खैर चलिए लेट्स कम बैक टू दिस पार्ट ओके। ना कुछ लोग एंशिएंट नहीं है, क्यों एंशिएंट नहीं है? क्योंकि अभी मॉडर्न टाउन्स के अंदर रह रहे हैं, मॉडर्न टाउन्स अभी नए-नए बने हैं 100-200 साल के अंदर। खैर इस दौर में बरानी लिखता है कि द रीजन ऑफ दोआब वाज एक्चुअली यूज्ड टू प्रोवाइड रिबेलियंस, मतलब रेफ्यूज टू प्रोवाइड रिबेलियंस ओके समझे। तो अगर ये विस्तार के अंदर बेसिकली रेफ्यूज दिया जा रहा है स्टेट के मतलब कॉमन मैन वहां पे जो भी विद्रोह हो रहे थे उसको, तो क्या हम लोग ये मान सकते हैं कि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ होगा? नहीं हुआ होगा सर, ठीक है समझ ओके। तो दैट इज हाउ वी कैन हाइलाइट द फैक्ट कि नहीं एग्रीकल्चर के अंदर लिमिटेशन था। कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस हुआ था, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के कारण एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो गया होगा सर। तो ये टेक्नोलॉजी में क्या-क्या डेवलपमेंट हुए थे सर ओके समझे। तो देखिए प्लाइंग वाज ट्रेडिशनली यूज्ड इन द एग्रीकल्चर पार्ट है ना, प्ला चलाना तो मतलब आप ऑलमोस्ट न्यूलिथिक के बाद से ये शुरू हो गया था सर, ठीक है। और हड़प्पा तक तो अच्छा खासा प्लाइंग होना शुरू हो गया था। अब प्ला के अंदर पहले क्या था कि लकड़ी का प्ला था या टेराकोटा का प्ला था, ऑलवेज था कि भाई उससे ज्यादा आप डेप्थ में बेसिकली प्ला नहीं चला सकते। ऑब्वियस है कि लैंड को जिस तरह से प्लाइंग करने की आवश्यकता है और हम लोग कह सकते हैं एक तरह से है ना उसको जो डेवलप करना चाहिए नहीं कर पाएंगे सर, ठीक है। पर ग्रेजुअल सेंस में हमें पता चल रहा है कि लोहे का प्ला बनने की शुरुआत हुई, टिम्बर का प्ला बनने की शुरुआत हुई, ग्रेजुअल में एनिमल्स का हमने उपयोग करने की शुरुआत की। तो प्ला जो है इस पीरियड में हल्का भी हुआ और साथ-साथ हम लोग कह सकते हैं इसका यूज अच्छा होता है सर, ठीक है। फिर एग्रीकल्चर के बहुत सारे स्टेप्स है, जैसे सोइंग है, हार्वेस्टिंग है, विनोइंग है सर, ठीक है। उसमें भी बहुत सारी चीजें मिलती है सर, गेटिंग ओके। तो नॉर्मली हमें पता चलता है कि ब्रॉडकास्ट किया जाता है, जैसे आजकल आपने इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट करके ना ग्रुप बना के सर, ठीक है। क्लिक किया तो सब डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ब्रॉडकास्टिंग विल सी क्यों करके नॉर्मली क्या करते थे सोइंग के समय में फेंकते थे सर, ठीक है। तो विल सी की ब्रॉडकास्टिंग के अंदर इन्होंने ओवर नॉर्मली यूं करके आपने देखा होगा किसान हम देखते हैं हैव सीन दैट तो अब सिस्टमैटिक होने की शुरुआत हुई सर। तो विल सी की जो शो करने की शुरुआत है, जो सोइंग है उसमें नए प्रकार की टेक्निक्स आपको मिल जाएगी सर, गेटिंग ओके। एंड वी विल सी कि साइमल्टेनियसली फिर हार्वेस्टिंग हुआ, मतलब कटिंग होने की शुरुआत हुई, थ्रेशिंग होता है, उसका छिलका निकाला जाता है, विनोइंग किया जाता है, उसमें भी नए-नए प्रकार की टेक्निक्स यूज की जाती है सर, ठीक है समझे। थ्रेशर देखा कि नहीं देखा सर, छिलके से उसके गेहूं के क्रॉप को निकाला जाता है नॉर्मली सर, ठीक है। तो आजकल तो क्या है वो पंखा लगता है थ्रेशर के अंदर सर, ड्र करके ऊपर उछालते मजा आती है सर, ठीक है। तो पहले उस टाइम तो पंखा और वो था नहीं, तो विंड का उपयोग किया जाता था सर, ठीक है समझे। तो वी विल फाइंड कि ये हवा चलाई जाती थी, लोग पकड़ते थे और शाफ्ट को बेसिकली धीरे-धीरे करके हल्का होता निकाला जाता था सर। खैर तो वी विल फाइंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें ये पता चलता है कि नई-नई टेक्निक्स थी, थोड़ी बहुत उस पीरियड के अंदर इनोवेशन होती है। दूसरा इरिगेशन आपको मिल जाता है सर, है ना। अब इरिगेशन में क्या हुआ टैंक्स बनते हैं, वेल्स बनते हैं, रिजर्वायर्स बनने की शुरुआत हुई और ये स्टेट के द्वारा भी बनते हैं और लोगों के द्वारा भी बनते हैं सर, ठीक है समझे। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो नेचर ऑफ ऑपरेटिव सोर्स है, जहां हमें पता चल रहा है कि इरिगेशन और इसमें हमने एनिमल्स का भी यूज किया, ठीक है हमने जानवरों को बांधने की शुरुआत की। तो पहले क्या था कि वो रोपन बकेट में चलता था सर, रोपन बकेट में मतलब वही सर ना, राम सारे ठीक है समझे। आपको फिर पूरा दिन यही बावड़ी बनाने रहेंगे सर, समझे। थक जाओगे सर, ओके। पूरी के अंदर भी यूं करके सर कितना होगा सर, ओके। तो वी विल फाइंड कि देयर इज सर्टेन लिमिटेशंस ओके समझे। ये लिमिटेशंस को वी विल सी कि सकिया ने आके बदल दिया सर, समझे। ओके सकिया इज द पर्शियन विल, ये उसको राहत के रूप में कंसीडर किया गया है सर, ओके। तो नॉर्मली पानी जो था पहला इंटरमीडिएट था, डिसकंटीन्यूअस था सर ना। डिसकंटीन्यूअस होने का मतलब क्या है कि विल कम टू नो कि पानी जो ट्रेडिशनली सप्लाई मिलना चाहिए जितनी क्वांटिटी के अंदर वो नहीं मिल पाएगा सर, ठीक है। अलग-अलग टेक्निक्स थी पुरानी, लीवर से कैसे करके खींचने की कोशिश करेंगे, ढिंकी हुआ करता था, उसको ढिंकी कहते हैं सर, ठीक है। बट इट वाज नॉट यूनिवर्सल एंड इट कुड नॉट सप्लाई द वाटर थ्रू आउट सर, ओके। अब ये क्या हुआ कि सकिया लग गया, अरगट्टा लग गया या उसको रहत के रूप में पहचानते हैं और इसने वाटर सप्लाई को कंटिन्यूस कर दिया सर। आजकल तो क्या है कि पानी चालू करना पड़ता है सर, ठीक है। एंड विल कम टू नो कि अब देखो 2 बजे का टाइम होता है, 3 बजे का टाइम होता है सर, ठीक है। अलग ही कहानी है सर, खेतों के टाइम आ गया पानी, क्यों टाइम आ गया बिजली आ गया। नॉर्मली होता है कि बिजली पहले क्या बिजली कटती थी सर, ओके। तो किसानों को रात को बिजली दी जाती थी फेज वाइज होके ना, ये गांव को 3 बजे देंगे, इसको 4 बजे देंगे, इसको 5 बजे देंगे। तो उस टाइम पे पानी चालू करना पड़ता था बोरवेल से सर, ठीक है। तो रात को खेत में सोना होता है, ऐसे भी नील गाय का डर रहता है सर, ओके। तो खाट-बाट के अंदर चद्दर ओढ़ के सोए हुए फिर 3 साढ़े 3 बजे, भैया बोर चालू कर दो, बोर चालू, अरे भैया बोर चालू करना भाई, है ना बोर चालू कर। उसमें भी बिजली जैसे चालू करेंगे उतना फेज चला जाएगा या फ्यूज चला जाएगा या वोल्टेज फ्लक्चुएशन के कारण आपका जो है मीटर घूमना बंद हो जाएगा सर, ठीक है। अलग ही दुःख होता है सर, अरे भैया बोर चालू कर दे, मारो पानी मारो सर, मतलब मेरा पानी नॉर्मली। और उसमें क्या होता है कि छोटा खेत होता है ना, तो 3 4 5 10 खेतों के बीच में एक बोरवेल होता है सर, ठीक है। सबके पास बोरवेल नहीं होता, जिसके पास बोरवेल होता है बड़ा, जैसे हमारे पास नहीं है सर, ठीक है। मतलब अब है, मतलब पहले नहीं था सर। तो विल फाइंड कि 3 4 5 खेत से आगे जाते तो उसका उसकी अलग एकड़ी रहती थी सर, ठीक है समझे। ही इज लाइक समझ में आया कि नहीं आपको, मैं इतने बजे ये टाइम पे मिलेगा सर, अगर भाई तू दे दे यार यहाँ क्रॉप मेरा डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो छोटा खेत होता क्या करोगे सर, समझे। उसकी अलग ही दबदबा होता है सर बोर वाले, जिसके पास बोर होता है वो मतलब अलग एकड़ी में रहता है सर। तो नॉर्मली लगता है कि ओवरऑल वाटर लेवल्स डाउन है सर, बोर आ गया तो पानी मिल जाता है सर। तो वी विल फाइंड कि इट्स वेरी टफ थिंग सर, ओके ना समझे। तो ये जो अरगट्टा है ना सर, अरगट्टा ने 2 फायदे किए सर, पानी क्या वो खींचता रहा, मैंने बताया था अरगट्टा के अंदर तो क्या बैल चलता रहता है गोल 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 एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम पाना पकड़ और ये सब साथ में होता है, वायरिंग किसान को सब आता है, किसान इलेक्ट्रिशियन भी है, किसान मैकेनिकल इंजीनियर भी है सर, पंपिंग सब आता है उसको, प्राइमिंग वाइमिंग कर रहा हूं कहीं पे पंप चला सब सीख जाता है सर। प्रोफेशन ही ऐसा है सर, यू कैन नॉट प्लम्बिंग वम्बिंग सब आ जाएंगे उसको सर, क्योंकि हर जगह पे आपको रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते ना सर, ठीक है। दे डू एवरीथिंग सर, ओके। अरे कार्य कर देंगे सर, कैसे लेते हैं। तो व्हाट इज हैपनिंग सर, गेटिंग ओके, वी विल सी दैट इसे कंटीन्यूअस सप्लाई सिस्टम आपको मिल जाएगी सर। तो पहले की जो वाटर ड्रोन टेक्निक थी वो बदल गई, पॉन्ड्स टैंक्स बनने की शुरुआत होती है और इसके साथ-साथ मैंने बताया कैनॉल सिस्टम बनती है सर, ठीक है। कैनॉल सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पिछले क्लास के अंदर ऑलरेडी देखा था कि ये अपना फिरोज शाह तुगलक जो था उसने बेसिकली सतलज यमुना वाला जो लिंक है वहां पे उसने बहुत सारी कैनॉल्स बनाई थी, हिसार हांसी वहां पे हमको देखने को मिला कि डेवलपमेंट कराया। तो ओवरऑल स्थिति एग्रीकल्चर की इंप्रूव होगी कि नहीं होगी सर, ठीक है। तो दिस आल्सो लेड टू द ओवरऑल डेवलपमेंट सर, समझे। तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होने की शुरुआत हुई, एग्रीकल्चर के अंदर नई-नई वस्तु आने की शुरुआत होगी, नए क्रॉप्स बनने की शुरुआत होगी सर, ठीक है समझे। तो ये क्रॉप्स के अंतर्गत बीटल लीफ आपको देखने को मिलेगा, ये क्रॉप्स में हमें देखने को मिलता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो डेवलपमेंट हुआ, ये डेवलपमेंट के अंदर हम लोग देख सकते हैं सैंडलवुड आपको मिल जाता है। फिर दूसरे क्रॉप्स के अंदर हमें रीजन टू रीजन अलग था, जैसे हॉर्टिकल्चर का डेवलपमेंट आपको मिलता है, फ्रूट्स का डेवलपमेंट आपको बड़ी देखने को मिल जाता है, फिर ट्रेडिशनल स्पाइसेस का डेवलपमेंट आपको मिल जाएगा सर, ठीक है। वेजिटेबल्स और सीरियल्स के बारे में हमें पता चलता है। तो देयर आर गुड ट्रेडिशनल क्रॉप्स व्हिच आर बीइंग ग्रोन सर, है ना। इन सब का भी डेवलपमेंट हमको मिलेगा, राइस मिलेट व्हीट का डेवलपमेंट मिलेगा सर, है ना। तो अक्रॉस द कंट्री लाइन सर, ओके, ये 5 6 चीजों के कारण ही डेवलपमेंट हमें मिलता है, पर स्थिति किसान की अच्छी नहीं हुई सर। देखो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होने से किसान का डेवलपमेंट होगा ऐसा जरूरी नहीं है सर, है ना। तो एक ये पार्ट था एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग थोड़ा बहुत इसको हाईलाइट करेंगे और इसके थ्रू एग्रीकल्चर के पोर्शन को कंक्लूड करेंगे सर, है ना। क्योंकि सवाल आएगा वो आप पकड़ लीजिए 300 शब्दों के अंदर मैक्सिमम करके लिखना, 250 से 300 कितना लिखोगे सर, ओके। तो डिलिमिनेट द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड सर, समझे। या वी विल कम टू नो कि भाई ओवरऑल कैसी परिस्थिति आपको यहां से मिलती है सर। यहाँ ऐसा द कंडीशन ऑफ पीजेंट्री ड्यूरिंग 13 टू 17 सेंचुरी, ओके। अब इसमें थोड़ा बहुत मुगल भी आ जाता है 17 सेंचुरी पर। अभी हमने तो दिल्ली सल्तनत के पॉइंट ऑफ व्यू से पीजेंट्री की स्थिति देख ली है कि कैसी स्थिति थी अप टिल इवन 16 सेंचुरी सर, ओके। यहाँ कारखाना कारखाना लेबर सर, ठीक है। अब देखो ये लेबर के अंतर्गत हमें एग्रीकल्चर लेबर के बारे में समझ में आ गया। अच्छा ये एग्रीकल्चर लेबर में और क्या चीजें इंक्लूड कर देंगे सर, ओके। इसमें पीजेंट्री 2 प्रकार की थी सर, समझे। एक तो थी लैंडलेस पीजेंट्री और एक थी लैंडेड पीजेंट्री सर, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको कंक्लूड करना है पीजेंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसमें 2 प्रकार के लोग थे सर, ओनरशिप के पॉइंट। तो एक तो लैंडलेस पीजेंट्री थी सर ना, इनकी स्थिति और खराब थी सर, दयनीय थी सर, ओके। क्योंकि जमीन है नहीं, आपको मजदूरी करनी पड़ती है, स्लेव के रूप में, गुलाम प्रथा के रूप में सर, ठीक है। और दूसरी थी लैंडेड पीजेंट्री। लैंडेड पीजेंट्री के साथ प्रॉब्लम यही था कि बेसिकली ओनरशिप बहुत बड़ी मात्रा में थी नहीं सर, है ना, समझे। विल सी छोटी मात्रा में फ्रेगमेंटेड लैंड्स हुआ करती थी, जॉइंट फैमिली के अंदर बंटवारा होता रहा सर, ओके। तो दादाजी के पास 100 बीघा जमीन थी, दादाजी के विल सी के 4 बेटे थे, सबको 25-25 बीघा मिली। और 4 बेटों के घर के अंदर नए संतान और आए सर, नेक्स्ट जनरेशन, तो उनके अंदर और बंटवारा हुआ। तो अभी कितना है बोले पत्थर मारेंगे तो जमीन खत्म हो जाएगी सर, ठीक है। टेक्नो ओके। देखिए लड़ाई होती है सर फैमिली के अंदर सर, है ना। चाचा ने अंगूठा मरवा दिया सर, ताऊ जी से सर, ताऊ जी ने चाचे से अंगूठा मरवा दिया, है ना। और उसके बाद पावर ऑफ अटर्नी सब ट्रांसफर, पहले तो बहुत हुआ ना स्कैम सर। अब तो क्या है कि
रजिस्टर ऑफिस में आपको कैमरा के सामने यू नो दैट हाउ द लैंड ट्रांसफर वर्क्स, ओके। तो पहले तो भाई साहब आपको पता नहीं चलता था कि आपके नाम की जमीन, अभी बीच में एक हुआ था केस कहीं गुजरात में, न्यूज़ में देख रहा था कि दो भाई थे, मतलब एक एनआरआई है, एनआरआई मतलब यूएस में रहता है कहीं पे, और दूसरा यहाँ था। तो इधर-उधर के डॉक्यूमेंट्स को साइन कराने के चक्कर में लैंड के डॉक्यूमेंट में साइन कराया और रजिस्टर ऑफिस में किसी को करप्शन में मतलब पैसे-वैसे देके भ्रष्टाचार करके उसने नॉर्मली टाइटल क्लियर करने के लिए या ट्रांसफर करने के लिए दोनों बंदे चाहिए, जो बेचने वाला है, जो खरीदने वाला है, और ट्रांसफर प्रोसेस के अंदर क्योंकि आपको वो देना पड़ता है, हाँ मैं होशो आवाज़ में, मतलब यू हैव टू गिव उनकी स्क्रिप्ट है पूरी, स्क्रिप्ट मतलब 3 लाइन की अंडरटेकिंग होती है कि यस मैं अपनी मर्ज़ी से ये बेच रहा हूँ, मुझे कोई प्रेशर नहीं, मतलब गुजराती में बोलते हैं, आपके हर स्टेट में होगा। तो उसने करप्शन कर दिया, करप्शन मतलब बेसिकली रिकॉर्डिंग डाल दिया, क्या कर दिया, क्या नहीं, पर वो पूरा स्कैम था सर। उसने कुछ 25-50 करोड़ की ज़मीन थी रातों रात, है ना, एक भाई ने दूसरे भाई के नाम पे हटवा दिया था, ठीक। वो दूसरा वाला अमेरिका से जब आया वापस कुछ सालों के बाद और कुछ हुआ होगा, तो उसने ऐसे ही देखा होगा, तब उसको पता चला कि अपना नाम पड़ गया यहाँ से। तो बोले ऐसा कैसे, मेरी मर्ज़ी के बिना सर, है ना। फिर कंप्लेन हुई, वो दूसरा वाला जो अमेरिका वाला था, उसकी कॉन्टैक्ट थे यहाँ सिस्टम में, तो उसने कंप्लेन की है ना, भाई-भाई के बीच में देखे कलयुग आ गया है, खैर चलिए लेट्स कम बैक टू इस पार्ट ना। पर ये बहुत सारी चीज़ें होती रहती है लैंड के अंदर, चलो लेट्स कम बैक, ओके। तो इनफैक्ट एसडीएम की बहुत पावर होता है सर, है ना, एसडीएम की खुद की कोर्ट होती है सर, लैंड यू नो ना, जमीन की अदालत होती है सर, एसडीएम, डीएम तो कम बैठते हैं सर, ओके। एसडीएम हैव इमेंस पावर सर, है ना, इमेंस पावर सर व्हेन इट कम्स टू लैंड, ओके। रिकॉर्ड से लेके और इतने सारे आपके और हर एक स्टेट के अपने लैंड के रेवेन्यू के नियम है सर। इतनी बड़ी-बड़ी किताबें ब्रिटिश काल की 1870s में 1900s में कंपोज किए गए सर, 1950s के बाद भी होते हैं और उसके उसको टाँकना पड़ता है आपको एवरी टाइम गिवन जजमेंट सर, ओके। इतने सारे मैटर और इश्यूज चल रहे होते हैं ना लैंड के, क्योंकि लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स है ना सर, ओके ना, रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ से, बाकी सारे पॉइंट ऑफ से। खैर आज की तारीख में लैंड को रेवेन्यू ली नहीं जाती, पर कमोडिटी के रूप में इसकी इंपॉर्टेंस तो है ना सर। खैर चलिए लेट्स गो बैक, ओके। तो यू आर द कस्टोडियन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लैंड सर, समझ में आया कि नहीं आपको? तो विल फाइंड कि आप तो डिस्ट्रिक्ट लैंड के कस्टोडियन भी होते हो डीएम के रूप में सर, आपके अंडर में होती है ना सब कुछ सर। तुम्हारे यहाँ एक चाचा ने बिना पूछे गाँव के एक आदमी का ज़मीन बेच दिया सर, और गाँव के आदमी का भेजा नहीं, हाँ तो भाई-भाई की बेच देता है सर, ओके। गाँव का तो समझ में आता है सर, ओके ना। जैसे गौचर की ज़मीन बेच दी, ये कर दिया, वो कर दिया सर, ठीक है। गौचर की ज़मीन पता है ना? गौचर की ज़मीन हर एक गाँव में पहले होती थी सर, गाय चरने के लिए सर, ओके। एंड ये ज़मीन बेसिकली जिनका पशु होता था, मतलब मालधारी या तो भेड़-बकरियाँ जो भी चराते हैं जानवर, तो उनको चराने के लिए। साहब आज की तारीख में आपको गौचर की ज़मीन नहीं मिलती है। इट यूज्ड टू बी कॉमन प्रॉपर्टी सर, इसको सीपीआर कहते हैं, कॉमन कम्युनिटी रिसोर्स, ओके। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। नाउ वी डू नॉट फाइंड एनी काइंड ऑफ सीपीआर, नहीं है, बहुत ऑलमोस्ट हर एक स्टेट में नॉन एग्जिस्टेंट है सर। आप पटवारी को पूछोगे ना, ये गौचर क्या आयु? भाई क्यांथी आया? શું કામ છે? નકશા दिखाओ। एक बार मैं कहीं बात कर रहा था, तो पटवारी को मैंने कहा, बोले साहब मेरा गौचर जो है, कहाँથી आया? कौन છો તમે? है ना, मतलब वो अचानक ही बौखला गया। गेटिंग ओवर, वो घबरा जाता है, तुरंत सरपंच को फोन, बोले कोई गाड़ी लेके आया, बाहर से आया है, पूछ रहा है मेरे को, और गाँव में सब वो डेरा डाल देते हैं, यू नो दैट, सरपंच के और फिर उसके 5 लड़के होते हैं गाँव में सर, ओके। कुछ करते नहीं, वो पूरा दिन विनोद जैसा काम करता है, देख रहा है विनोद सर, ठीक है। 2-3 पार्टी से पंचायत, बेसिकली पंचायत को क्यों लोग, आप देखिए पंचायत सीरीज क्यों चली, उसके पीछे एक कारण है कि पीपल आर एबल टू कनेक्ट इट आउट, यही तो वास्तविकता, यही तो दिखता है डेली सर। मिर्जापुर चल गया, उसके पीछे का कारण जनरेशन बेकार है सर, समझ लीजिए। नो डाउट एक्टिंग अच्छी है, पर ओवरऑल वैसा रियलिटी नहीं होता। पंचायत आप देखिए फैमिली के साथ आप देख सकते हो, मिर्जापुर देख पाओगे? क्या मिर्जापुर फैमिली के साथ नहीं सर, कल इधर 5 मिनट से ज़्यादा ना देख पाओ सर, ठीक है ना, समझे। पंचायत में तो पीपल आर लोग सो हैप्पी, एकदम देखो गाँव में ऐसे छोटा-मोटा ना नथिंग होता रहता है, मजा आती है सर, खैर चलिए लेकिन तो पहली कहानी आपको यहाँ से मिलेगी, नहीं देखा सर मैंने। तो वी विल फाइंड कि एक तो ये है एग्रीकल्चर सर, ओके। एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये पता चल रहा है कि सेकंड है मैन्युफैक्चरिंग सर, है ना। अब देखिए थोड़ा इंडस्ट्रीज के ऊपर देखते हैं, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इंडस्ट्रीज इन दी दिल्ली सल्तनत एंड हाउ इट इज गोइंग ऑन सर, ओके। अनअकैडमी में कोई दिक्कत हो गई थी अभी, ओनली लाइव क्लासेस नहीं चल रही थी एंड एवरीथिंग वाज वर्किंग। यूट्यूब तो ऐसे ही काम करता है सर, ओके। एंड यूट्यूब एंड ऑल भी सर, ठीक है। चलिए सर, अब हो गया ना, चालू हो गया ना, कमेंट कर रहा है तो मैं अज्यूम करता हूँ कि चालू हो गया होगा। अब वापस आते हैं और इंडस्ट्रीज के पॉइंट ऑफ से देखते हैं सर, इंडस्ट्रीज की कहानी क्या है सर, ओके। अब देखिए कि इंडस्ट्रीज के अंतर्गत एक गलतफहमी ऐसी है मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, द सेकंड सोर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज विद रिस्पेक्ट टू कि स्टेटस ऑफ इंडस्ट्री क्या हुआ करती थी सर, ठीक है ना, समझे। ये स्टेटस में हमें ये देखने की आवश्यकता है कि सर लाइव क्लास नहीं होता, प्लानर लाइव क्लास भी नहीं हो रहा है अभी, क्या सबका नहीं हो रहा है क्या? टिकट रेस कर दो अपने हिसाब से, अभी भी नहीं हो रहा है। वो तो रहा है सर, मैं कैसे लॉगिन किया, नॉट डेली। अगर आपका नहीं हो रहा है, यू रेस टिकट ऑन योर साइड, ओके। जिनका नहीं हो रहा है ना लाइव क्लास में प्रॉब्लम आ रही है जॉइनिंग के पॉइंट ऑफ से, तो टिकट रेस कर दो एक बार सर, दैट इज ओनली, मतलब है ना, क्योंकि वो पीछे टेक्नोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम हो रही है, दे हेल्प यू आउट सर, ओके। टीम हेल्प कर देगी आपको। तो हम क्या बात कर रहे थे, वी वर डिस्कसिंग अबाउट इंडस्ट्रीज, ओके। तो देखिए स्टेटस ऑफ इंडस्ट्रीज है ना, एक तो एंशिएंट इंडिया के अंदर, मतलब अर्ली मिडिवल इंडिया आप देख लीजिए, ट्रेडिंग वर्ल्ड, ओके, वहां से लेके मिडिवल इंडिया के अंदर क्या ट्रांजिशन हुआ। तो नॉर्मली ऐसा कहते हैं कि दिल्ली सल्तनत के आने के बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, ये था नहीं, क्योंकि इवन इन अर्ली मिडिवल एंड एंशिएंट इंडिया द इंडस्ट्रीज हैड ऑलरेडी डेवलप्ड, ठीक है। पहली चीज तो हमें ये पता होना चाहिए। दूसरी कहानी हमें ये पता चला कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर और एक्सपांशन होता है, वाइब्रेंसी आती है सर, ठीक है। क्यों वाइब्रेंसी आती है उसके पीछे का कारण आप समझने की कोशिश करिए, तो विल कम टू नो कि एक एक्जिस्टिंग इंडस्ट्री थी, एक्जिस्टिंग तो थी सर ना, जैसे वेपन की इंडस्ट्री थी, आयरन की इंडस्ट्री थी, मेटलर्जी का जो डेवलपमेंट हो रहा था, उसके अंदर ग्रेजुअल सेंस में हमें पता चला है कि नई इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ, नई टेक्निक्स आने की शुरुआत हुई सर, ओके। सो व्हेन द न्यू टेक्निक्स एंड न्यू क्राफ्ट्स वर इनोवेटेड बाय द टर्किश रूलर बिकॉज़ दे केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया, सो दे ब्रॉट न्यू इनोवेशंस एज़ वेल, है ना। ये बाहर से आ रहे थे तो इनोवेशंस भी लाने की कोशिश करेंगे सर, ठीक है ना। ये जितने भी इनोवेशंस हो रहे थे वो इंडिजिनाइज हो गए ग्रेजुअल सेंस के अंदर, ओके। तीसरी कहानी हमें पता चला है कि एग्रीकल्चर की और फूड की कोई चिंता थी नहीं सर, समझे, कि भाई खाना मिलेगा और फिर उसके बाद ही हमको काम करना है, दिक्कत नहीं थी सर, ठीक है। तो दिस आल्सो गिव काइंड ऑफ डेवलपमेंट, ओके। थर्डली विल सी कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम, इस पीरियड के अंदर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी थोड़ी बहुत मिलती है सर, ठीक है। जैसे विल सी की रोल ऑफ स्टेट के अंदर हम लोग ये कह सकते हैं कि स्टेट जो था वो बेसिकली इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा इशू किया सर, है ना, समझे। मार्केट्स को डेवलप करने में उसने हेल्प किया सर, ठीक है। साइमल्टेनियसली विल सी की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ से डायनेस्टीज के अंदर सुल्तान का बहुत बड़ा रोल था, वो चाहता था कि भाई देखो मुझे मैन्युफैक्चरिंग साइड के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि मुझे इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई भी करना है सर, ठीक है। तो दिस आल्सो प्लेड इंपॉर्टेंट रोल, और इस तरह से जो न्यू क्राफ्ट का डेवलपमेंट हुआ, न्यू आर्ट एंड क्राफ्ट का, न्यू मैन्युफैक्चरिंग साइड के ऊपर कैपेसिटी बढ़ती है, तो इससे विल सी की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है सर, ठीक है। ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में हमें देखना है कि लेबर की कंडीशन क्या हुआ करती थी और कैसे अलग-अलग बेसिकली क्राफ्ट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग साइड का डेवलपमेंट होता है सर, ओके। तो दो पॉइंट्स, और इसमें स्टेट का रोल क्या था, मैंने आपको बताया कि व्हाट इज द रोल ऑफ द स्टेट, ओके। तो ओवरऑल स्टेटस के पॉइंट ऑफ से भी बात करेंगे, स्टेट के रोल के पॉइंट ऑफ से भी बात करेंगे, और ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फिर व्यापार को पुश करेगी। व्यापार को पुश करने के कारण क्या होगा, दिस विल लीड टू समथिंग कॉल्ड एज अर्बनाइजेशन सर, समझे। तो मैन्युफैक्चरिंग साइड में नए क्राफ्ट का डेवलपमेंट हो। देखिए इस बार जीएस में ये सवाल पूछ दिया था, आपको पता होगा 2023 की मुख्य परीक्षा के अंदर सर, ओके, कि दिल्ली सल्तनत में नए टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस के बारे में बताइए सर, ठीक है। तो इन जनरल स्टडीज आई गेस इन 2023 पेपर यूपीएससी हैड आस्क्ड दिस क्वेश्चन इन द जीएस सर, ओके, समझे। एंड इंटरेस्टिंगली ये सवाल मतलब ऑप्शनल लेवल का सवाल है, पर आपको जीएस में आया था, मेरे को याद नहीं आ रहा है। हां, ये वाला सवाल था, जस्ट सेकंड समझे, मिनिमाइज कर देता हूं, ओके। कोई बात नहीं करेगा, शुभम बिल्कुल बात मत करना आप सर, ठीक है। हाँ, और कौन है क्लास के अंदर सर, ओके। शुभम मेरे को याद है सर, ओके। 1 मिनट सर, ओके। हाँ, ये वाला सर, ठीक, मिल गया सर, ओके। शुभम डबल एजेंट है हमारे सर, ओके। हाँ, बिल्कुल। सो दिस वाज द क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड, ओके। अब देखिए क्या पूछा था,
What was the major technological changes introduced during the early Sultanate period, sir? Okay. How did this influence the society, sir? This was the question, 15 marks. Okay. Technological changes introduced है ना, किस किस तरह की innovation? यहाँ क्या आया? Some new craft production was introduced by the Turks. Okay. एक और technology centric आया, नया craft के point of से. फिर यहाँ agriculture production, non agriculture production आया कि नहीं आया, sir? Okay. यहाँ क्या पूछा गया? Textile technology के ऊपर पूछा गया कि भाई इस period में कौन सी textile technology का development हुआ? समझे नहीं समझे? और यहाँ आपको पूछा जाता है industries है ना, condition of industries की कैसे development, वो कारखाना सिस्टम के ऊपर. तो मूलतः से innovation के ऊपर सवाल है. अब ये जीएस में पूछ दिया, not expected. लोग तो जीएस में मीडियम इंडिया पढ़ के नहीं जाते. 15 मार्क है ना, समझे नहीं समझे? गए सर, बेकार ना आपका. आपने पॉलिटिकल हिस्ट्री भी नहीं पढ़ा है. थोड़ा बहुत पढ़ के गए तो राजा के समय से लिख सकते हैं कि राजा ने ये किया, ये राजा ने ये किया, सर. तो फिर सीखिए, हम तो ये भी नहीं कर पा रहे थे, है ना? तो यूपीएससी को हल्के में मत लेना, सर, ना समझे? कैसा लगा मेरा मजाक, सर? यूपीएससी इज लाइक कि देखो, तुमको ये समझ में आना चाहिए कि तुम कोई भी चीज हल्के में नहीं लोगे, सर. ठीक है, जितना हल्के में लोगे तो तुमको हल्का कर दिया जाएगा, सर. यूपीएससी ने यही किया, सर. अल्टीमेटली फाइंड किया कि पूरी बजा दी, सर. कि भाई तुम समझ रहे थे कि इतना इजी है, सर. समझ गए? थोड़ा ध्यान रख दिया करो, सर. मेरी अच्छे से करके जाओ, सर. आप कोई भी चीज को ना, मेरे हिसाब से यू शुड कंप्लीट द सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिव वे, सर. अब देखिए टेक्नोलॉजी में क्या-क्या बदलाव हुए, सर. तो वी विल कम टू नो कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम एक तो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी आई, सर, है ना, जो नई थी. एक्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी आप समझने की कोशिश करिए, जो पहले से चल रही थी मैन्युफैक्चरिंग में, उसमें न्यू इनोवेशंस हुए हैं, सर. ठीक है ना? एक तो था न्यू इनोवेशंस इन एक्जिस्टिंग, और दूसरा था विल सी की ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द न्यू क्राफ्ट्स. समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ-कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी हुआ करती थी जो हम लोग कह सकते हैं कि पूरी तरह से न्यूली इंट्रोड्यूस थी. तो जैसे ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में नई टेक्निक और नया इनोवेशन हुआ, सर. ठीक है ना? वी विल कम टू नो कि पेपर मेकिंग वाज नेवर एक्जिस्टिंग इन द एंशिएंट इंडिया और अर्ली मिडिवल में थोड़ा शुरू, पर इसके अंदर ही हमको देखने को मिलता है, सर. ठीक है? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ऐसा हुआ कि ऑलरेडी चल रहा था, पर उसमें नया इनोवेशन होने की शुरुआत हुई. टेक्सटाइल पहले से चल रहा था, पर उसकी इनोवेशन होने के कारण आपकी सरप्लस बहुत बढ़ जाती है, सर. ठीक है? एग्रीकल्चर में भी एक्जिस्टिंग था, पर उसमें भी हमें पता चलता है कि न्यू इनोवेशन हुआ, सर. ठीक है? तो हमें दो प्रकार की चीजें मिलेगी, सर. समझ में आया कि नहीं आपको, सर? ठीक है? द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी सी विद रिस्पेक्ट टू मैन्युफैक्चरिंग इज दैट एक्जिस्टिंग को इनोवेट करना, और दूसरी जो थी व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्राफ्ट. समझ गए? द फर्स्ट डेवलपमेंट इज दिस एंड द सेकंड डेवलपमेंट इज दिस. बोथ हैपेंड पैरेलली. एक ऑलरेडी एग्जिस्ट था जिसके अंदर आपने डेवलप किया, और एक दूसरा ये था जहां आपने पूरी तरह से नई चीजों को भारत में लेके आए. क्यों लेके आए? क्योंकि ऑब्वियस था कि कॉन्टेक्स्ट बढ़ते हैं वेस्ट एशिया के साथ, सेंट्रल एशिया के साथ, सर. समझ गए? तो राजा लोग भी चाहते थे कि नई नई वस्तु को हम लोग डेवलप करने की शुरुआत कराएं, सर. तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे एरियाज के अंदर आपको चीजें मिलती रहेगी, सर. समझे? अब इसमें जैसे टेक्सटाइल है, सर. टेक्सटाइल एक्जिस्टिंग था कि नहीं था, पर टेक्सटाइल के अंदर हमें पता चल रहा है कि चीजें बनने की और शुरुआत होगी, सर. तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर विद रिस्पेक्ट टू टेक्सटाइल आर्ट, है ना, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इन इंडिया, विल सी कि न्यू थिंग्स विल कम अप, सर. टेक्सटाइल वाज ऑलरेडी एक्जिस्टिंग इन एंशिएंट इंडिया. कॉटन वाज इंडिजिनसली प्रोड्यूस्ड बाय द इंडियंस. कॉटन सबसे पहले हमने बनाया था, सही गलत, सर. तो ऐसा तो था नहीं विल सी कि कॉटन हमने नहीं बनाया था, सर. बट देन वी विल सी कि कॉटन हमने जो बनाया था और जिस तरह से हम लोग टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग करते थे पहले के पीरियड के अंदर, उसमें हमने नए प्रकार का डेवलपमेंट किया, सर. ठीक है? तो ट्रेडिशनल क्लॉथ कैसा था? हैंडमेड था, हाथ से बनता था, सर. समझे? तो हैंडलूम्स का या हैंड वीविंग हमको यहाँ से मिलता था. प्रॉब्लम ये था कि ये जो हैंड वीविंग था उसमें टाइम बहुत लग जाएगा, सर. वी विल सी साइमल्टेनियसली ओवर पीरियड ऑफ टाइम इस दौर के अंदर हमें ये भी एविडेंसेस देखने को मिल रहे थे कि मैन्युफैक्चरिंग एक हद से ज्यादा डेवलप नहीं हो पाएगा, सर. और ग्रेजुअल सेंस में हमको यहाँ से पता चल रहा है कि अब नए प्रकार का डेवलपमेंट हुआ. इसमें एक तो हमें कॉटन टेक्सटाइल, है ना, वुलन टेक्सटाइल, सर, है ना, सिल्क की मैन्युफैक्चरिंग, है ना, समझे? और बाकी सारे और भी मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत हमें पता चल रहा है कि डेवलपमेंट होने की शुरुआत हुई. इसमें फिर पैरेलली और भी चीजें बनती है, जैसे कॉटन व्हाइट कलर का था, सर. अब हम लोग ट्रेडिशनली इंडियंस के अंदर बेसिकली जो डेवलपमेंट था उसमें व्हाइट कपड़ा लोग पहनता था. आपको बहुत पीरियड के अंदर आपको मिलेंगे एंशिएंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सर. ग्रेजुअली इसके अंदर क्या हुआ कि डाइंग की टेक्निक आ गई, सर. है ना? डाइंग टेक्निक का मतलब क्या है, सर? कि कपड़ों को डाई किया गया, सर. जैसे ये है, ये डाई है, सर. काले कलर है, अब इसको धोए है तो थोड़े बहुत आप देखोगे तो ग्रेइश हो गया है, सर. ठीक है? समझे? और ये थोड़े टाइम के बाद पोछे में जाएगा, सर. समझे? 1-2 साल के बाद. ओके, तो फिर कब मिडिल क्लास है ना, ऐसा ही चलता है, सर. उसके बाद उसका और भी मल्टीपर्पज यूज होता रहेगा, सर. हम पूरा जब तक निचोड़े ना, सर, समझ में आया कि नहीं है कपड़ों के साथ, तब तक उसका वैल्यू ठीक नहीं होता है, सर. जर्नी ऑफ टी-शर्ट, सर. तो फ्रॉम वेयरिंग एट पार्टीज टू ट्रेडिशनल नाइट ड्रेस वेयर, है ना, टू डेली वेयर, एंड देन अल्टीमेटली कन्वर्टिंग द पोछा और कपड़ा, है ना, टू क्लीन अप द व्हीकल्स एंड नॉर्मल डे टू डे थिंग्स. ओके, देन फाइनली कुछ और, समझे ना, फाइनल चला जाता है. पर उसको नहीं करके 2-3 साल आप पहनते हो, 2-3 साल उसके बाद और भी यूज होता रहेगा, सर. तो वी विल फाइंड, अपडेट कर दो, सर. भाई जिनका प्रॉब्लम आ रहा है ना वो अपडेट कर दो, सर. प्लीज ट्राई टू अपडेट योर एप्लीकेशन या रीइंस्टॉल करो, सर. लेटेस्ट डाल दो तो मोस्ट ऑफ हो जाएगा, सर. तो देखिए कि हुआ क्या है ना, व्हाट हैपेंस, सर. विद रिस्पेक्ट टू दी डेवलपमेंट विल सी कि एक तो आपके एक्जिस्टिंग वस्तु के अंदर नई चीज आई. एक तो वीविंग, डाइंग और प्रिंटिंग में नया डेवलपमेंट हुआ, सर. ठीक है ना? वीविंग, डाइंग और प्रिंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पता चल रहा है कि नई इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होने की शुरुआत होती है, सर. जैसे कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री आपको मिलेगी. कैलिको प्रिंटिंग मतलब कैलिकट जो जगह है वहां से एक्सपोर्ट होता था कपड़ा, कॉटन, इसलिए उसको कैलिको कहा गया, सर. ठीक है? तो ये बहुत सारी चीजें हमको यहाँ से मिलती है. और एग्रीकल्चर के साथ साथ आपकी जो चीजें हैं वो भी नई तरह से हुई. जैसे आप देखिए टेक्सटाइल में कॉटन को प्रोड्यूस करने की जो टेक्निक थी वो बदल जाती है. नॉर्मली आपने कॉटन जिनिंग में देखिए कॉटन की, सर. ठीक है? जिनिंग किया जाता है, सर. क्या कह सकते हैं कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम कॉटन के अंदर से कल्टीवेशन करके प्रोडक्शन करने के लिए, सर. ठीक है? देन विल सी की सीड को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, अलग-अलग प्रकार की टेक्निक आपको मिलेगी, सर. ठीक है? तो इनके समय पे ही हमको चरखा मिलता है. चरखा मतलब भारी वाला चरखा नहीं, पर काइंड ऑफ हम लोग कह सकते हैं कि चरखे की शुरुआत हुई. पहले क्या स्पिंडल यूज होता था. अब स्पिंडल के साथ प्रॉब्लम क्या है, ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो मैन्युफैक्चरिंग के बहुत लिमिटेड वे के अंदर था, सर. ठीक है? बट देन ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि इस दौर के अंदर जो कॉटन की टेक्निक बनाने की चेंज हो जाती है, नए प्रकार का प्रोडक्शन होने की शुरुआत होगी, एंड इसके कारण विल सी कि कपड़े आपके नए प्रकार से बनते हैं, सर. है ना? तो कहीं-कहीं फाइन क्लॉथिंग मिलेंगे, कहीं-कहीं पे कोर्स क्लॉथिंग मिलेंगे, सर. कोर्स मतलब थोड़ा अलग प्रकार की उसकी टेक्सचर आएगी, सर. ओके, कहीं-कहीं पे आपको फाइन क्लॉथ्स मिलेंगे, सर. ओके, फिर वीविंग होने की शुरुआत हुई, सर. वीविंग में भी क्या था कि कपड़ा जो बनने की शुरुआत थी उसमें हमें पता चल रहा है कि थ्रेड्स को वर्क करना होता था. तो इट वाज वेरी टफ एट दैट टाइम, सर. ना, बट देन ग्रेजुअली हमें पता चल रहा है कि इन्होंने अलग-अलग प्रकार की मशीन्स बनाने की शुरुआत की. ये मशीन्स में वी विल कम टू नो कि हॉरिजॉन्टल लूम आता था. आपने देखा होगा वो वाराणसी उधर चले जाओगे तो एक बड़ा सा मशीन होता है रेक्टेंगुलर टाइप का, उसमें सब थ्रेड्स होती है, उसको पैर से प्रेस किया जाता है, फिर वो धागे को खींच के उसमें कपड़ा बनाते हैं. सीन दैट्स ओके ना. वीविंग प्रोसीजर आपने बुनकर बेसिकली देखा होगा तो बनाते समय, सर. या यूट्यूब पर देखिएगा, यू विल फाइंड, ओके, समझे? तो वी विल फाइंड कि द वीविंग टेक्निक आल्सो चेंज्ड. ओके, द स्पिनिंग एंड द जिनिंग ऑफ कॉटन आल्सो चेंज्ड, सर. ओके, वी विल सी न्यू काइंड ऑफ साइमल्टेनियसली क्राफ्ट्स वर इनोवेटेड एज़ वेल. ओके, एंड इसके कारण प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत बढ़ गई. देखिए कपड़ा पहले से बनता था, इंडिजिनस था, सर. ओके, बट देन वी विल फाइंड कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो आपकी कैपेसिटी वो बढ़ जाती है, और कैपेसिटी बढ़ने के कारण हम लोग ये कह सकते हैं कि ग्रेजुअल सेंस के अंदर टेक्सटाइल इनोवेशन निकल के आया, सर. ठीक है? तो इट वाज ऑलरेडी एक्जिस्टिंग बट न्यू इनोवेशंस वर मेड. इट वाज ऑलरेडी एक्जिस्टिंग बट द न्यू क्राफ्ट वाज एडेड, सर. अब हैंडलूम का एंशिएंट दौर में यूज कम हो रहा था, यहाँ ज्यादा हो गया. हैंडलूम होता था तो बड़ा पुरानी मेथोडोलॉजी से होता था. इस पीरियड में हमें पता है कि नई मेथोडोलॉजी से होने की शुरुआत हुई. स्पिंडल वॉल से होता था. स्पिंडल वॉल हड़प्पा ने यूज किया था, अगर आपको पता हो. इतना छोटा सा होता है, लकड़ी का होगा या टेराकोटा का, उससे बुनने का काम करते थे ना, धागा बांध के. बट वेरी टफ, सर. ओके, समझे? तो इट वाज नॉट ईजी टू मैन्युफैक्चर. ओके, नाउ यू विल फाइंड कि स्पिंडल वॉल की जगह आपने वीविंग का यूज करना शुरू किया बड़ी मात्रा के अंदर. एंड कॉटन को जब प्रोडक्शन होता है ना, कॉटन का मतलब जैसा कॉटन का बॉल होता है, ठीक है, बड़ा सा, उसमें से आपको शॉपिंग करना होता है, देन उसके बाद यार्न प्रोड्यूस करना होता है, और फिर फाइनली उसको
उसको धागे के अंदर कन्वर्ट करते हो, धागे को कपड़े में कन्वर्ट करते हो, इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। ओके, तो कॉटन एक रॉ मटेरियल के रूप में भी उसको जो क्लीन करने की प्रक्रिया है, उसमें बेसिकली कॉटन की बेल बनाने की प्रक्रिया है, वो भी बदलाव में आई थी सर मेडिवल एरा के अंदर। तो ओवरऑल स्थिति ऐसी हुई कि देयर थिंग्स चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द प्रोक्यूरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, द प्रोडक्शन साइड ऑफ रॉ मटेरियल, एंड आल्सो द मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, एंड देन द न्यू टेक्निक्स वर यूज्ड इन द टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग सर। ओके, सो विद इन द टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग न्यू टेक्निक्स, जैसे वीविंग में आपका डेवलपमेंट हुआ, हमें पता चलता है कि सीड एक्सट्रैक्शन के अंदर भी बहुत फर्क पड़ गया। स्पिनिंग पहले स्पिंडल वाल से होता था, वो भी नहीं हो रहा है सर। ठीक है, जिनिंग की जो मेथोडोलॉजी थी वो भी बदल जाती है सर। ठीक है ना, कॉटन की जिनिंग की मिल होती है, अगर आपको पता होगा यहाँ गुजरात में कॉटन की मिल, जो कॉटन मिल होता है, जिनिंग का काम स्पेसिफिकली करते हैं सर। ठीक है, फिर आगे सप्लाई करते हैं, एक्चुअली पूरा सप्लाई चेन का पार्ट है ना जिनिंग, कार्डिंग एंड स्पिनिंग सर। ठीक है, तो स्पिनिंग तो बहुत बाद में आता है, उसके बाद वीविंग आता है सर। ओके, तो मतलब द मेथोडोलॉजी और द प्रोसेस गोस इन दिस वे सर। ठीक है, एंड वी विल फाइंड की कल्टीवेशन होने के बाद फ्रॉम फार्म टू फैक्ट्री कहते हैं ना, तो फार्म टू फैक्ट्री में ये होता है, तो पहले फार्म से निकल के फिर जिनर के पास जाता है, कॉटन जिनिंग मिल्स। ओके, फिर वहां से कार्डिंग वीविंग कोई और करता है सर। ठीक है, जिनिंग वाले नॉर्मली वीविंग नहीं करते सर। ओके, जिनिंग का काम अलग प्रकार से होगा और वीविंग का काम अलग प्रकार से होगा। ठीक है, स्पिनिंग वीविंग नॉर्मली साथ में कर लेते हैं। अब तो क्या है कि बड़ी इंडस्ट्री आ गई, पहले अलग अलग होता था, ये तो अभी भी अलग होता है। गुजरात महाराष्ट्र में बहुत लोग हैं वो खाली जिनिंग का ही काम करते हैं, सीन है। ओके, कॉटन जिनिंग मिल्स नहीं देखी सर। ठीक है, जिनिंग का काम उसका मशीन सब अलग है सर। ठीक है, तो द मेथोडोलॉजी वाज वेरी डिफरेंट सर, समझे, एंड इसमें नई टेक्निक्स भी आई और नए क्राफ्ट भी डेवलप हुए सर। इसमें ग्रेजुअल सेंस में वी विल कम टू नो कि कपड़ा बन गया, अच्छी खासी क्वांटिटी में बना, क्योंकि एग्रीकल्चर कल्टीवेशन का एक्सपेंशन हुआ, इरिगेशन आ गया, हमने देखा भी कॉटन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें फिर डाइंग एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ सर, समझे। सो ग्रेजुअल सेंस में वी विल सी कि न्यू इंडस्ट्री डेवलप, ये न्यू इंडस्ट्री में क्राफ्ट बनने की शुरुआत हुई सर। ओके, ये क्राफ्ट बेसिकली मिडिवल इंडिया में बहुत अलग अलग प्रकार से निकल गया है सर, समझे। तो वी विल कम टू नो कि ग्रेजुअल सेंस में डाइंग एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्री डेवलप है ना, कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री कहते हैं, डाइंग इंडस्ट्री बांधनी सर, समझे। तो वी विल फाइंड टाई एंड डाई सिस्टम सर। ओके ना, टाई किया जाता है गोल 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 करके, फिर वो बकेट के अंदर वी विल सी कि पानी में कलर की एक वो होगी, उसके अंदर डुबाया जाएगा, उसको थोड़े टाइम तक रखा जाएगा सर। ठीक है, और कलर एप्लीकेशन हो जाएगी डेंटेड करके सर। तो वी विल सी दैट ओवर पीरियड ऑफ टाइम ना चीजें और निखर के आ जाती है सर, समझ में आया कि नहीं आपको सर। ओके, तो अलग अलग प्रकार के वेजिटेबल्स का, मिनरल रिसोर्सेज का, गम्स का यूज किया गया और उसके थ्रू हमें पता चलता है कि कलर एप्लीकेशन की प्रक्रिया चलती है और इससे बड़ी वाइब्रेंट इफेक्ट आई सर ना कपड़ों के अंदर भी सर। ओके, इनफैक्ट ब्लॉक प्रिंटिंग भी इसी दौर के अंदर शुरू हुआ। ब्लॉक प्रिंटिंग समझ में आता है सर। ओके, गुजरात में, राजस्थान में आप जाओगे तो छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, जैसे ये ब्लॉक है सर। ठीक है ना, इसके ऊपर कलर अप्लाई किया करता है, थप्पा मारा जाता है सर। ठीक है, तो जैसे ये तो सर्कुलर शेप देगा ब्लॉक के रूप में, पर अगर आप इसके ऊपर कोई भी मोल्ड बना दो सर ना, मेहंदी के जैसा ऐसे एग्जैक्टली सर ना, वो छोटा मेहंदी या छोटा टाटू होता है ना सर, आपने देखा होगा वहाँ गोवा जाते हैं तो गोवा में कहते हैं परमानेंट टाटू नहीं सर ना, टेम्पररी टाटू करवा के देंगे। वो कैसे, वो बेसिकली ब्लॉक होता है उनके ऊपर, तो बोलता है यहाँ एक ब्लॉक है, इसमें डिजाइन लिखा हुआ है, बोले चलो एक काम करो, दिखा दो स्कल, तो स्कल के ऊपर काले कलर का थप्पा मारेगा, फिर आपको हाथ पे चिपका देगा सर। ठीक, तो हो गया आपका ब्लॉक प्रिंटिंग। तो व्हाइट कपड़ों के ऊपर ब्लॉक प्रिंटिंग की जाती है सर। ठीक है, बहुत लोग करते हैं सर। तो गुजरात और राजस्थान में बहुत पॉपुलर हुआ है ना, रेडिश कलर का, ब्लैक कलर का, मरून कलर का सर, ब्लूइश कलर का ब्लॉक प्रिंटिंग। अब यहाँ पे ब्लॉक प्रिंटिंग है नहीं सर, वरना तो दिखा देता सर। बट होपफुली आपको चीजें समझ में आ गई कि कहानी क्या है सर, समझ। सो न्यू न्यू वी विल सी की टेक्निक्स वर फॉर्म्ड। ओके, और इससे ही कपड़ा बना सर। ठीक है, ये कपड़ा फाइन सिल्क के रूप में भी बनता है, कॉटन के रूप में भी बनने की शुरुआत हुई सर। ओके, और फिर राजा के लिए सप्लाई बहुत बढ़ता है, राजा के साथ कॉमन मैन के लिए भी सप्लाई बढ़ेगा सर। ठीक है, तो एक तो टेक्सटाइल में इनोवेशन होने की शुरुआत हुई सर, समझे। इसमें स्टेट ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया। द स्टेट आल्सो मेड श्योर कि भाई हम हमारे हिसाब से वी विल कम टू नो की हेल्प कराए सर। ओके, सो इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, से फॉर एग्जांपल बंगाल में चले जाओ, यू कम टू गुजरात सर, है ना, समझे, वी विल कम टू नो की गुड नंबर ऑफ सिल्क एंड द क्लॉथ फैब्रिक्स वर मैन्युफैक्चर्ड सर। ठीक है ना, समझे। अब जैसे गुजरात में इस पीरियड में पटोला बनने की शुरुआत होती है सर। पटोला आपको पता होगा सर, वो काइंड ऑफ ना सोने की थ्रेड का यूज करके कपड़ा बनाया जाता है सर, है ना, समझे। एंड वी विल सी की ये पाटन के अंदर बनता था, या ढाके, मतलब अपना बांग्लादेश, या जैसे कि बंगाल था उस टाइम में, उसमें मलमल बहुत ही प्रोमिनेंट था, सिल्क बहुत ही प्रोमिनेंट था सर। ठीक है, तो देयर इज डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्लॉथ्स दैट वर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड सर। ओके, बनारस के अंदर हमें देखने को मिलता है कि वहां पे भी सिल्क मैन्युफैक्चरिंग आपको मिल जाएगा सर। ठीक है, तो होता क्या है कि बड़ी प्रोमिनेंट बातें आपको यहाँ से मिलती है सर, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड वी विल आल्सो सी दैट इसमें आमिर खुसरो से लेके इब्न बतूता तक सब लोग लिखने की कोशिश करेंगे, एंड वी विल फाइंड कि जैसे आमिर खुसरो ने लिखा है कि कुछ कपड़ा इतनी फाइन क्लॉथ थी, तो उसमें से आर पार मतलब आप चीजें देख भी सकते हो सर। जैसे सिल्क आपने देखा होगा बड़ा फाइन होता है तो। ठीक है, तो काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंट इफेक्ट देने की कोशिश करेगा सर, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और फिर उसने लिखा है कि कुछ कपड़ा ऐसा था कि एक छोटे से डब्बे के अंदर भी पैक करके रख दो तो पूरा आ जाता था सर, इतने डब्बे में पूरा कपड़ा रैप करके आ जाएगा सर। ठीक है ना, समझे। तो ऑल ऑफ दिस शोज द एक्सीलेंस ऑफ द टेक्सटाइल क्राफ्ट दैट वाज बेसिकली इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया सर, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि दिस टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग हैड डाइवर्सिटी। इसमें कपड़ा बना, इसमें कारपेट बने, इसमें बाथरोब बने, इसमें चटाई बनी, इसमें पर्दे बने सर, समझे, समझे। और क्या बनेगा सर, ठीक है ना, क्विल्ट बन गया, चादर ओढ़ने की बन जाती है, सैटिन की हैंडकरचीफ बन गई सर। ठीक है, एंड ऑल ऑफ दिस वाज एक्चुअली एक्सपोर्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सर। ओके, ये एक्सपोर्ट्स अगर आप समझने की कोशिश करिए तो वी विल सी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और इससे ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ेगा सर। पिक्चर समझ में आया सर। ओके, तो एक टेक्सटाइल आर्ट और उसके साथ उसके मार्केट सिस्टम को लिंक अप करेंगे सर, करेंगे। ओके, तो अगर ये इनोवेशन ना हुआ होता, टाइम डाइंग का इनोवेशन ना हुआ होता, स्पिनिंग का इनोवेशन ना हुआ होता, सिल्क मैन्युफैक्चरिंग में नई टेक्निक ना होती, तो फिर क्या भारत के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता नहीं हो पाता सर। ठीक है, लिमिटेड रहता, पर ये चीज हम इसके अंदर से लिखने की कोशिश करेंगे सर, करेंगे। ओके, तो वी विल फाइंड कि न्यू सेंस ऑफ टेक्सटाइल इनोवेशन स्टार्टेड सर, समझे। ये टेक्सटाइल इनोवेशन में कोर्स क्लॉथ भी बनता है, सिल्क क्लॉथ भी बनता है, जैसे वूल प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है कश्मीर में, पहाड़ियों के अंदर सर, करेंगे। ओके, एंड वी विल सी कि पश्मीना इज अ वेरी वी कैन से ओल्ड काइंड ऑफ जो शॉल है वहां कश्मीर में बनती है सर, उस पीरियड के अंदर भी रेलेवेंस थी सर। यू कैन इमेजिन कि हाउ ओल्ड द मैन्युफैक्चरिंग वाज सर, कितना एंशिएंट हुआ करता था। ओके, गुजरात के और बंगाल के अलग-अलग रीजन्स के अंदर व्यापार आपको मिलेगा, जैसे पटोला मैंने आपको बताया तो उसमें बड़ी डिमांड में था सर। ठीक है, बंगाल का सिल्क आपको बड़ा प्रोमिनेंट मिलता है, कैम्बे के अंदर आपको मैन्युफैक्चरिंग मिलता है सर। ठीक है, इनफैक्ट खुसरो टॉक्स अबाउट जरदोजी आर्ट सर, समझे। तो आपने देखा होगा लखनऊ में और वहां यूपी साइड में आपको जरदोजी का बहुत प्रोमिनेंट आपको चीजें मिलती है। आपको मुस्लिम जैसा क्लॉथ आपको मिल जाता है जो सिलहट ढाका में बनता था सर। ठीक है, और ये सब कुछ कपड़ा विल सी की खुसरो बताने की कोशिश करेगा कि बड़ा प्रोमिनेंट था सर। सो दिस इज हाउ वी विल कम टू नो कि द टेक्सटाइल इनोवेशंस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द टेक्सटाइल बूम इन एंशिएंट मिडिवल एरा सर। ठीक है, और ये बूम के कारण हमें पता चल रहा है कि घरों के अंदर भी मैन्युफैक्चरिंग हुआ और स्टेट ने भी अपने लिए मैन्युफैक्चरिंग किया सर, समझ। ओके, तो इसमें दो प्रकार का कपड़ा था, जैसे फाइन क्लॉथ था ना वो अमीर लोग पहनता था, रिच लोग पहनता था। कोर्स होता था वो बेसिकली कॉमन मैन पहनता था। ऑब्वियस है कि फाइन क्लॉथ महंगा होता है सर। ओके, आप आज की तारीख में सिल्क का कपड़ा पहनने जाओगे सर, समझ, तो है ना हालत खराब हो जाएगी, समझ गए ना सर। मतलब जैसे आप जैसे वो क्या कहते हैं कांजीवरम साड़ी ले लो ना, सिल्क आती है सर, या विल सी की नल्ली करके साड़ी की ब्रांड है सर। ठीक है, वहां चले जाओगे तो विल फाइंड कि ना 30,000 30,000 40,000 50,000 रुपए की साड़ी, मतलब ये क्या सोना डाला हुआ है तुमने, क्या बोला सर, वो क्वालिटी है सर, समझे। तो वाराणसी सिल्क देख लीजिए, तो सिल्क आपको हमेशा महंगा मिलेगा सर, है ना। एंड विल कम टू नो कि हैंडमेड होता है, उसके अंदर फाइनेंस अलग प्रकार की होती है। इनफैक्ट ये साड़ी मैन्युफैक्चरिंग इतना बड़ा है, नाउ टाटा एंड रिलायंस जंप है ना साड़ी में, साड़ी प्रोडक्ट साड़ी सर। आप देखिए साड़ी का बहुत बड़ा मार्केट आपको थ्रू आउट द कंट्री साइड आपको मिलता है सर। ठीक है, रिलायंस इज कमिंग अप विद दिस ब्रांड, आई गेस मुकेश भाई इज कमिंग अप विद साड़ी मैन्युफैक्चरिंग, एंड टाटा इज कमिंग विद वेरी प्रीमियम लग्जरी सर। टाटा है ना, दोनों अपैरल सेक्टर में दोनों है, वेस्ट साइड है टाटा का सर, इनफैक्ट ज़ूडियो भी टाटा का है, वेस्ट साइड में लिखता है टाटा प्रोडक्ट, पर ज़ूडियो में लिखता है टाटा प्रोडक्ट। ठीक है, समझे। ज़ूडियो गरीबों का वेस्ट साइड सर। ठीक है, समझे। तो वी विल फाइंड कि दे वांटेड टू मेंटेन दैट सर्टेन काइंड ऑफ टाटा की लेगेसी सर। ओके, तो ज़ूडियो में थोड़ा क्वालिटी के पॉइंट ऑफ से आप देखोगे थोड़ा सस्ता मिलता है, तो क्वालिटी भी 19-20 होती है सर। ओके, सो नीचे ज़ूडियो में कभी नहीं लिखा होगा कि टाटा प्रोडक्ट है, ज़ूडियो को एक अलग से ब्रांड के रूप में क्रिएट किया गया सर। यू अंडरस्टैंड द मार्केटिंग
एंड द ब्रांडिंग स्ट्रेटजी ऑफ द प्रोडक्ट, ओके, द मार्केटिंग। और नॉर्मली ये क्या कर रहा है कि ज़ूडियो को ऐसे स्पेसिफिकली टारगेट किया जाए यूथ ऑडियंस के लिए, मतलब ना यूथ कंज्यूमर ग्रुप के लिए सर, है ना? तो जो ब्रांडेड पहन भी सकते हैं, पर उतना महंगा भी नहीं खरीदना, डे टू डे वेयर में पहनना है, तो ठीक रहता है सर। खैर चलिए, लेट्स कम बैक, ओके। तो वी विल फाइंड कि इसमें स्टेट की कहानी आपको मिलनी चाहिए, है ना? हम ये लिख सकते हैं कि कैसे डेवलपमेंट हुआ, और इसमें बहुत लोगों को आपको लेबर की कोई दिक्कत नहीं होती है सर, ओके। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमें पता चलता है कि एट दैट टाइम द लेबर वाज इजीली अवेलेबल, स्लेव्स के रूप में थे, कॉमन मैन के रूप में थे, और स्टेट ने फिर कारखाने बनाए। या तो मैं कारखाने कैसे बनता है सर, ठीक है? तो एक तो टेक्सटाइल सेक्टर में डेवलपमेंट हुआ है ना, तो टेक्सटाइल में आपको दो प्रकार के सवाल आए हैं सर, ओके। एक बार यूपीएससी ने मजाक किया है ना, कैसा लगा मेरा मजाक, है ना? डिस्कस द एडवांसमेंट मेड इन टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी अंडर दिल्ली सुल्तान, है ना? अब तुम टेक्सटाइल इंजीनियरिंग का पेपर देने आए हो या यूपीएससी का हिस्ट्री का मेंस का पेपर देने आए हो? ना समझे। अरे कितना डेप्थ में कौन पूछता है बाबा? यूपीएससी इसमें कि नहीं, है ना? हम तो टेक्सटाइल के ऊपर स्पेसिफिकली पूछेंगे। ओवरऑल नॉन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पूछो तो समझ में आता है कि भाई चलो बाकी सारे व्यवसाय का मैन्युफैक्चरिंग का क्या डेवलपमेंट हुआ। नहीं, हम तो टेक्सटाइल में स्पेसिफिकली पूछेंगे सर, डेप्थ में लगे, हैशटैग डेप्थ, ओके। ऑप्शनल है, इसके लिए थोड़ा डिटेल में करना है। 10 मार्क का ही पूछा था, पर ये 150 शब्द लिखने हैं ना सर, ओके। तो टेक्सटाइल में क्या लिखेंगे? एक तो इनोवेशन इन द कल्टीवेशन पार्ट, दैट इज कॉटन, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मटेरियल एंड टेक्निक्स, थर्ड थिंग इज की द न्यू क्लॉथ्स इन द सेंटर्स, ओके ना, समझे? एंड फाइनली वीविंग, डाइंग, प्रिंटिंग सर। तो तीन चार चीजें हम लिखेंगे। अदरक है, आपको देखने को मिलती है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, जो टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ से वीविंग के अंदर क्या हैंडलूम्स का कैसे डेवलपमेंट हुआ सर, उसके सेंटर में बात करेंगे सर। तो नसीब नसीब की बात है आपकी सर, आएगा तो ठीक है, वरना तो कुछ नहीं सर, आप तो होपफुली लिख पाएंगे। दो तीन स्लाइड्स अपने बना दिए इधर-उधर करके सर, ओके। हेडिंग, ओके। तो वी विल फाइंड ये टेक्सटाइल हो गया। अब दूसरा कि दिल्ली के सुल्तान ने दूसरा क्या इनोवेशन किया, है ना? तो टेक्सटाइल में इनोवेशन भी था और न्यू क्राफ्ट भी आया सर। इनोवेशन मेथड ऑफ प्रोडक्शन में था, न्यू क्राफ्ट डाइंग, प्रिंटिंग, बांधना या बांधनी की टेक्निक जो है उसमें आपको मिलता है। बांधनी गुजरात आसाम में बहुत फेमस है। इनफैक्ट बांधनी के दो मार्केट है सौराष्ट्र में, एक जामनगर का है और दूसरा आपको जयपुर का मिलेगा, मतलब राजकोट के पास, गोंडल के पास, ठीक है? तो कभी इस साइड आओ तो सर ना भटक जाना सर, वो दो जगहों के ऊपर। ऐसे अहमदाबाद में मिल जाता है, बांधनी ऐसा नहीं है, पर वो क्या है कि वो दो सेंटर्स में ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग होता है। और पहले तो सब ब्लैक में चलता था, मतलब बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। लाखों मीटर्स बांधनी प्रोड्यूस होकर मार्केट में बिक भी जाती थी कोई चौपड़े के ऊपर, मतलब पेपर के ऊपर आता ही नहीं था रजिस्टर सर। अब तो क्या है कि जीएसटी वीएसटी आ गया है सर, तो इनिशियली बहुत राड़ा किया लोगों ने सर मैन्युफैक्चरर्स के। हम परेशान हो रहे हैं, बिजनेस में प्रॉब्लम आ रहा है, सरकार ने कहा रजिस्ट्रेशन तो ले लो सर, ठीक है सर, करवाना तो पड़ेगा, ई वे बिल निकालना पड़ेगा। अब टेम्पो चलेगा तो ऐसा नहीं होगा कि रास्ते में क्या माल लेके जा रहे हो, है ना? रजिस्टर कराएंगे नहीं सर, है ना? तो फिर सीधा अब लीकेज थोड़ा कम हुआ है, बड़ा राड़ा हुआ सर। टेक्सटाइल वाले सबसे ज्यादा इन्फेक्शन आप समझिए कि प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि कपड़ा बन के मार्केट में आपके आपके शरीर पे आ जाता था, सरकार को 1 रुपया नहीं मिलता था उसमें। और ऐसा नहीं था कि मतलब आप मिनिमम क्वांटिटी पर सब लाखों मीटर कपड़ा बिका जा रहा है। तो मेरा स्टूडेंट हो जीएसटी, तब एसी था तो जेसी बन गया, जेसी नहीं हो गया, जेसी बन गया, डीसी बन गया, जेसी बन गया, डीसी शायद। तो बता रहा था बोले मास्टर यार इतना कांड किया है ना, ये पूरी लॉबी सर है मैन्युफैक्चरिंग लॉबी ने, तो पूरा बन के मतलब चला जावे सर, मतलब फार्म से फैक्ट्री में आया, फैक्ट्री से बन के कपड़ा आपने पहन लिया होगा, बोले आप जो पहन लोगे उसके ऊपर जीएसटी नहीं दिया होगा शायद, या सर्विस टैक्स मैन्युफैक्चरिंग का एक्सेस टैक्स आता है। तो बोला वो टाइट कर दिया गया है, तो उसमें थोड़ा प्रोटेस्ट बहुत हुआ था, तो चीजें ठीक हो गई। अब तो आईसीटी भी आ गया है, तो आईसीटी में भी प्रॉब्लम यही है ना कि लोग फेक रजिस्टर करा रहे हैं, फेक फॉर्म रजिस्टर करा के विल सी क्या उसमें भी ला देंगे, उसमें भी ठीक कर देंगे सर। तो क्या है कि हमारे लोग बड़े स्मार्ट है सर, समझे नहीं समझे, मतलब कैसे भी करके स्कैम करना इनको बहुत अच्छे से आता है। अब देखिए इनपुट टैक्स क्रेडिट क्यों लाए थे, है ना? कि जेन्युइन सप्लाई चेन में जो काम कर रहा है उसमें ऑलरेडी एक आगे बेसिकली सब कास्केडिंग इफेक्ट क्रिएट ना हो टैक्स की सर, उसमें भी सब स्कैम कर रहे हैं लोग, बोगस बिल को रजू करके, बोगस फॉर्म को रजिस्टर करा के सर, ठीक है ना? गेटिंग अ इनफैक्ट ये जो स्टूडेंट है उसके साथ मैं बात कर रहा था, उसने कहा कि एक फॉर्म का ऑडिट कर रहा था, तो उसने देखा कि एक बंदे ने कुछ 2-2.5 करोड़ के बिल वो किए थे, बिल मतलब बेसिकली पेश किए थे क्रेडिट के ऊपर, तो उसको समझ में आ गया स्कैम है ये। तो उसने पार्टी को लेटर लिखा ऑफिशियली, अब तो क्या है कि लेटर के थ्रू चलता है, और लेटर में कहा कि ये 100 200 200 300 बिल थे, बोले एक काम करो 10 लोगों की अंडरटेकिंग लेके आओ कि इन्होंने आपको सप्लाई किया, जो सप्लायर है जिसका बिल आपने रजू किया है, आई आउट ऑफ दिस 200-300 वाउचर्स दैट यू हैव पुट एंड जो आपने क्लेम किया है टैक्स क्रेडिट हो गए, उसमें से खाली 10 लोग चाहिए जिनके लेटर पैड के ऊपर ऑफिशियल लिखना होता है, आपको ऑडिटिंग में आता है, स्क्रूटिनी में जाता है, सर ओके। भाई साहब वो फॉर्म में रिप्लाई नहीं दे पाया, ठीक है समझे। उसको पता था कि 10 का भी मिल जाएगा मुझे जेन्युइन कि अभी हाँ हम सप्लायर थे, हमने ये दिया है सर, ठीक है, और ये इस तरह से इनपुट क्रेडिट क्लेम की गई थी सर, गया सर के नाम, फिर पेनल्टी लगाई गई 30% की, फिर इसमें डिस्क्रिप्शन होता है एकदम, आपके जीएसटी कमिश्नर के पास डिस्क्रिप्शन होता है कि कितना परसेंट पेनल्टी मारे, पैसा तो लेगी सरकार, वो तो फिक्स है सर, ओके। उसके बाद फिर पेनल्टी का डिस्क्रिप्शन आपके ऊपर रहता है, वो बढ़िया है सर, ठीक है, ठीक है। तो बिकॉज यू आर दी अथॉरिटी सर, समझे, तो यू विल डिसाइड कि 15% में निपटाना है इसको, 30% में निपटाना है, 50% में निपटाना है। तो ये अपना जो विद्यार्थी है वो थोड़ा मतलब है ना, उसका जीएस पेपर बहुत टाइट है, तो कभी कभी तो 30% से ऊपर मार देते हैं, तो ऊपर वाले बॉस भी कहते हैं, बोले वो भाग जाएगा सर, वो प्रोडक्शन में, तो बोले वो कांड करते समय समझ में नहीं आया, तो इसका मतलब इसको 2-3 बार अवार्ड मिला भी सर डिपार्टमेंटल अंदर से, क्योंकि ये अपने टारगेट के ओवर एंड अबव फुलफिल करके देता है सर, ठीक है, और बड़ा एक्टिव है सर, दिमाग बहुत चलता है उसका सर, ठीक है। क्योंकि देखो इट्स अबाउट योर इंटरेस्ट ना, कुछ लोगों को लग रहा है कि यार मैं ये कहाँ आंकड़ों में आ गया सर, ठीक, और कुछ लोगों को पता है कि भाई नहीं मैं मेरे को स्टेट के लिए, तो सबका जोन वाइज सबका टारगेटिंग होता है सर, जो आपको कमाने के लिए गए हो स्टेट के लिए रेवेन्यू इकट्ठा करना है आपको, तो आपको पकड़ना है, स्कैम्स पकड़ने हैं, स्क्रूटिनी में लेना है चीजों को सर, ठीक है। तो ये अच्छा खासा काम कर रहा है सर ना, तो वो जाएगा ही, वो तो केसेस आगे जाके डीआरआई वीआरआई मिलेगा। डीआरआई यू नो दैट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ओके, बड़ी इंपॉर्टेंट है सर ये डीआरआई, मतलब क्रीम लोग जाते हैं वहाँ, ऐसे गोलू लोगों को नहीं भेजा जाता सर, बट जो थ्रू आउट यूथफुल स्टेट से अच्छा काम कर रहे हैं उनको ईडी है, डीआरआई है सर ना, इवन सीबीआई में, एनआईए, ये सब इंस्टीट्यूशंस में भी आईआरएस होता है सर, सो यू गेट इनटू आईआरएस, काफी लोग दुखी हो जाते हैं, सर आईआरएस मिल गया, अब क्या करें, जीएसटी उसमें भी, इनकम टैक्स भी, सर भाई बहुत स्कोप है, समझे, आना चाहिए, तो उपयोग करना है पोजीशंस को कैसे। चलिए, तो वी विल फाइंड कि एक तो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग हुआ, टेक्सटाइल के बाद दूसरा कौन सा हुआ, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सर। देखिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये पता चल रहा है कि राजा उस पीरियड में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के अंदर बहुत इन्वॉल्व था ना सर, क्योंकि आप देखिए कि दिल्ली के जितने भी सुल्तान थे दे वर ऑल इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन पार्ट, है ना, समझिए। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट सर, एक तो ये चाहते थे कि फोर्टिफिकेशन, ये चाहते थे कि नए सिटीज का निर्माण हो, दे आल्सो वांटेड कि मोर एंड मोर पीपल शुड लिव इन न्यू सेटलमेंट्स एज़ वेल सर, समझ में आया कि नहीं आपको। सो वी विल फाइंड कि कंस्ट्रक्शन वाज देयर सर, और कंस्ट्रक्शन में भी हमें ये पता चल रहा है कि दो प्रकार की चीजें डेवलप होगी सर, ठीक है। एक तो एक्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी के अंदर डेवलपमेंट होगा और दूसरे न्यू इनोवेशंस भी इसके अंदर होंगे सर, ओके। अब जैसे एक्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी के अंदर वी विल सी कि पहले जो रॉकेट आर्किटेक्चर का यूज हो रहा था उसकी जगह हमें पता चलता है कि ब्रिक्स का यूज होने की शुरुआत हुई, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। लाइम मोटर का यूज होने की शुरुआत हुई, और ये इन सबको बाइंड करके वी विल फाइंड कि द साइज ऑफ द मॉन्यूमेंट्स, ओके, समझे, द स्केल ऑफ द मॉन्यूमेंट्स चेंज होने की शुरुआत होती थी। इससे ही वी विल सी कि स्टोन का भी यूज होता था, पर स्टोन को कट करके यूज किया जाता था लाइम मोटर के साथ, ओके। तो इससे वी विल सी कि बिल्डिंग को स्ट्रेंथ भी मिल जाती थी सर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ये ब्रिक्स के अंदर टेक्निक देखने की कोशिश करोगे तो इसमें इंग्लिश बॉन्ड का यूज किया गया, इंग्लिश बॉन्ड समझ में आता नहीं आता सर, ठीक है ना। तो एक स्ट्रेचर होता है, एक हेडर होता है सर, ठीक। फिर एक स्ट्रेचर होता है, फिर एक और हेडर होता है, आपने देखोगे ईंटें यूं रखी जाती है, यूं रखी जाती है, यूं रखते हैं, यूं रखते हैं सर, ठीक है। अल्टरनेटिव सर ना, समझे, एक लंबी साइड होगी, एक पतली साइड होगी, फिर एक लंबी साइड होगी, पतली साइड होगी, सबकी सब लंबी साइड में नहीं डालेंगे सर, ओके। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली साइड है, ये टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है, ये भी वैसे किसी पीरियड के अंदर आपको मिलता है, ये खिलजी के समय पे होने की शुरुआत हुई सर, ठीक है। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्टेड सर, ओके। ये कंस्ट्रक्शन में स्टोन
ब्रिक्स इन दोनों का, स्टोन में क्वारिंग का डेवलपमेंट होता है, ब्रिक्स में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग होगा। ये मैन्युफैक्चरिंग स्टेट मैन्युफैक्चरिंग भी होगा और इसमें प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग भी होता है। कंस्ट्रक्शन साइड में ही लेबर मोबिलाइजेशन आपको मिलता है सर, ठीक है। और ये लेबर मोबिलाइजेशन विल सी कि नॉर्मली सुल्तान के द्वारा किया जाता था अंडर द स्टेट एक्टिविटीज। विल सी कि गुड नंबर ऑफ स्लेव्स वर यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, ओके ना, समझे। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमारे पास एविडेंसेस है कि स्टोन कटर्स को हायर किया गया, ब्रिक मैन्युफैक्चरर्स को हायर किया गया, कंस्ट्रक्शन में मेसन्स के रूप में ना, क्या मिस्त्री कहते हैं नॉर्थ इंडिया में, हमारे यहाँ कड़िया कहते हैं सर, ठीक है, उनका यूज होने की शुरुआत होती है सर, ओके। एंड ऑल ऑफ दिस पीपल वर यूज्ड टू मेड गुड नंबर ऑफ कंस्ट्रक्शन पार्ट्स, ओके। इससे ही वी विल कम टू नो कि नए-नए प्रकार के डेवलपमेंट हुए, जैसे राजमिस्त्री सर, समझे नहीं समझे, राजमिस्त्री का एग्जांपल आपको मिलता है वो पंचायत सीरियल के अंदर सर, ठीक है, समझे नहीं समझे। या वी विल कम टू नो कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम फोर्ट्स बनने की शुरुआत होती है, पैलेसेस बनने की शुरुआत होती है, ठीक है, समझे। न्यू सिटीज का निर्माण होने की शुरुआत हुई थी सर, ठीक है, समझे। तो इसमें आप सीरी का एग्जांपल लिख सकते हो, इसमें आप तुगलकाबाद का एग्जांपल लिख सकते हो, इसमें आदिलाबाद का एग्जांपल लिख सकते हो। इनफैक्ट वाटर बॉडीज आपको देखने को मिलेगी सर, ना, हौज खास से लेके हौज सुल्तानी। एक्चुअली हौज खास वाज अ वाटर बॉडी दैट वाज मेड बाय द सुल्तान, ओके। क्योंकि ऐसा कहता था कि सुल्तान का राज कैसा हो, बोले पानी पानी जैसा हो, ठीक है, समझे। कि एक अच्छा सुल्तान, एक ऐसा सुल्तान होगा जो पानी का बेसिकली निर्माण करेगा, वाटर बॉडीज के पॉइंट से ना बरकत रहेगी सर, ओके। सो वी विल सी कि इट रिफ्लेक्ट्स सम काइंड ऑफ वी कैन से गॉड लाइक इमेज इन द सोसाइटी एज़ वेल, ओके। सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल सी कि वाटर बॉडीज का, तो इन सब के कारण क्या हो कि कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा हुआ सर, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन में वुड कंस्ट्रक्शन भी मिलता है, स्टोन भी मिलता है, मेटल कह सकते हैं कि ब्रिक्स का भी मिल जाएगा सर, करेंगे, ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल फाइंड कि ये स्टोरी लाइन हमको मिलती है कंस्ट्रक्शन साइड में, नई टेक्निक्स आई, नए इनोवेशन हुए। ये इसमें आर्क्यूएट मेथड का ज्यादा यूज होने की शुरुआत हुई, आर्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सर, ठीक है। तो बिल्डिंग जो था आर्क शेप में बनता है सर, है ना, उसकी लिंटल्स भी आर्क शेप में बनेगी, डिजाइन में भी आर्क आपको ज्यादा मिल जाएगा सर, करेंगे, ओके। एंड वी विल फाइंड ये भी बड़ा प्रोमिनेंट है। हौज खास का स्टेशन का वो एस्केलेटर बड़ा खतरनाक है सर, ठीक है। मतलब वो कितना मतलब डेप्थ से वैसा निकल रहा है कि मतलब अरे कहाँ नीचे डाल दिया हो सर, ठीक है। हौज खास वो लंबा है ना सर, ठीक है। वो बाहर निकलते निकलते बोला भाई अब निकलेगा सर, अब बाहर निकल गया सर। ऐसे देखिए हौज खास का ही है सर, ठीक है। तो बिल्कुल तो बाहर ऑटो वाला है ना लूटने के लिए खड़ा ही होता है, बोले कितना लोगे, 300 रुपए में, बोला पत्थर मारे तो वहाँ पीछे पहुंच सकते हो, उसने तो 300 रुपए लेगा सर, ठीक है। सब बाहर वाला ढूंढ के मतलब तो यू नो दैट सर, ना ऑटो वाले की अलग ही कहानी है सर। गाड़ी लेके गए तो पार्किंग वाला लूट मचाता है वहाँ से, हौज खास के बाहर प्राइवेट पार्किंग, पता नहीं एमसीडी का है प्राइवेट जो भी है सर, ठीक है। और वो भी काटने के लिए तैयार होता है सर, ओके। और फिर अंदर जाके तो आप कटवाते ही हो सारी भाषा में, क्योंकि आप एंजॉय करोगे तो फिर अलग प्रकार का खर्चा होता है सर। खैर चलिए लेट्स कम बैक टू दिस पार्ट, ओके। तो वी विल कम टू नो कि सारे मिला के सब है ना, सारे के सारे मिलकर पागल बना रहे हैं सर, ठीक है। वहाँ जाओगे तो पागल बनने के लिए जाओगे सर, ठीक है, समझे। चलो तो वी विल सी दैट न्यू कंस्ट्रक्शन इनोवेशन इन टेक्निक्स मैन्युफैक्चरिंग ब्रिक्स के अंदर, ब्रिक्स में बेक ब्रिक्स का यूज होने की शुरुआत हुई थी सर, ठीक है। ये बेक ब्रिक्स की भी खासियत हमको ये पता चलती है, और स्टेट ने इस पीरियड में स्टेट मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज भी की थी और प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग को भी अलाउ किया था। इनफैक्ट सुल्तान्स फॉलो समथिंग कॉल्ड लाइज़ेफायर पॉलिसी, लाइज़ेफायर पॉलिसी समझ में आता है, ठीक है। तो सुल्तानों का मानना था कि देखो कुछ वस्तुओं में हमें स्टेट का इंटरवेंशन नहीं चाहिए सर, ठीक है, कुछ वस्तुओं में करेंगे सर। अब जैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इफ दे आर एबल टू गेट ब्रिक्स फ्रॉम आउटसाइड, व्हाट इज द प्रॉब्लम सर, ओके। अच्छा स्टोन क्वारिंग होगा तो सरकार अपने अंडर में रखेगी सर। कारखानों के अंदर कुछ कारखाने स्टेट ने अपने अंडर में रखे, या तो मैं कारखानों के अंदर सर, ओके। तो पहले ओवरऑल क्राफ्ट देख लो सर, ओके। तो कंस्ट्रक्शन साइड में डेवलपमेंट होता है, इससे ही नई सिटीज का निर्माण हुआ, नए सेटलमेंट्स बने सर, ठीक है। तो हम इसको भी थोड़ा बहुत लिख देंगे कि व्हाट इज द डेवलपमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन साइड, ओके ना, समझे। तो लाइम वाटर का यूज होता है, अब वी विल सी कि सीमेंटिंग मटेरियल के रूप में ब्रिक्स और स्टोन का यूज होने की शुरुआत हुई। फिर जिप्सम का यूज होता है, जिप्सम बेसिकली सबसे सीमेंट में यही यूज होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और जिप्सम, ठीक है। एंड विल सी कि नए-नए प्रकार के वस्तुओं का यूज करके बाइंडिंग किया जाता है सर, ओके। एंड फिर आर्क्यूट मेथड आपको यहाँ से मिलती है, डोम आर्किटेक्चर बनने की शुरुआत हुई और ठीक-ठाक क्राफ्टमैन में। इनफैक्ट क्राफ्टमैन की इंपॉर्टेंस आप देखिए साहब, ओके। यू सी व्हेन द गजनीज इन्वेजन टुक प्लेस, he took away thousands and thousands of slaves from India in the form of craftsmen. When the Ghurid invasion took place, he also took away a good number of people in the form of craftsmen. Even when Taimur's invasion took place, okay, he also took away a good number of craftsmen from India. मतलब all this shows कि that the craftsmen and the construction art of Indians were well known to the foreigners as well, है ना, क्योंकि विदेशी शासक आक्रमणकारी आए, आके इनफैक्ट लूटपाट तो कर ही गए, सब बंदे लेके जाते हैं। गजनी का विकास, समरकंद का विकास आप तैमूर ने भारत से करवाया। यू कैन इमेजिन कि हमारे अंदर बनाने की ये कला है ना सर, ठीक है, वस्तु बनाने की बहुत अच्छी तरह से, समझे। तो इसमें फिर और डेवलपमेंट होता है, मैंने आपको बताया है ना, पैलेसेस का डेवलपमेंट हुआ, फोर्ट्स का डेवलपमेंट हुआ, बहुत सारी चीजें हमको यहाँ से मिलती है, करेंगे, ओके। तो ये बड़ी प्रोमिनेंट बात है आपको यहाँ से मिलेगी सर, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का पार्ट आ गया। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के साथ यू विल फाइंड कि टेक्सटाइल तो मैंने आपको बता दिया है कि टेक्सटाइल में बहुत सारी वस्तुएं ग्रोथ होती रही। तो चिटगांव से हो रहा था, गुजरात से हो रहा था, बंगाल से हो रहा था। वार्थेमा करके पोर्चुगीज ट्रैवलर है, इसने लिखा है गुजरात से बहुत सारी वस्तुओं का ग्रोथ हुआ सर ना अफ्रीका के बाजार में। इब्न बतूता ने लिखा है मोहन, मोहन यूज्ड टू बी फ्रॉम चाइना सर, ठीक है। तो वीडियो वगैरह में आया था। तो ऑल ऑफ दिस एक्चुअली हाइलाइट्स द फैक्ट कि देयर इज गुड डेवलपमेंट सर, ठीक है। दूसरी कहानी आपको देखने को मिलती है इसमें मैन्युफैक्चरिंग में, वो है पेपर मेकिंग सर, ओके। अब देखिए पेपर भारत के अंदर तो पहले था नहीं सर, और पेपर आया कहाँ से सर, वी कम टू नो कि पेपर इंडस्ट्री जो थी वो चाइना से आई सर, ओके। प्राचीन भारत में हमने पत्तों के ऊपर लिखा, पाम लीव्स के ऊपर लिखा, ट्री बर्ड्स के ऊपर लिखा सर, ओके। कुछ ऑथर्स कहते हैं कि वी न्यू अबाउट पेपर बट हमने ज़्यादा यूज़ नहीं किया था सर, ओके। बट ग्रेजुअल सेंस में करीबन 9th सेंचुरी के बाद, है ना, 10th सेंचुरी तक आते आते वी विल कम टू नो कि हमने पेपर का यूज़ करने की शुरुआत की और दिल्ली में बहुत बड़ी मात्रा में यूज़ हुआ सर, ठीक है। पेपर मेकिंग वाज अ स्पेसिफिक इंडस्ट्री सर, समझे। एंड वी विल कम टू नो कि ये इंडस्ट्री का ग्रोथ इस पीरियड में बहुत हुआ, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के लिए, फरमान्स के लिए ताम्रपत्र नहीं यूज़ होते थे, पेपर का यूज़ होने की शुरुआत हुई थी और चाइनीज़ से अरब्स और हमारी तरफ आना शुरू हो गया था और हमने अलग-अलग वस्तुओं का पेपर के रूप में डेवलपमेंट किया सर, ठीक है। तो ये पेपर में तारीखें लिखी गई, तारीख इज़ द हिस्ट्री, है ना, तवारीख कहते हैं उसको, मैन्युस्क्रिप्ट्स के रूप में। ये पेपर में फरमान आते गए, ये पेपर के अंदर ही डॉक्यूमेंट्स सबके सब इश्यू हुआ। इनफैक्ट ये पेपर इतना प्रोमिनेंट था बाय द 15 मतलब 13 14 सेंचुरी की पुलियों के रूप में हर एक चीज़ बेची जाती थी सर, ठीक है। तो कोई भी दुकान में जाते थे कि भैया 2 किलो भजिया दीजिएगा, तो न्यूज़पेपर खोल के आपको रैप करके आज की तारीख में देता है ना साहब। ये चीज़ वी विल कम टू नो कि आपको मीडिया वगैरह में मिलनी शुरू हो गई थी सर, ठीक है ना, समझे। तो आजकल क्या न्यूज़पेपर को तो बैन किया है सरकार ने ऑफिशियली, है ना, कि उसमें इंक, केमिकल इंक आती है, पर वो खाने में आ जाती है, पर उसके सिवा फिर खाना का टेस्ट थोड़ा अधूरा रहता है सर, ठीक है। तो न्यूज़पेपर के अंदर वड़ा पाव या भजिया खाएंगे तो थोड़ा उससे केमिकल के कारण इम्यूनिटी डेवलप होती है सर, क्या। तो भेल वाले भजिया, ये देखिए भेल वाले भजिया बाकी सब ने इंप्रूव कर दिया, पर ये जो भेलपुरी रोड साइड मिलती है वो तो अभी भी न्यूज़पेपर में ही देता है सर, ठीक है। उसका फिक्स है इसमें देने का सर, ना समझे। उसकी टेस्ट थोड़ी अलग आती है ना सर, कहीं न्यूज़पेपर पहले जमीन पे होता है, उसी को ही, है ना, मट्टी वाला होता है, वो फिर भेल उसके ऊपर ही बना के रैप करके गोल बना के कोन बना के दे देता है सर, ठीक है। उसका टेस्ट ही अलग है सर, ठीक है, समझे। स्पेशल मसाला है वो सर, स्पेशल मसाला जमीन का मसाला होता है सर, समझे। कागज उसने देखा होगा, थप्पड़ डाल के जमीन पे रखा होगा, यूं करके झटकता है, फिर उसमें से एक रैप कौन बनाता है, फिर भेल उसमें डाल के आपको दे देता है, ये लो भैया जी सर, इम्यूनिटी बनती है सर। खैर तो वी विल सी कि पेपर का मैन्युफैक्चरिंग उतना था इस दौर में। तो द स्वीट सेलर्स, है ना, जो मिठाई के दुकानदार से या बाकी सारे लोग से छोटी-मोटी वस्तु वो पुड़िया में, पुड़िया समझ में, पूड़ी बना के सर, छोटा सा रैप करके ना, बोले सर पुड़िया बना के दे दो सर, तो पुड़िया बना के देते थे। तो दिस शोज़ कि द पेपर डेवलप्ड है, इनफैक्ट तवारीख अपनी इंपॉर्टेंस है दिल्ली सल्तनत में, और बुक बाइंडिंग बिकम अ सेपरेट प्रोफेशन एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम बाकी सारी और भी चीजें हमको मिलती है सर, ठीक है। तो पेपर का काम बहुत सारा आपको होने की शुरुआत होती है। निकोलो पोंटी ने गुजरात में और कैम्बे में पेपर मैन्युफैक्चरिंग के बारे में लिखा है सर, ठीक है। उतनी कुछ-कुछ कभी क्वांटिटी कम भी बन जाती थी, तो हम सीरिया और समरकांड से भी लेके आते थे पेपर सर, है ना। तो ये भी एक प्रोफेशन के रूप में निकल के आया सर, ओके। तो पेपर मेकिंग भी आया सर, ओके। तीसरी कहानी हमें देखने को मिलती है इसके अंदर, वो है मेटलर्जी का सर, है ना।
मेटलर्जी क्यों? क्योंकि वी विल कम टू नो कि अलोंग विथ द मैन्युफैक्चरिंग साइड ओके लोहे का उपयोग वी विल सी कि लीड और बाकी सारे मेटल्स का भी यूज होने की शुरुआत हुई सर। ओके देखिए कि दिल्ली सल्तनत वाज अ मिलिट्री स्टेट, बिकॉज़ इट वाज अ मिलिट्री स्टेट तो वेपन्स तो चाहिए होंगे। वेपन्स में सबसे बड़ा वेपन इस दौर में क्या था? आप बताओ सर, व्हिच वाज द बिगेस्ट वेपन दैट वाज यूज्ड एट द टाइम? बोलिए सर। घोड़ा तो ठीक है सर, और बताओ सर। तलवार थी सर, समझे सर। सो द बिगेस्ट वेपन ऑफ दैट टाइम वाज दिस swords ओके। नॉट एवरी पर्सन विल बी कैरिंग अ भाला और अ स्पीयर, नॉट एवरी सोल्जर विल बी कैरिंग एन एरो सर, बट वी विल सी द बिगेस्ट वेपन और द फंडामेंटल वेपन दैट वाज नीडेड फॉर सर्वाइवल वाज द तलवार। आज भी देखिए लोगों के घर में तलवार मिल जाएगी डेकोरेशन के रूप में, भाला वाला थोड़ी मिलता है सबके घर में, है ना? तीर कमान भी सबके घर में नहीं मिलता है ना, आर्चरी तो वेरी स्पेशल प्रोफेशन है, वो तो स्नाइपर का काम है सर। बट तलवार सबके घर में मिलेगी, छोटी बड़ी सर, बचपन में मेले में जाते तलवार मिल जाती थी सर, अपने निकाल के खेलते रहते थे सर, ठीक है? छोटा बड़ा जो भी होगा सर, ठीक है? तो स्वॉर्ड एज अ टूल वाज अ मतलब है ना, इट वाज सीन एज अ वेपन, इट वाज आल्सो सीन एज अ टूल ऑफ प्रेस्टीज ना, गेटिंग पॉइंट। एंड वी विल कम टू नो कि हमें पता होना चाहिए सर, संभाल के रखिएगा विश्वास सर ना, खुद के ऊपर फायर ना हो जाए गलती से सर, समझे? आई हैव गन सर, संभाल के रखना सर। और ज़्यादा क्या चुनाव वाले स्टेट में होंगे तो जमा कर दीजिएगा वरना लाइसेंस जब्त हो जाएगा आपका। क्योंकि इलेक्शन है ना, 4-5 स्टेट में आचार संहिता लगी हुई है सर, तो यू हैव टू डिपॉजिट टू द कंसर्न एसपी और पुलिस स्टेशन जहाँ पे आपको लगता है सर, ठीक है ना? वरना लाइसेंस जब्त हो जाएगा और मुकदमा लगेगा आपके ऊपर सर। चलिए लेट्स कम बैक, ओके। लोग नहीं करते, फिर बोलता है कि मेरा लाइसेंस चला गया, लाइसेंस तो जाता ही है ना सर, क्या ही। तो लाइसेंस से बात है, एक बार मैं बड़े सीनियर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट के साथ बात कर रहा था, तो उनकी पोस्टिंग कहीं पे हुई थी दूसरे स्टेट में। तो वो जो स्टेट में पोस्टिंग हुई थी तो वो प्रोबेशन पे थे ना, प्रोबेशन पे तहसीलदार थे, एसडीएम थे सर, और जस्ट शुरू किया था, अलग-अलग लेवल्स में प्रोबेशन चल रहा था उनका। तो उसमें 3 महीने उनको जो बेंच या काइंड ऑफ वर्क दिया गया था, उसमें लाइसेंस का भी था, गन लाइसेंस का भी। तो आपको रिव्यू करके देना पड़ता है ऊपर क्या कह सकते हैं डीएम साहब को, क्योंकि पुलिस अपने हिसाब से करती है, डीएम का डिपार्टमेंट कलेक्टर का अपने हिसाब से, आपके हाथ में नहीं। तो इसका फाइनल था क्योंकि इसके बाद फिर डीएम ओके करते थे। तो ये जो साहब थे, तो उन्होंने देखा कि जो बंदे का अभी लाइसेंस रिन्यू करने के मैटर है वो हिस्ट्री शीटर है ना, कांड किए हुए बहुत सारे, लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज क्रिएट किए हुए, पॉलिटिक्स में था, दबंग था काइंड ऑफ सर, ठीक है ना? तो उन्होंने फाइल रोकी थोड़े टाइम, बोले नहीं इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, कैसे क्या गन का मिसयूज किया, अब्यूज किया था एक दो दफा, पब्लिक फायरिंग वायरिंग ये सब करते हैं ना सर। तो उन्होंने कहा कि आप रिन्यू नहीं करते इसको। तो सामने वाला बंदा पॉलिटिशियन था, तो पहले तो उनका प्रेशर डलवाया, नहीं हो पाया, तो खुद मिलने आया सर, ठीक है समझे? तो खुद मिलने आके इनको भूल दे रहा था सर ना, कि बोले आप नए-नए आए हो, है ना? हम यहाँ बहुत पुराने खिलाड़ी, यू नो दैट ना पॉलिटिक्स। तो ऑफिस में आके थोड़ा बात शांति से किया पर इनडायरेक्टली प्रेशर बना रहा था। तो ये यंग थे, तो इनके ऑफिस में एक नायब तहसीलदार था, ये साहब के ऑफिस में, आईएएस साहब के। तो नायब तहसीलदार ने सुना कि बोले भूल दे रहा है। तो नायब तहसीलदार ने वो आर्म्स एक्ट ऑफ 1878 लिटन वाला सर, ठीक है ना? उसके अंदर 2-3 जो अमेंडमेंट हुए थे बाद में सर, ये वही है हमारा इंडियन आर्म्स एक्ट ऑफ 18 लिटन वाला, लॉ लिटन। उन्हें अमेंडमेंट के 2-3 क्लॉजेस निकाले। बोले साहब देखो मैं दिखाता हूँ, देखो ये तहसीलदार, नायब तहसीलदार रेवेन्यू का बहुत पुराना खिलाड़ी, सीनियर, है ना? पूरी जिंदगी यहाँ पे निकाली कलेक्टरेट में। तो ही न्यू अबाउट द आर्म्स एक्ट, ओके। उसने कहा कि सर ये क्लॉज में नोटिंग करो, फिर देखो इसकी कितनी फिट होती है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो वो नायब तहसीलदार उनसे सीनियर थे, ये आईएएस थे, ऑल इंडिया सर्विसेज से सीधा अपना ट्रेनिंग खत्म करके आए थे डिस्ट्रिक्ट में। और वो नोटिंग में 3-4 सेक्शन डाल दिए, ये सेक्शन के हिसाब से ये और इनकी हिस्ट्री के कारण हम रिन्यू नहीं कर सकते। और ऐसे सेक्शन डाले कि उनकी नहीं, उनकी पूरी फैमिली को गन की किसी की लाइसेंस ना मिले सर, ठीक है? ओके। और नोटिंग करके ऊपर भेज दिया, है ना, डीएम ऑफिस में। डीएम कैन नॉट चेंज इट, नॉर्मली नहीं होता है, डीएम को चेंज करने के लिए रीजन चाहिए। दूसरा क्या हुआ कि लोकल पुलिस थाने से भी इंक्वायरी रिपोर्ट वही आई, बोले ये कांड बहुत कर रहा है, इसको रिन्यू मत करके दो। पुलिस स्टेशन पीआई भी लिख के भेजते हैं, पुलिस सब इंस्पेक्टर इसको होते कंसर्न, समझे? दोनों साइड से टाइट हुई बात है सर, ओके। और फिर इन्होंने उनको फोन किया, बोले सर आपकी फाइल डीएम ऑफिस चली गई है, यहाँ से क्लियर। ये नहीं कहा कि मैंने क्या नोटिंग किया, ऑब्वियस है, पर ऊपर भेज दिया सर, ओके। उसके बाद डीएम ऑफिस में बैठ गया, डीएम साहब ने काट करके लीजिए और ऐसी लाइन लाइन खींची, समझे? तो नेताजी को पता चला कि कांड हो गया मेरे साथ। तो नेताजी आए, धुआं-पुआं ओके सर, ओके। और इनको बाहर हुल देने आए, हुल मतलब लिटरली बोल रहे थे कि मेरा आमना-सामना हो गया उनके फॉलोअर्स के साथ। बोले देखो तुम नए-नए आए हो, तुम जानते नहीं हो यहाँ से। ये जो आईएएस ऑफिसर थे वो बिहार से थे सर, ओके। तो उन्होंने फिर सामने जवाब दिया, बोले नेताजी ये बंदूक-वंदूक है ना, बचपन में कट्टे से खेला करते थे सर, हम थोड़ी ये ऑल इंडिया सर्विसेज में आके शराफत ले ली है ना, ये इसकी भूल हमें मत दीजिए सर। अब नेताजी को समझ में आया कि ऑफिसर कहाँ से है, ठीक है? वो जो ऑफिसर है वो बिहार से दूसरे स्टेट में पोस्टेड हुए थे सर, ठीक है ना? अब कहीं और रहते हो, ठीक है? तो बोले ये सब तुम लाइसेंस वाइसेंस के लिए पड़े रहते हो ना, वो बचपन में देखा हुआ है कट्टा सर, ना घर-घर मिलता था हमारे। और ये मैं 90s की बात कर रहा हूँ सर, 90 से 2000 की सर। तो अब तो वो बहुत आगे चल गए, ऑलमोस्ट रिटायर्ड होने आए हैं। तो बोले नेताजी ये सब बाद में करिएगा। अब नेताजी थोड़े दूसरे स्टेट में थे सर, उनके दूसरे स्टेट में थी सर। मेरी बात उनके साथ तीसरे स्टेट में हुई थी, मैं तो दिल्ली में मिला था उनको। तो बता रहे थे हमारे साथ कुछ गन्स को लेके कुछ बात कर रहे थे। तो ये जो गन है ना सर, उसमें अलग कांड है सर। खैर चलिए, तो वी विल सी दैट ओवर पीरियड ऑफ टाइम मिलिट्री टेक्नोलॉजी में स्वॉर्ड का बहुत यूज़ हुआ सर, ठीक है? क्योंकि स्वॉर्ड इज़ वेरी कॉमन in the medieval era, sir, because it was a military state. So every sultan, every ruler will have a standing army. Secondly, every family had traditions to keep the swords for self-defense. Okay, that is one of the reasons we'll come to know कि good number of metal industry will be developing. This will include the alloys and metallurgy, including iron and steel, the mercury और बाकी सारे धातुओं को मिक्स करके बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? And there is good export of Indian swords taken to West Asia. Getting on, okay? तो metallurgy में एक तो iron steel का स्वॉर्ड का बना, आपकी ज्वेलरी बनती है, ऑब्वियस है सर, सजना है मुझे सजना के लिए, क्योंकि इंडिया वाज अ प्लेस जहां गोल्डस्मिथ की बहुत इंपॉर्टेंस थी आपको। साइमल्टेनियसली बाकी सारे डे टू डे कमोडिटीज, नॉन मिलिट्री टूल्स भी आपको मिल जाएंगे मेटलर्जी में सर, ओके। सो देयर इज अ गुड डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जिकल साइंसेस एट दैट टाइम सर, ओके। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसमें भी हमें ये डेवलपमेंट मिलता रहेगा सर, ठीक है। तो मेटलर्जी की अपनी इंपॉर्टेंस है। ये मेटलर्जी के दो प्रकार के डेवलपमेंट हुए, एक मैंने आपको बताने की कोशिश की कि मिलिट्री पर्पस और एक नॉन मिलिट्री पर्पस, ओके। मिलिट्री पर्पस में वी विल कम टू नो कि स्टिरप्स बने हैं, हॉर्स शू के पाउडर बने हैं, गन पाउडर बाद में बन के आया सर, ठीक है। गन पाउडर बेसिकली हुआ तो यूज हुआ था फिरोज शाह तुगलक के समय से ही सर, ओके। पर वो पायरोटेक्निक में यूज होता था, पायरोटेक्निक समझ में आता है सर, ठीक है। तो इट वाज यूज्ड फॉर पटाखा सर, आतिशबाजी के लिए सर, ऊपर जाता है दिवाली पे, कल थोड़ा था बांग्लादेश वगैरह के बाद ना, विराट कोहली सर समझ सेंचुरी मारता, अंपायर बढ़िया था सर, ठीक है। जो भी था वाइड नहीं दिया सर, ठीक है। तो जानबूझ के क्यों डाला सर, है ना? बोला मैं जानबूझ के डाला था वाइड सर, है ना? तो इट इज एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ अंपायर, बोले मैं नहीं दूंगा सर, ओके। यू आर डूइंग डेलिबरेटली सर, जस्ट कि वो बंदे की सेंचुरी ना हो, तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं तुम्हारे पास सर, ठीक है। तो अंपायर भी यूं करके मन में मलका रहा है, मतलब बहुत सर, खैर क्या ना, कैटल ब्रो नाम था, बढ़िया अंपायर था सर, स्पिरिट थी उसके अंदर सर, एंड विल सी कि पायरोटेक्निक आपको मिलती है, पायरोटेक्निक के साथ-साथ वी विल फाइंड कि स्वॉर्ड टेक्निक्स आपको मिलेगी सर, ओके। तो विल सी कि गुड नंबर ऑफ डेवलपमेंट्स विल टेक प्लेस विद रिस्पेक्ट टू मेटल्स। ये मेटल्स में आयरन एंड स्टील का डेवलपमेंट आपको मिल जाता है सर, ओके। गोल्ड एंड सिल्वर आर्टिफैक्ट्स की भी आपको डेवलपमेंट मिलेगी सर, ओके। तो इसमें कारीगर थे, डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशंस थे, ये स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन का पार्ट था सर ना, इट वाज पार्ट ऑफ द स्पेशलाइज्ड प्रोफेशंस, ओके। साइमल्टेनियसली वी विल आल्सो फाइंड कि टिन मैन्युफैक्चरिंग का भी डेवलपमेंट आपको मिलेगा सर। टिन क्यों था? क्योंकि ये कलाईगर आपको मिलेंगे जो टिन के प्रोडक्ट्स बनाते थे,
अलग प्रकार से, ठीक है ना। तो ये टीन के प्रोडक्ट्स मेनली यूज होते थे रॉयल कोट के अंदर या बाकी सारे वस्तुओं के अंदर, ओके। तो इसमें हमें ये भी पता चल रहा था कि कपड़ों खाने के ऊपर कोटिंग किया गया, मतलब है ना। टीन की इंपॉर्टेंस ये थी कि वी विल फाइंड कि होता क्या है कि जैसे कॉपर को आप देखोगे, उसमें गर्म वस्तुओं को आप यूज करोगे ना सर, ठीक है, या कोई ये क्या कहते हैं नींबू वाला यूज कर दिया आपने कॉपर और ब्रॉन्ज में, तो उसमें केमिकल रिएक्शन दैट सर, ब्रॉन्ज में कॉपर में आपने नींबू है ना थोड़ा डाल दिया ना, तो उसका टेस्ट बिगड़ जाता है सर, थोड़ा केमिकल चीजें प्रॉब्लम होती है तांबे के अंदर सर, ठीक है। तो टीन कोटिंग कर देते थे, तो व्हाट दे यूज्ड टू डू, दे यूज्ड टू डू द टीन कोटिंग सर, यहाँ टीन का कोटिंग कर दिया अंदर की तरफ से, तो उससे वी विल सी दैट जो खाना है वो भी सेफ रहता था, कोई केमिकल रिएक्शन ना हो, बीमार ना हो जाए, ठीक है। तो इससे काफी सारा डेवलपमेंट आपको मिलता है। तो ये जो टीन कोटिंग है ये तुर्किश लेके आए थे, हमारे यहाँ इंडिजिनस पहले नहीं होता था, तो हम ये मिट्टी के बर्तन में उसमें मेनली यूज किया करते थे, समझे। तो स्वॉर्ड्स की भी कोटिंग की गई, आइडल्स की भी कोटिंग की गई, बहुत सारी कोटिंग आपको यहाँ से मिलेगी। सो दिस वाज वेरी न्यू टू इंडिया सर, ठीक है ना। गोल्डस्मिथ अच्छे थे इंडिजिनस हम लोग, पर इसमें रिफाइनमेंट है। देखिए सोना तो पहले से पहनते थे, पर सोने में जो कारीगरी के अंदर जो माइक्रो डिटेलिंग आती है ना सर, आपने देखो बहुत सारी क्या कहते हैं कि आइवरी वर्क्स आपको मिल जाते हैं, या सोने के अंदर विल सी की स्टोन प्लेसिंग आपको मिलता है सर, तो ये सब चीजें काफी अच्छी तरह से निकल के आती है सर, ओके। तो ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, क्योंकि रिच क्लासेस थे, एलीट क्लासेस थे, तो दे वर फॉन्ड ऑफ वेयरिंग एज वेल, ओके। तो वो सभी चीजों का आपको यहाँ से डेवलपमेंट मिलेगा सर, ठीक है ना। तो स्टिरअप काफी अच्छी खासी बनी है, स्टिरअप ये घोड़े की मैंने बताया था दोनों साइड के ऊपर पैर रखने के लिए यूज होता है सर, ठीक है। तो इससे इनका मिलिट्री एडवांटेज भी बहुत हुआ सर, ओके। दूसरा वो हॉर्स शू है ना, घोड़े की नाल आपने देखी होगी सर, ठीक है। तो ट्रेडिशनली हॉर्स शूज हम लोग थोड़ा कम यूज करते थे इंडिया में, एंशिएंट इंडिया में नहीं होता था। हॉर्स शू को यूज करने से हॉर्स की मोबिलिटी बहुत बढ़ती है सर, आपने देखा होगा कि कभी-कभी क्या होता है कि हॉर्स को हार्ड टेरेन में चलना होता है, सॉफ्ट टेरेन में चलना होता है, पहाड़ों से क्रॉस करके लेके आना था, तो विल फाइंड कि उसकी फीट को बहुत पेन भी होता है सर, ठीक है। तो ये नाल लगा दी गई, आप नीचे लगाते हैं, पता होगा सर, आयरन की, है ना। देखिए होगी घोड़े की नाल तो देखिए आपने सर, ठीक है। नाल इज अ पर्शियन वर्ड सर, ओके। तो यू माइट हैव सीन सर, है ना, जैसे इस तरह से होती है सर, लोग बांधते भी हैं घर के अंदर भी लगा देते हैं, बोले सर, है ना, काइंड ऑफ लकी, है ना, एक लोग बिलीव करते हैं सर, ठीक है। तो इस तरह की विल फाइंड की ये चीजें आपको मिलती है, तो इससे काफी सारी चीजें हुई, घोड़ा प्रोटेक्ट भी हुआ, मोबिलिटी भी बढ़ती है सर, ठीक है। तो ये भी इंटरेस्टिंग बात है। तीसरा गन पाउडर मैंने आपको बताया सर, ठीक है। गन पाउडर का भी यूज हुआ। अब कुछ लोगों का ऑथर्स का ये भी मानना है कि गन पाउडर शायद इंडिया में डेवलप हुआ था सर, ठीक है, बट यूज नहीं हुआ था। मेनली हम चाइना सेंट्रिक देखते हैं सर, ठीक है, समझे। एंड ये पायरोटेक्निक में यूज होता था, आतिशबाजी के अंदर सर, करिंग ओके। तो विल फाइंड कि इन द दिल्ली सल्तनत ओनली द गन पाउडर यूज, ये वेपन्स में यूज नहीं हुआ, वेपन्स में बाबर करेगा, पोर्चुगीज करेंगे सर, ठीक है। सो इनिशियली पोर्चुगीज ने किया तोपों में, उसके बाद बाबर ने किया पानीपत की लड़ाई में। उसके पहले आप देखोगे तो दक्कन में यूज होना शुरू हुआ था, ये विजयनगर की जब लड़ाई हुई थी बहमनी स्टेट्स के साथ साउथ इंडिया के अंदर, तो तब हमें पता चलेगा सर, ठीक है। बट ओवरऑल मिलिट्री टेक्नोलॉजी में मेटल की बहुत इंपॉर्टेंस आपको बढ़ेगी सर, और मेटलर्जी में एक्जिस्टिंग मेटल्स का भी डेवलपमेंट हुआ, और साथ साथ हम लोग कह सकते हैं कि न्यू क्राफ्ट आया। न्यू क्राफ्ट में ये कलाईगारी आपको पता होनी चाहिए, कलाईगारी इज दी टीन कोटिंग सर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, ओके। और फिर तलवारें बनती है, तलवारें बेसिकली एक्सपोर्ट भी भारत से दमास तक एक्सपोर्ट होती है इस तरह में। इनफैक्ट आपको टीपू के बारे में पता होगा, तो टीपू ने विल सी की कार्बन फाइबर का यूज किया था, वुड्स कहते हैं उसको सर, ठीक है, समझे, कटिंग ओके। सो इन द पीरियड ऑफ टीपू सुल्तान ही हैड यूज्ड सम काइंड ऑफ कार्बन फाइबर सर, इट्स अ मिक्सचर ऑफ वेरी हाई टेंसाइल स्टील, ओके। खैर उसको सबमरीन में यूज नहीं करना चाहिए, पर उसने तलवार में यूज किया था, तो ठीक हुआ, तो लाइट वेट भी थी, उसकी कैपेसिटी भी अच्छी है सर, कटिंग ओके। प्लेन में भी यूज करते हैं, पर उसमें फिर यही प्रेशर का प्रॉब्लम आता है सर। एंड वी विल कम टू नो कि ये वुड्स का यूज इन द लेटर पीरियड होगा, बट इंडिजिनस डेवलपमेंट का कुछ बाहर से था सर। तो इसमें भी दो प्रकार की चीजें हमको मिलती रहती है, एंड कैसे इसका बैकग्राउंड चलेगा सर, कटिंग ओके। देखो व्यक्ति कभी-कभी साइंस को मतलब ऐसा लगता है कि अपन ही भगवान है सर, ठीक। बट देन वी नीड टू सी दिस पार्ट, है ना, सब देखिए भाई इसमें है ना बहुत अलग-अलग फैक्टर्स आएंगे सर। खैर बाकी ग्लास मैन्युफैक्चरिंग आपको मिलता है। देखिए ग्लास मैन्युफैक्चरिंग सिरेमिक्स तो हमारे यहाँ पहले से ही थे सर, बट देन वी विल फाइंड कि ये जो तुर्किश मैन्युफैक्चरिंग आया, अब तुर्किश लोगों ने वेलकम टू नो कि भारत के अंदर नई सिस्टम को बनाना शुरू किया, तो इसके थ्रू हमें पता चलता है कि अलग-अलग प्रकार की जार्स बनती है, वेसल्स बनती है, डिस्टिलेशन के लिए वस्तुएं बनने की शुरुआत हुई सर, ठीक है ना। डिस्टिलेशन पहले से ही था सर, ऐसा नहीं था कि हम लोग नहीं कर रहे थे, पर डिस्टिलेशन में जिस प्रकार की टेक्निक यूज करेंगे वो ये तुर्किश डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट से हुआ। ग्लास में सिरेमिक्स की क्वालिटी चाइना से सेंट्रल एशिया और फिर इंडिया की तरफ आने की शुरुआत होती है, और फिर इंडियंस ने सेम प्रकार की, है ना, ये सिरेमिक्स को बनाया सर, ठीक है। ये जो ग्लेस टाइप ऑफ सिरेमिक्स है ना, इसको बॉन चाइना कहते हैं, बॉन चाइना सिरेमिक्स छोटा था, और ये चाइनीज सिरेमिक्स का पार्ट है। चाइनीज सिरेमिक्स वेरी फेमस, ओके ना, समझे। उसके पीछे का कारण ये है, ये तो इंडिजिनस है, बट पहले हमें मिल रहा था ये सेंट्रल एशिया से आते थे, ठीक है, ओके। तो चाइना से सेंट्रल एशिया गया, फिर इंडिया की तरफ आया सर, ओके। तो इससे ग्लास मैन्युफैक्चरिंग आर्ट का भी शुरुआत हुआ सर, ना, रोमन्स भी लेके आए थे एंशिएंट वर्ल्ड के अंदर, तो ये तुर्किश हिस्ट्री के अंदर हमको यहाँ से मिलेंगे सर, ओके। तो ओवरऑल स्थिति हम लोग जब देखते हैं तो पेपर, टेक्सटाइल, वुलन इंडस्ट्रीज और बाकी सारी छोटी-मोटी इंडस्ट्रीज आपको मिलेगी। अब जैसे लेदर की टेनरी का इंडस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट था सर, ठीक है ना, समझे। अब ये लेदर इंडस्ट्री क्यों बन गई थी सर, करिंग ओके। तो लेदर्स वर यूज्ड फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस, जैसे सैडल के रूप में, घोड़े के ऊपर बैठने के लिए आपको देखने को मिलेगा। लेदर का यूज हो रहा था पॉकेट के रूप में सर, पॉकेट वाला आज का वॉलेट नहीं सर, ओके। बट मैन्युस्क्रिप्ट्स को ढकने के लिए, तलवारों के रखने के लिए सर, है ना, समझे। वस्तुओं को पैकिंग करने के लिए सर, ठीक है ना, करिंग ओके। तो उसमें लेदर इंडस्ट्री का काफी डेवलपमेंट मिलता है। ये लेदर में अलग-अलग प्रकार की स्किन जानवरों की थी, चमड़ा जो था वो यूज किया जाता था, ठीक है। सो दिस क्रिएटेड अ न्यू सेंस ऑफ वी कैन से ऑक्यूपेशनल प्रैक्टिसेस ऑफ दैट टाइम सर, करिंग ओके। आजकल क्या है कि वो हम आर्टिफिशियल लेदर बना देते हैं, पर पहले तो था नहीं ये टेक्निक सर, ओके। तो ये भी बहुत प्रोमिनेंट चीजें हम यहाँ से लिख सकते हैं कि कैसे डेवलपमेंट होता है सर, ओके। तीसरी लेदर के साथ इसके अंदर ऐड करना है मेडिकल पॉइंट ऑफ से शिप बिल्डिंग के अंदर भी लिख सकते हैं सर, ठीक है ना। ये सब छोटे-मोटे ऑक्यूपेशन से जो चल रहे थे सर, ठीक। शिप बिल्डिंग क्यों? क्योंकि इंडिया हैड ट्रेडेड विद वेस्ट, इंडिया हैड ट्रेडेड विद द ईस्टर्न वर्ल्ड ऑफ दैट टाइम आल्सो, ओके। सो इट इज बट ऑब्वियस कि साइमल्टेनियसली इस दौर के अंदर शिप बिल्डिंग का भी डेवलपमेंट हुआ है ना। कैमब्रिज के अंदर एविडेंसेस है, गुजरात में एविडेंसेस है, बंगाल में आपके पास एविडेंसेस है सर, ठीक है ना। ये सभी इंडस्ट्रीज बनती है। लेदर में आप शू मेकिंग इंडस्ट्री लिख सकते हो, लेदर में लिखना होगा आपको सर, ठीक है। शू मेकिंग क्यों? क्योंकि इस पीरियड में सब लोग बूट्स, है ना, काइंड ऑफ शूज पहन के चलते थे, तो बूट पहन के चलने की जो प्रक्रिया थी वो भी आपको यहाँ से मिलती है सर, ठीक है। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम मेनी क्राफ्ट्स दैट इवॉल्व, सम वर इंडिजिनस ऑलरेडी, सम हैड न्यू टेक्निक। जैसे तलवार के ऊपर लेदर की जो परत चढ़ाना या लेदर की क्या कह सकते हैं कि उसकी केस बनाना सर, वो वाज न्यू क्राफ्ट, ओके। बूट्स फॉर इंडिजिनस टू इंडिया, है ना, पर देन वी विल सी कि लेदर बूट्स मिडिवल एरा में आपको ज्यादा यूज हुआ है सर, करिंग ओके, है ना, तलवार की मायान कहते हैं उसको एक तरह से। उसके साथ-साथ अब देखिए कैलिको प्रिंट के अंदर मैंने बताया कि जो डाइंग टेक्निक है वो नई तरह से आपको निकल के आई सर, ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल कम टू नो कि भारत के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हुआ। यही इंडस्ट्रीज ने किसको पुश किया? ग्रेजुअल सेंस में वी विल कम टू नो कि आपके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट की और कारखाने बन के आए सर, समझ में आया आपको? तो हम बेसिकली इसको कनेक्ट किसके साथ करेंगे? विल बी कनेक्टिंग विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्रियलाइजेशन सर, ओके। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है कारखानों के रूप में, एंड विल कम टू नो कि ये कारखाने दो तरह से मिलेंगे। एक तो था स्टेट ओन कारखाना, स्टेट ओन कारखाने का मतलब है जो सरकार खुद बनाती थी पीएसयू के रूप में, और था प्राइवेट। ये दर्शा रहा है कि लाइज़े फेयर टेक्निक को यूज किया गया था बाय द सुल्तान्स, ओके, जहां फ्री मार्केट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग भी अलाउड था और कुछ-कुछ चीजें स्टेट के अंडर रखी थी। कितनी बात आपको समझ में आई? एक ये पार्ट है इकोनॉमी। अब देखिए कि आपको क्राफ्ट को लिंक अप कर देना है विद रिस्पेक्ट टू मैन्युफैक्चरिंग साइड एंड विद रिस्पेक्ट टू वी कैन से दी मैन्युफैक्चरिंग साइड, मतलब इंडस्ट्रियल साइड, ओके। तो एक तो था सम न्यू क्राफ्ट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय, सम वर न्यू, सम वर एक्जिस्टिंग बट दे वर मॉडिफाइड। समझ में आया कि नहीं आया? क्राफ्ट कौन सा था? टेक्सटाइल वाज ऑलरेडी एंशिएंट, मॉडिफिकेशन, इट वाज नॉट कम। पेपर मेकिंग, यस डेफिनिटली न्यू क्राफ्ट। गन पाउडर का यूज करना, मैन्युफैक्चरिंग, न्यू क्राफ्ट, ठीक है, वेरी। टिन कोटिंग, न्यू क्राफ्ट। मेटलर्जी वाज ओल्ड क्राफ्ट, बट टिन कोटिंग विद मेटलर्जी, न्यू क्राफ्ट। मिक्सिंग ऑफ अलाइज, ओल्ड क्राफ्ट।
but then usage of light steel eventually in the sword manufacturing, new craft. मानना चाहिए सर, डिस्टिलेशन ओल्ड क्राफ्ट, डिस्टिलेशन में नई टेक्निक का यूज करना न्यू सर। तो बहुत सारी चीजें जो एग्जिस्टिंग उसके ऊपर कुछ किया गया, कुछ नया आया, तो थोड़ा सीखिए सर। सिल्क पुराना था सर, सिल्क में इंडिजिनस में टेक्सटाइल में आपको ज्यादा ये क्या कह सकते हैं कि ट्रेडिशन था, पर इसमें थोड़ी डिजाइन का चेंज किया और बाकी सारी चीजें आपको मिलती है सर। इसमें से दूसरा सवाल जो है वो है इंडस्ट्रीज का। फर्स्ट पार्ट समझ में आया, पहले टेक्नोलॉजी इनोवेशन हो, टेक्नोलॉजी के बाद इंडस्ट्रीज आई सर। गेटिंग होगा यूपीएससी अभी ये पूछने लग गया, समझे बच्चे जीएस के क्या आ गया सर, आता है अब क्या करें सर। चेंजेस पूछे, मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस सारे साइड के ऊपर लिखना पड़ेगा ना, इसमें पॉलिटिकल चेंजेस भी आएंगे टेक्नोलॉजी में, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीजें बदलती है ना सर, ये पता होना चाहिए सर। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, देन वी कैन कंटिन्यू विद इंडस्ट्रीज एंड देन कंक्लूड द इकोनॉमी एज वेल सर। भैया दीदी का वीडियो स्किप करो, भैया दीदी कहते हैं कि सब कुछ स्किप कर दो सर। या देखो आप सलाह जेन्युइन दो तो समझ में आता है, अगर गुड पीपल देयर आर वी कैन सी पीपल जो बिलीव द शॉर्टकट्स ओके। द प्रॉब्लम इज कि फिर इतना शॉर्टकट के चक्कर में सब कुछ हो जाएगा। अच्छे लोग हैं पर उनको बेचारे को इन्फ्लुएंसर के रूप में या उनका वीडियोस आप देखिए तो विल सी कि वो उतना चलता ही नहीं है जो जेन्युइन सलाह दे रहे हैं, क्योंकि वो क्या है कि कंटेंट में ऐसा कुछ भी चीजें डालते नहीं है ना। तो छोड़ दीजिए सर, चलिए ब्रेक लेते हैं। शुभम के लिए 5 मिनट वाला, शुभम स्टैंडर्ड टाइम इज 5 मिनट्स, बट अपना जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है तो जेन्युइन होगा जो डेली होता है सर। टाइम हम देख रहे थे विद रिस्पेक्ट टू द इंडस्ट्रीज पार्ट है ना। देखिए इंडस्ट्रीज में क्या हुआ सर, आपको पूछा क्या गया कि मतलब यूपीएससी भी खतरनाक है सर। एक साइड के ऊपर पहले इकोनॉमी में एग्रीकल्चर पूछता है, मतलब आप देखिए सर हाउ डाइवर्सिफाइड द इकोनॉमिक पार्ट इज। एक मैन्युफैक्चरिंग में उसने पूछा, मैन्युफैक्चरिंग में न्यू क्राफ्ट के बारे में पूछ दिया, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के ऊपर पूछ दिया, फिर तीसरी कहानी इसमें से पूछता है वो इंडस्ट्रीज बताओ है ना। तो इसके साथ ही जुड़ा हुआ है ना, ये होगा तब ये होगा वंस दी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन विल टेक प्लेस विल लीड टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। पहले टेक्नोलॉजी आएगी, नई क्राफ्ट को एक दो लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, देखेंगे बढ़िया चल रहा है सर, समझे। तो देन ओवर पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा सर, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन कारखाने सिस्टम के अंदर हुआ। ये कारखाने दो प्रकार के थे, एक स्टेट ओन थे, एक प्राइवेट ओन थे सर। स्टेट अपने हिसाब से करवाना चाहता था, उसको क्या क्या चाहिए था, देखो स्टेट की नीड क्या थी, तलवारों की नीड थी, बर्तनों की नीड थी, कपड़ों की नीड थी। कपड़ों में अलग अलग कपड़ा था पहनने के लिए, दिखाने के लिए है ना, समाज को सोसाइटी में है ना, समझे। एक्सक्लूसिविटी मेंटेन करनी थी स्टेट को, स्टेट वांटेड टू मेंटेन एक्सक्लूसिविटी एज वेल सर। अपना ये कपड़ा बाहर नहीं जाना चाहिए, तो स्टेट ने विल सी कि कारीगर को रिक्रूट कर दिया अपने यहाँ स्लेव्स को और कहा कि ये कपड़ा बाहर गया तुम्हारे खाल कर देंगे, ठीक है। साइमल्टेनियसली विल कम टू नो कि स्टेट को वार्डरोब चाहिए था, मतलब घर में पहनने के लिए, बाहर पहनने के लिए। स्टेट को तंबू के लिए कपड़ा चाहिए था, स्टेट को फर्नीचर के लिए कपड़ा चाहिए था, सब जगह के ऊपर, ठीक है। यू विल फाइंड कि इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता चला है कि स्टेट को वेपन्स चाहिए थे, वेपन्स में भी अलग अलग वेपन्स थे, तलवार थी, भाला था, स्पीयर हुआ करता था, आर्मर हुआ करता था, आर्मर बेसिकली बहुत नीडेड था। और दूसरा लोहे का तो उपयोग सब जगह हुआ। आप देखिए बड़े बड़े दरवाजे बनाए जाते थे किलो के, उसमें लोहा लकड़ा ही होता था। द गेट्स वर मेड आउट ऑफ आयरन एंड वुड, हमें पता चल रहा है कि जो आर्मर था वो बहुत नेसेसरी था वॉरफेयर के रूप में, ओके। तो एवरीथिंग वाज देयर, ठीक है ना, गेटिंग ओके। तो वी विल कम टू नो कि द स्टेट वांटेड टू मेंटेन सर्टेन थिंग्स एज पार्ट ऑफ मोनोपोली बिकॉज़ इट वाज नीडेड एब्सोल्युटली एट द डिस्पोजल। वहां वो स्टेट मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकता कि वस्तु बनेगी, आएगी और फिर मैं पहनूंगा और फिर युद्ध में जाऊंगा। अंडरस्टूड सर, ओके। व्हाई डिफेंस इज एट द डिस्पोजल ऑफ द स्टेट, उसके पीछे एक कारण ये है कि स्टेट चाहता है कि कुछ वस्तु है मेरे को रातों रात मिलनी चाहिए। सैडल्स हो गए, स्टिरप्स हो गए, सैडल्स घोड़े के ऊपर बैठने के लिए चाहिए सर, है ना। तो आप इफेक्टिवली घोड़े के ऊपर बैठ के दौड़ा-दौड़ी कर सकते हो सर। स्टिरप्स भी बैलेंस करने के लिए बहुत जरूरी चीज है, ओके। तो द स्टेट वाज वेरी मच क्लियर कि भाई कारखाने कुछ वस्तु अपने अंडर में होगी, नहीं होगी तो हमें करवानी पड़ेगी। ये कारखानों को अपने अंडर में लो, फिर जाके दुकान चलेगी, वरना तो खत्म हो जाएगी, अपना साम्राज्य टूट जाएगा। सो स्टेट फोकसिंग ऑन मैन्युफैक्चरिंग वाज नॉट बिकॉज़ ऑफ इट्स इंटरेस्ट इन इकोनॉमी, स्टेट वाज फोकसिंग ऑन द कारखाना बिकॉज़ इट वाज द नीड ऑफ द आवर फॉर द स्टेट। कागज मैन्युफैक्चरिंग जरूरी है स्टेट के लिए, बोले बाहर दुकान से जब मिलेगी तब मिलेगी, बोले हमको यहाँ डॉक्यूमेंट लिखने के लिए खुद के पास चाहिए कि नहीं चाहिए। लिकर मैन्युफैक्चरिंग स्टेट, लिकर मैन्युफैक्चरिंग स्टेट ने कुछ जगह पे अलाउ किया था प्राइवेट सेक्टर के ऊपर भी। क्यों साहब, है ना समझे, क्योंकि विल फाइंड कि लोगों को मौत भी करनी चाहिए, तो अलाउडिंग खिल्ली के समय पे सब बैन किया गया दारू, उसने कहा कि प्राइवेट कराओ, बाहर मत करना सर। तो इस तरह से विल फाइंड कि कुछ कुछ जगह पे स्टेट कारखाना बना था। कारखाना इज द मैन्युफैक्चरिंग साइड, है ना, अभी भी कारखाना ही कहते हैं उसको लोकल लैंग्वेज में, है ना। तो अभी भी अगर आप देखोगे तो इन लोकल लैंग्वेज यूज दिस टर्म कारखाना ओनली सर, ओके। तो पहली चीज आपको समझ में है कि व्हाई द स्टेट वांटेड टू कंट्रोल द कारखाना, इट वाज नॉट फॉर द वेलफेयर, इट वाज नॉट, इट वाज फॉर द इजी सप्लाई एंड द चेन दैट द स्टेट वाज नीडेड फॉर इट्स डिस्पोजल। इसके लिए स्टेट ने पूरी हायरार्की बनाई और ये हायरार्की के अंदर दो प्रकार के लोग चाहिए थे। एक तो रॉ मटेरियल चाहिए, ग्रीन मटेरियल, जिसकी एबिलिटी अच्छी तरह से होनी चाहिए। दूसरी आपको ऑफिशियल चाहिए जो सुपरविजन कर पाए। तीसरे वर्कर्स चाहिए। ये वर्कर्स भी दो प्रकार से होंगे सर, स्किल्ड मिलेंगे और अनस्किल्ड मिलेंगे, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है समझे। तो विल फाइंड कि इनकी भी पूरी बजानी है और कुछ कुछ लोगों को खुश करना पड़ेगा, कुछ कुछ की सर्विस करनी पड़ेगी। तो इस तरह से कारखाने मिलते हैं अलग अलग डायमेंशंस में, कुछ मैन्युफैक्चरिंग में गए, कुछ ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में, कुछ कपड़ों में गए, कुछ का टीम मैन्युफैक्चरिंग यानी कि मेटलर्जी में डाला सर ना, सबको अलग अलग जगह के ऊपर। कुछ जगह के ऊपर प्राइवेट ओनरशिप्स के चलते रहे, वो पैरेलली इंडिपेंडेंटली काम करते गए, ठीक है ना समझे। स्टेट पैट्रोनिज्म में क्योंकि स्टेट को जरूरत थी अपने हिसाब से, है ना।
तो स्टेट वांटेड एवरीथिंग सर, उसको चाहिए था कि भाई मेरे को ये स्टेट में चाहिए, और स्टेट के अंदर रॉयल हाउस होल्ड से इमीडिएट आर्मी की नीड से लेके सबके लिए जरूरी था सर, ठीक है, ओके। सो देयर टू बी ऑफिशियल है ना, मलिक के लेवल का नॉर्मली खान जिसको चीफ कहते हैं, और इसमें वी विल कम टू नो कि अकाउंटिंग डिपार्टमेंट था, इसमें क्लरिकल डिपार्टमेंट हुआ करते थे, इन सबको अपॉइंट किया जाता था इन दी कारखाना टू मेक श्योर कि वस्तु कितनी बन रही है, कहां पे जा रही है, किसको देना है, ठीक है, ओके। तो इट शुड नॉट बी देयर है ना। तो इसमें दो प्रकार के कारखाने हैं सर, एक वैसा कारखाना जो वी विल सी कि स्टेट पेट्रोनेज के अंदर निकल गया, उसको रतीबी या गैर रतीबी और रतीबी कारखानों के रूप में डिवाइड किया गया। सो देयर वर टू काइंड ऑफ कारखाना एट दैट टाइम जो स्टेट पेट्रोनेज के अंदर ही थे। एक था गैर रतीबी कारखाना और दूसरा था रतीबी कारखाना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। रतीबी कारखाना वाज अंडर द स्टेट ओनली एंड इवन द गैर रतीबी कारखाना वाज आल्सो अंडर द स्टेट, ऐसा नहीं था कि दोनों के दोनों, पर इनके अंदर कमोडिटीज अलग-अलग प्रकार की थी। जैसे गैर रतीबी कारखाना ऐसा कारखाना था जो स्टेट को वी विल कम टू नो कि बहुत जरूरी था, बट उसमें अगर आप समझने की कोशिश करिए, स्टेट अपनी नीड बेस्ड वस्तु बनाता है, जैसे वार्डरोब्स हो गए, कपड़े बनाना आपको, या आप समझने की कोशिश करिए आपको आर्मरी है सर, है ना, वॉर के लिए कुछ मटेरियल चाहिए, वो जरूरत होगी इस हिसाब से करेंगे। उसमें कोई फिक्स्ड ग्रांट नहीं थी। फिक्स्ड ग्रांट का मतलब ये है कि कभी जरूरत पड़ी आपने चौथा वॉर बना दी, फिर उसके बाद 2-3 महीने तक शांत रहोगे। आपको तंबू बनाना है, टेंट बनाना है, कहीं और लेके जाना है, माइग्रेट करना है, अपने कैंप को माइग्रेट करना है ना, सुल्तान जाता था पहले बेसिकली तंबू लेके चलोगे। तंबू का मतलब कंसेप्ट कहां से तो आया है सर, फारस खाना। आज की तारीख में भी डेकोरेटर्स को फारस खाना कहते हैं, पता है लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। आप ये मंडप डेकोरेटर्स वाली जो होते हैं ना सर, उसको फारसी, गुजरात में फारस खाना यूज होता है, लोकल लैंग्वेज में। मैं छोटा था तो किसी ने कहा कि वो फारस खाने वाला आ रहा है, वो कौन सा खाना है, वो फारस खाने वाला आ रहा है, फिर पता चला वो मंडप डेकोरेटर वाला आ रहा है, किसके साथ डिस्कशन बनी। तो ये तंबू वाले लोग थे फारस खाना के लोग, ठीक है ना। तो दे वर डिफरेंट डिफरेंट खानास डिपार्टमेंट दैट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द स्टेट, जिसके थ्रू वी विल कम टू नो कि स्टेट ने ये ध्यान रखा कि इसको जब जरूरत होगी तब मैन्युफैक्चर करेंगे, और इसके लिए अलग से उसने कोई ग्रांट नहीं दी थी, फिक्स ग्रांट, बट नीड बेस किया था अपने कंट्रोल में, है ना। तो इस तरह से वी विल कम टू नो कि देयर वर डिफरेंट डिफरेंट एलोकेशंस ऑफ बजट फॉर द सेम। जैसे फारस खाना तंबू के लिए उसने 20,000 टन का या 2 लाख टन का दिया, सॉरी माय बैड, या ज़रत खाना के लिए उसने कुछ लाखों टन का दिए होंगे सर, है ना। जामदार खाना यानी कि वार्डरोब्स के लिए उसने 6 लाख टन का खर्च किया सर, आप समझ सकते हो कि कपड़े के कितने शौकीन थे लोग, खरीदने को, समझे कि नहीं समझे। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि रॉयल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, अपने फॉर्म एंड शो को मेंटेन करने के लिए, चीज़ों को कुछ है ना शोकेस के रूप में रखने के लिए, तो उसने आलम खाना बनाया सर, ठीक है ना, रॉयल स्टैंडर्ड्स हो गए। तो वी विल फाइंड कि इसके लिए अलग से एक खाना। तो इससे हमको समझ में आ रहा है कि ये जो गैर रतीबी कारखाना है, जो ह्यूमन लेबर के द्वारा बनता है, मेनली इसमें स्टेट मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल था, जो अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए था, रॉयल हाउस से लेके बाकी सारा। कुछ-कुछ था रतीबी कारखाना फिक्स है, ये खर्चा आएगा ही सर। क्यों आएगा? क्योंकि वी विल कम टू नो कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द सैलरीज है ना, आपके पास कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ घोड़े हैं, हाथी है, खाने-पीने की चीज़ें हैं, किचन है सर, ठीक है? उसका खर्चा निकालना है कि नहीं निकालना आपको सर, ठीक है? तो इस तरह से वी विल कम टू नो कि इसको रतीबी कारखाना कहा गया, उसकी नीड को फुलफिल करने वाला, और दूसरा था गैर रतीबी। गैर रतीबी में कोई फिक्स्ड खर्चे नहीं होते थे, डिमांड के हिसाब से होते थे। रतीबी कारखाना फिक्स था कि खाने में इतना लगेगा तो लगेगा, समझे कि नहीं? आपको हाथी के लिए मेंटेन करने के लिए, बाकी सारी वस्तु को मेंटेन करने के लिए इतना मिनिमम पैसा लगेगा तो लगेगा, ठीक है? तो इस तरह से 2 प्रकार के कारखाने बने स्टेट के द्वारा, रतीबी और गैर रतीबी, समझ में आया? अब इसमें वी विल सी कि ज़्यादातर कारखाने आपको अर्बन एरियाज़ में दिखेंगे, दिल्ली के अंदर, ओके? तो इस तरह से वी विल कम टू नो कि मेजॉरिटी ऑफ दी कारखाने जो लोकेटेड इन दिल्ली, और स्टेट ने अपने यहाँ वीवर्स को बुलाया, मैन्युफैक्चरर्स को बुलाया, सीधी डायरेक्ट सैलरी देने की शुरुआत की, और अलग-अलग पॉइंट ऑफ व्यू से मैन्युफैक्चरिंग किया सर, कैरी ऑन, ओके? तो दिल्ली में सिल्क है, मेटल की क्राफ्ट है, जैसे गैर रतीबी कारखाने के अंदर सब आर्टिफैक्ट्स बनते थे, लोहे की वस्तुएं बन जाती थी, वेपन्स बन जाते थे सर, ठीक है, समझे? तो उसको लिए वी विल सी कि रॉयल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जाते थे, समझे? तो वी विल सी कि मोहम्मद बिन तुगलक के लिए ये कहा गया है कि उसने 2 लाख रोब्स बेसिकली बनवाए थे, है ना, कपड़े एक तरह के सर, है ना, और वो अपने अधिकारियों के अंदर बांट देता था। तो यू कैन इमेजिन कितनी मैन्युफैक्चरिंग होती होगी सर, है ना, समझे? तो गोल्ड के वर्क के लिए, सोने के वर्क के लिए आपको मिल जाएंगे, कैप्स, कर्टेन्स, है ना, अलग-अलग वस्तुएं बनती रहती थी। फिरोज शाह तुगलक के समय पे करीबन 36 कारखाने थे सर, है ना, समझे? एंड यू कैन इमेजिन कि इन्होंने नियम बनाने की कोशिश की थी कि ये जो भी रतीबी या गैर रतीबी कारखाना है, वो बिकॉज़ स्टेट पेट्रोनेज में है, उसकी वस्तुएं बाहर नहीं भेजी जा सकती, है ना, समझे नहीं समझे? इट इज़ ऑलवेज टू बी यूज्ड बाय द रॉयल फैमिली और द नोबिलिटी क्लास ओनली, है ना। बट देन होता क्या है कि उसका फोटोग्राफ तो बाहर वायरल होगा ही सर, ठीक है, समझे? कि कोई व्यक्ति ऐसा 3 लाख रुपए की जूट की बैग लेके चलेगा सर, यहाँ एक सिंबल होगा, तो फोटोग्राफ में आ गया, उसके बाद तो अपने से लोगों का दिमाग चला, बोले 3 लाख थोड़ी है, 300 रुपए की जूट की बैग है सर, यहाँ एलवी लिखने से 3 लाख थोड़ी हो जाता है सर, ठीक है ना, डियोर लिखने से 3 लाख थोड़ी होता है सर, वेरी कॉमन, बनाते अपने भी सर, ओके, और 300 रुपए में बेचेंगे, क्या फर्क पड़ता है सर, समझे? सो यू विल सी दैट गुड नंबर ऑफ सर, ना एलवी का बी लिख देंगे सर, समझे, है ना, एलवी का एलयू लिख देंगे सर, ना फर्स्ट कॉपी बनानी है तो क्या फर्क पड़ेगा? In fact, these brands allow the first copies to be manufactured and they want it to sell so that उनकी ब्रांड की मार्केटिंग होती रहे। They target only a very niche number of people, सर, है ना? आपको ह्यूमिलिएट करके वो परचेस करवाते हैं, यू नो दिस, ओके? जानबूझ के दे क्रिएट दैट काइंड ऑफ दिस थिंग कि मैं क्यों ना ले पाऊँ, समझे? सो देन आपको पुश किया जाएगा सर, ना, कुछ जगह पे रिस्ट्रिक्शन डाले जाएंगे। आप कुछ गाड़ियाँ लेने जाओगे तो आपको पूछा जाएगा क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, हम नहीं दे पाएंगे, इस तरह का आपको मतलब वो काइंड ऑफ है ना, वो प्रेशर टेक्निक है अलग-अलग प्रकार की। तो ऐसा क्या मतलब सोना चांदी डाल के रखा है तो भी क्या फर्क पड़ता है सर, ओके? तो कारखाने बहुत बने सर, कैरी ऑन, ओके? एंड देन ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये जो कारखाना है, ये कारखानों के अंतर्गत नहीं आईफोन का वो फेज चला गया सर। मेरे ऐसा बंदा यूज़ करता है तो समझ जाना सर, वो फेज चला गया सर, कैरी ऑन, ओके? तो बिल्कुल वो था आईफोन का आज से 15 साल पहले सर, 10-15 साल पहले 2010-11 तक, ओके? बहुत लिमिटेड क्लास मिलता नहीं था, तो क्या है कि पता मारो तो मिल जाएगा सर, कैरी ऑन, ओके? मैं यूज़ करने लग गया, मतलब मेरे को समझ में आ गया कि अब वो नीचे चला गया सर। तो वी विल फाइंड कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम इस दौर के अंदर नए प्रकार की चीज़ें बन के आई और ये सब लिमिटेड था सर, ओके? फिर इनमें से कुछ-कुछ वस्तुएं मार्केट में आई सर, ओके? तो उस कारखाने के पॉइंट ऑफ से हम लोग लिख सकते हैं 2 प्रकार के थे, स्किल्ड वर्कर्स को जॉब मिलती है और इसमें सब जगह एम्प्लॉयमेंट था। इनफैक्ट इससे वर्कर्स की 2 कंडीशंस के बारे में पता चलता है सर, ओके? आप देखिए कि आपको एक सवाल आया था कि कंडीशन ऑफ लेबर्स, ओके? लेबर 2 जगह पे थे, एग्रीकल्चर में थे, नॉन एग्रीकल्चर में थे। नॉन एग्रीकल्चर का जो लेबर था वो ये वाला था, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है समझे? और ये जो नॉन एग्रीकल्चर का लेबर निकल के आया, मेनली जो हमें इस एरिया के अंदर काम करते हुए मिल रहा है, वो सब ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है ना सर, जनरेशन ऑक्यूपेशन है ना, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, दूसरी से तीसरी, चौथी जनरेशन तक काम करने वाले लोग आपको मिल जाएंगे सर, ठीक है? तो दिस इज वेरी सिग्निफिकेंटली सर, समझे? तो वी विल सी दैट ओवर पीरियड ऑफ टाइम द कारखाना सिस्टम गिव बर्थ टू द ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस और हेरिटेज ऑक्यूपेशन व्हिच आर ऑलरेडी देयर, पर उसमें उसको सिस्टमाइज किया गया सर, ओके? कारखाना सिस्टम आल्सो गिव अपॉर्चुनिटीज टू गुड नंबर ऑफ स्लेव्स एज़ वेल। अगर आपको याद होगा स्लेव्स के पॉइंट ऑफ से, तो अपना ये था ना एफएसटी फिरोज शाह तुगलक सर, ओके? उसके लिए उसने लाखों स्लेव्स को बुलवाया था सबको, तो हजारों को स्लेव्स थे तो उसने खाली कारखाने में काम करवाया सर, ठीक है? तो वी विल कम टू नो कि इस पीरियड के अंदर तुगलकों के अंदर करीबन 4000 तो खाली एम्ब्रॉयडर्स हुआ करते थे। एम्ब्रॉयडरी समझ में आता है? जैसे ये एम्ब्रॉयडरी, ये तो मशीन एम्ब्रॉयडरी है सर, ठीक है? लोगो ये प्रिंटेड नहीं है, एम्ब्रॉयडरी का पार्ट है सर, ठीक है? बट वी सी कि पहले हाथ से किया जाता था एम्ब्रॉयडरी, कटिंग एम्ब्रॉयडरी। तब तो क्या है कि मशीन आ गई सर, चाइना से मशीन इंपोर्ट होता है सर, है ना? एंड देन फटाफट सूरत में बहुत लोग काम करते हैं सर, खैर। तो विल सी दैट एम्ब्रॉयडरी का डेवलपमेंट आपको यहाँ से मिल जाएगा सर, ठीक-ठाक मात्रा के अंदर बनते हुए। तो एक थे प्राइवेट सुल्तान के कारखाने सर, कारखाना सिस्टम इंडस्ट्रीज के अंदर, और इसमें वैरायटी ऑफ वस्तुएं बनाई। वैरायटी आपको याद नहीं करनी, हमने जो टेक्सटाइल में और बाकी सारे में इनोवेशन देखी उसी को यूज़ करना है। ना कि क्या बनता होगा, क्या बनता होगा? भाई जो टेक्नोलॉजी का प्रोग्रेस हुआ वही बनता होगा सर, ओके? और कुछ ट्रेडिशनल वस्तु बनती होगी जो पहले से ज़रूरत होती है सर, खाने-पीने से लेकर हर एक वस्तु। खैर बिस्किट तो बनता नहीं था उस पीरियड में, मैदा आ गया था बिस्किट नहीं बनता, अच्छी बात है सर, ठीक है। नान बनता था, नान सेंट्रल एशिया की पैदाइश है, इंडियन थोड़ी है सर, नान को इंडियन कर दिया सर। हाँ, जलेबी जैसे पर्शिया से है सर, ठीक है? आई गेस समोसा इज़ आल्सो फ्रॉम पर्शिया सर, ठीक है?
समोसा जो है वो भी पर्शिया ईरान से है ना, पुलाव पुलाव इज आल्सो फ्रॉम पर्शिया, पुलाव पुलाव कहते थे ना सर, पुलाव से पुलाव बन गया, तो दे आर गुड थिंग्स ओके ना, समझे, जो बेसिकली खाने पीने के अंदर हमें पता चल रहा है कि निकल के आई है सर। खैर, तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर, वी विल सी कि थिंग्स वर इवॉल्विंग ओके, साइमल्टेनियसली हमें ये भी पता चल रहा है कि प्राइवेट कारखाने इसमें मिल जाएंगे सर, क्या नहीं, प्राइवेट कारखाने क्या थे कि वो कारखाने जो छोटे टाउन्स में सेंटर्स में हुआ करते थे, जिनके अंतर्गत हमें पता चल रहा है कि चीजें बनने की शुरुआत हुई सर, गेटिंग ओके। तो वी विल फाइंड कि फ्री मार्केट पॉलिसीज का कारण था, पर इसमें कुछ कुछ जगह पर सुल्तान ने मना नहीं किया था। अब जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि जैसे जो मुस्लिम के कपड़े हैं या सिल्क के क्लॉथ है, बहुत ही फाइन क्लॉथ है, वो आप नहीं बनाओगे, बनाते पकड़े गए तो भी तुम्हारी सर्विस करूंगा मैं, गेटिंग ओके। और पहनते तो पकड़े नहीं चाहिए सर, ना समझे, और पहनने के बाद अगर बेचते हुए पकड़े गए तो भी सर्विस होगी तुम्हारी सर, गेटिंग। बट द प्राइवेट कारखाना फुलफिल द नीड्स ऑफ द कॉमन मैन ओके। तो कॉमन मैन में जो बेसिक जरूरत होती थी, कपड़ा की जरूरत है, वस्तु की जरूरत है, शुगर की इंडस्ट्री उस पीरियड के अंदर डेवलप हुई थी, स्टोन्स और ब्रिक्स घर पे कॉमन मैन भी बनते थे सर, ठीक है। तो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज जो थी वो सब स्टेट ने प्राइवेट सेक्टर में भी अलाउ किया कि देखो वहां तुम कर सकते हो, ओके ना समझे। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें पता चलता है कि ये लोग ने फर्स्ट कॉपी भी बनाया और ये लोग ने इंडिजिनस डेवलपमेंट भी किया। फर्स्ट कॉपी क्यों? क्योंकि नोबिलिटी को लोग इमिटेट करते थे, है ना, तो सुल्तान ने पहना वैसा का वैसा पहनते हैं अपन सर, ठीक है ना समझे। तो वी विल फाइंड कि पीपल विल बी इमिटेटिंग एज वेल, ओके ना समझे। तो एडिडास का एडिडास बनेगा सर, ना सुल्तान के अधिकार में पकड़ा कि देखो तुम्हारे सुल्तान के जैसा पहना हुआ, बोले नहीं नहीं सुल्तान तो एडिडास पहनता, तो एडिडास पहन रहे थे सर, ठीक है ना। रिबॉक का रिबॉक है ना, आरआईबीओ के रिबॉक हो जाएगा सर, नाइकी का नाइकी बन जाएगा, नाइकी आई सर, ना समझे, ओके। तो अलग अलग प्रकार की चीजें हमको मिल जाता है सर, तो सस्ता लोग है ना, सस्ती मान्यता हमारी तरफ, तो महंगी वस्तु तो अफोर्ड नहीं कर सकते ना। So we cannot afford, we cannot afford the like this thing, महंगी वस्तु, तो कॉस्टली चीजें थी, तो सस्ती वस्तु करते थे इस तरह से, सस्ता पहनने की शुरुआत कर लेंगे सर। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल कम टू नो कि हमें पता चल रहा है कि वस्तुओं का काफी डेवलपमेंट हो रहा है, चीजें बन के आ रही है सर, स्पिनिंग वर्क हो रहा था, छोटी मोटी वस्तु। इनफैक्ट प्राइवेट कारखाने मेटल्स में आपको कितना डेवलपमेंट होगा, आप याद देखिए कि मेटलर्जी इन द फॉर्म ऑफ प्राइवेट कारखाना कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द कॉइन्स दैट वर मेड ड्यूरिंग द एमबीटी टाइम, है कि नहीं आपको, कि मोहम्मद बिन तुगलक के जमाने में हर एक घर में प्राइवेट कारखाना निकल गया था ना, कि घर घर सिक्के, हर घर सिक्के सर, है ना, समझे नहीं समझे। वी हैड डिस्कस ना सर कि इन द टेन्योर ऑफ एमबीटी, है ना, कि मोहम्मद बिन तुगलक के यहाँ पे ऐसी हालत हो गई थी कि हर घर के अंदर कारखाना बन गया था सर, है ना, समझे। एंड है ना, सुल्तान सिक्का बनाओ योजना के तहत हर एक व्यक्ति, हमें पता चल रहा है कि सिक्कों के ऊपर सिक्कों का निर्माण करते हुए विल फाइंड कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग साइड को डेवलप करवा रहा था। तो इनफैक्ट गुड डेवलपमेंट ऑफ स्पिनिंग, दैट इज कॉटन मैन्युफैक्चरिंग वाज डन, ओके। इनफैक्ट भारत इस दौर में कॉटन का सबसे बड़ा या काफी ठीक-ठाक मैन्युफैक्चर निकल गया, उसकी खासियत आपको ये मिल जाती है, ओके। इनफैक्ट उस पीरियड में लोकल ऑथर्स ने वहां तक लिखा हुआ है कि लोग ना कपड़ा बेचने जाते थे, हॉकर जाया करते थे, ठीक है, समझे। बोले कपड़ा ले लो, चादर ले लो, तकिया ले लो, दरी ले लो, समझे नहीं समझे ना, सो दे यूज्ड टू शाउट अराउंड सर, यहाँ पे आता है हमारी सोसाइटी में, ठीक है। और अभी मैंने 2-4 दिन पहले उसे दरी लिया सर, ठीक है ना, तो सस्ता में दे रहा था, फेरी लेके मैंने बोला आ जाओ भाई सर, दुकान में कहाँ लेके जाओ उसको, होम होम बेस्ड सर्विसेज आपको मिल जाती है, तो ये तब की आपको मिलेगी सर, ओके। एंड विल कम टू नो कि ये डोर टू डोर जाके अपनी वस्तुएं बेचते थे, ये सब प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, इससे क्या वो स्टैंडर्ड लिविंग भी बढ़ेगा सर। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल कम टू नो कि द प्राइवेट सेक्टर आल्सो इवॉल्व, न्यू क्राफ्ट पेनिट्रेटेड टू द सोसाइटी, ये जो नया क्राफ्ट था उसने क्या किया, सोसाइटी के अंदर पेनिट्रेट किया और दूसरा सर ना, तो जितना न्यू क्राफ्ट बेसिकली सोसाइटी के अंदर हमें पता चल रहा है कि निकल के आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग साइड के अंदर डेवलपमेंट हुआ, ये पब्लिक सेक्टर मतलब स्टेट ओन्ड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी हुआ और प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी होता है। तो इन सब के कारण क्या होगा सर, ठीक है ना, ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ेगा, ट्रेड एंड कॉमर्स बेसिकली नॉन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के अंदर के साथ भी जुड़ा हुआ है सर, ठीक है ना। एंड विल सी कि लोगों को नई प्रकार की जॉब्स मिलने की शुरुआत होती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है सर, लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर निकल गया है, ये लेबर एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व था, नॉन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व था, मैन्युफैक्चरिंग में था, इवन व्यापार में भी इन्वॉल्व हुआ करता था। कुछ लोग हमें देखने को मिलता है कि ऐसे लोग थे जो मेनली खाली और खाली बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व थे ना, स्किल्ड लेबर था, नॉन स्किल्ड लेबर भी बिजनेस के अंदर था ना, सामान ढोने के लिए आपको बंदे चाहिए थे सर, ट्रेनिंग ओके ना, समझे नहीं समझे। पॉटर समझ में आया कि नहीं आपको, पॉटर मिल गया तो पॉटर एप्लीकेशन हो गई सर, ओके। देखिए कि है ना, समय के साथ आप इनोवेशन को चलाते हो तो कहां से कहां पहुंचते हो। पॉटर जोमेटो ये सब की खासियत ही है ना सर, ओके, कि दे डू नॉट ओन एनीथिंग इन स्पाइट ऑफ दे ओन द मार्केट, ओके, वस्तु खुद की थोड़ी बेच रहे हैं सर, यहां से लेके वहां कनेक्ट करके दे रहे हैं सर, गेटिंग ओपन, ओके। बट देन दे मेक श्योर कि दे मेक मनी आउट ऑफ इट, ओके। तो लॉजिस्टिक का बेसिकली जो सेक्टर था बड़ा प्रोमिनेंट था मेरी इंडिया में, क्योंकि व्यापार बढ़ रहा था, ऑर्गेनाइजेशन हो रहा था, है ना, इतना सिस्टम के कारण यूसी की एक प्रकार की स्टेबिलिटी आई थी, लॉ एंड ऑर्डर का कंट्रोल होना शुरू हो गया था, लॉलेंस को रोका भी था सुल्तानों के द्वारा, बलबन तो खाल कर दिया करते थे, ठीक है। और जीबीटी ने भगा दिया था, बंगाल की तरफ भागो, यहाँ मत रहना सर, ठीक है, बख्श देता हूं। तो इन सब के कारण ठीक ठाक चीजें चली, तो लेबर का हर जगह के ऊपर डेवलपमेंट हुआ, है ना, स्लेव्स के रूप में भी था, वॉर प्रिजनर्स भी थे बहुत सारे। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि दिस विल लीड टू समथिंग कॉल्ड स्टर्ड अर्बनाइजेशन, कि जितना व्यापार बढ़ता है ना, समझे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गया था, एग्रीकल्चर में सरप्लस हो गया था आपके पास, ठीक है समझे। तो इन सब के कारण व्यापार बढ़ गई और पॉपुलेशन भी बढ़ गई थी सर, आपके यहाँ विल सी साइमल्टेनियसली नए सेटलमेंट्स भी बन गए थे, तो ऑब्वियस है कि ये सब फैक्टर इकट्ठा हो जाएगा, तो इसी को थर्ड अर्बनाइजेशन कहा गया। तो वी विल सी कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम बाजार बनने की शुरुआत हुई, मंडी बनने की शुरुआत हुई, ग्रेजुअल सेंस में नए सेटलमेंट्स बन गए, इका सिस्टम ने अपना रोल प्ले किया। तो इसको अगर आपको याद होगा तो फ्यूडलिज्म की डिबेट के साथ हमने जोड़ा था, और 750 टू 1000 या 1200 तक की डिबेट में जो प्रो फ्यूडलिज्म के सपोर्टर्स थे, प्रो फ्यूडलिज्म मतलब फ्यूडलिज्म के फेवर में बात करने वाले जो ऑथर्स थे, इन सबका ये मानना था कि सब कुछ खत्म हो गया, है ना, सब कुछ खत्म हो गया। बट देन जैसे ही दिल्ली के सुल्तान आए तो धीरे-धीरे नदियाँ चल गई। हम क्या 100% ये नहीं मानते, आपको पता है, क्योंकि फ्यूडलिज्म तो था ही नहीं, चट्टोपाध्याय साहब को याद करोगे तो ओके। बट देन मान लेते हैं चलो सर एक पॉइंट ऑफ व्यू से कि विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत दैट इमर्ज अर्बन रिवॉल्यूशन, अलीगढ़ स्कूल ऑफ थॉट के हिस्टोरियंस का ये मानना है कि भाई पहला फ्यूडलिज्म का दौर था, 1200 के बाद जैसे ही सल्तनत आई वैसे ही अर्बन डेवलपमेंट हुआ। देखो हुआ है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं हुआ है, ठीक है, पर फ्यूडलिज्म नहीं था। कहने की बात ये है कि वो लीनियरिटी में डेवलप हुआ है। आप समझिए कि लीनियरिटी का डेवलपमेंट होने का मतलब क्या है, ठीक है, कि चीजें चलती आ रही थी उसमें ग्रो हुआ था, ऐसा नहीं था कि एकदम डार्क फेज और अचानक से पॉप अप हो गया ऑर्गेनाइजेशन, समझे। इट वाज कंटिन्यूड ग्रेजुअल सेंस में साउथ इंडिया में चल ही रहा था, 750 से 1200 के बीच में गुजर प्रतिहार से देखिए, राष्ट्रकूट पालास के बीच में, चोलास में देख लो, सब जगह पे हुआ है, ऐसा तो खाने की खत्म हो गया पूरी तरह से, अंधकार में हो गया था। अर्बन रिवॉल्यूशन का रिवाइवल हुआ है, देयर इज अ रिवाइवल ऑफ अर्बनाइजेशन सर, समझे, क्योंकि इक्का सिस्टम का डेवलपमेंट है ना, इक्का के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बन गया, कैंटोनमेंट्स बन गए आजू-बाजू में, और दो इक्कों को कनेक्टिविटी में हाईवे बनते थे, बताया था उस दिन मैंने आपको, दिव्यराज का इक्का है, ये बेसिकली विश्व का इक्का है, बीच में नवनीत बैठा हुआ है ना, इन दोनों के बीच में हाईवेज बन गए, सराइज बन गई, कनेक्टिविटी बन गई सर, ओके। किसानों को मार्केट मिल गया वहां पे सर, ठीक है, और फिर वहां जो भी लोग सेटल होता था वो भी मैन्युफैक्चरिंग को पुश किया ना। आप देखिए कि सबको कपड़े चाहिए थे, सबको खाना चाहिए था, सबको आना चाहिए था, तो लोग आजू-बाजू में सेटल होते थे ना, इमिग्रेंट्स आते थे, लोग रुकते थे, और लोग अपने साथ भी लेके आते थे। अब जैसे दिव्यराज को इक्का मिला है ना, समझे, तो दिव्यराज विल गेट अलोंग हिज पीपल, है ना, जो जहां पे रहता था बोले चलो ना, चाचा के लड़के को, बुआ के लड़के को, फूफा के लड़के को, सबको बुला के लेके गया सर, ओके ना, सब जगह अलग जगह सेटल किया, कल्चरल एक्सचेंज होने की शुरुआत हुई, मैन्युफैक्चरर्स को लेके आए सर, ओके। पहले के टाइम पे अधिकारी अपने कुक को भी साथ में लेके चलते थे, इक्तेदार, मॉडर्न इक्तेदार आफ्टर इंडिपेंडेंस कुक भी अपने साथ में होता, जहां जहां जाते थे कुक और ड्राइवर नहीं बदलता था, ऐसा तो क्या है, ठीक है ना, तो बोले वो टॉप सीक्रेट है, गेटिंग ऑन तो वो के साथ ओके, चलिए लेट्स गो। तो मैं फिर बाबू में चला जाता हूँ फ्लैश में, फिर मेरे को कनेक्टिविटी याद आ जाती है। तो एक बाबू थे, वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गए सर, तो अपने कुक को लेके गए, फिर वो जहां पूरा 25 30 साल 30 साल के ऊपर में सर्विस की, वो कुक वही का वही, उसकी फैमिली भी वही की वही सर, ठीक है, वो खतरनाक है सर, समझिए, गेटिंग ऑन ओके। सो वी विल सी दैट ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें पता चल रहा है कि अलग अलग प्रकार की वस्तुएं मिल जाती है सर, गेटिंग ऑन। तो कैंप सिटीज का डेवलपमेंट हुआ है ना, इतना बेसिकली कैंप के रूप में था, फिर किसानों ने वहां पे अपना मार्केट बनाया, मर्चेंट्स वहां पे आने की शुरुआत करते हैं, इमिग्रेंट्स आए सर, है ना, नई आर्किटेक्चर बनती है, नई टेक्नोलॉजी बनती है, तो अलग अलग प्रकार के मार्केट टाउन्स बने, कहीं पे कैपिटल बना, कैपिटल हेडक्वार्टर, कहीं
प्रोविंशियल हेडक्वार्टर कहीं पे सराय बन गई, सराय बन रेस्ट ऑफ दिस। फिर जहां इक्ता बनता था उसके बाजू में रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस भी बनते थे, मॉस्क मदरसा बन गए सर, है ना, कारखाने बन जाएंगे क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग तो होता ही था, लोकल इक्तेदार भी कारखाना बनाता था। इनफैक्ट नोबल्स वर आल्सो इन्वॉल्वड इन द मैन्युफैक्चरिंग, इंटरेस्टिंग बात है सर, ठीक है समझे। द नोबिलिटी क्लास वाज आल्सो इन्वॉल्वड इन द मैन्युफैक्चरिंग साइड बिकॉज़ दे वांटेड टू हैव देयर ओन पंप एंड शो। मतलब राजा अकेला थोड़ी बनाता है, गेटिंग पॉइंट, ओके। एंड वी विल कम टू नो कि राजा के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता चला है कि ये जो इक्तेदार थे वो भी अपना होल्ड बनाना चाहते थे, अपनी भी दबदबा है सर, अपना भी चलेगा सर, ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी की और पुश किया है अर्बनाइजेशन के पॉइंट ऑफ से, ये इक्ते ही थे जो बड़े सेंटर्स के रूप में निकल गए, क्योंकि जहां इक्ता बनता था उसके आजू-बाजू में अर्बनाइजेशन हुआ, पढ़ाया था मैंने पिछले क्लासेस के अंदर भी, स्कॉलर्स आते थे, लर्नर्स मैन आते थे, आर्किटेक्ट्स आते थे, कॉमन मैन आता था, व्यापारी होते थे। इक्ता वैसे रीजन में बना जो न्यूली एरियाज है, न्यूली कॉन्कर्ड एरियाज, ये मैंने बताया था कि सेमी कॉन्कर्ड एरियाज, इवन अनकॉन्कर्ड एरियाज, याद करिए इक्ता सिस्टम के ऊपर हमने डिस्कस किया हुआ है सर, ठीक है। तो इक्ता बिकेम द प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स, इक्ता बिकेम द रीजनल सेंटर्स, ओके। एंड फिर वहां पे वी विल कम टू नो कि अलग-अलग लोगों के आने की शुरुआत हुई और ग्रेजुअल सेंस में और डेवलपमेंट होता है। कुछ-कुछ जगह पे आपको खानक मिलेंगे, खानक मतलब जो सूफियों की जगह थी सर, ओके। सूफी जहां रुके वहां पे भी अर्बनाइजेशन हुआ सर, ठीक है। वहां पे भी नए शहर बन गए, क्योंकि होता क्या था कि सूफियों के वहां पे लोग आते थे, मीटिंग करने आते थे, उनको मिलने आते थे और ग्रेजुअल सेंस में उनकी सीट जो थी दैट आल्सो क्रिएटेड द अर्बनाइजेशन सर, ठीक है ना। क्योंकि जैसे वहां क्योंकि क्या था कि लोग ज़ियारत में जाने के लिए सूफी की एक दरगाह बन गई सर, है ना। तो एक सूफी संत है, उनकी मूर्ति होगी, वहां दरगाह बनी, उनके फॉलोअर्स फिर ज़ियारत में जाते थे एनुअल पिलग्रिमेज के लिए, चदर चढ़ाने के लिए, बाकी सारी कल्चर प्रैक्टिसेस को फॉलो करने के लिए। तो होता क्या है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल कम टू नो कि ये जो प्रैक्टिसेस निकल के आई उसमें भी फिर वी विल कम टू नो कि लोग फॉलो करेंगे, फॉलो करते-करते वहां मार्केट बनेगा, वहां और सेटलमेंट्स होंगे, होटल्स बनेंगे, जैसे आसिफ में अजमेर चले जाओ या बाकी सारी जगह पे चले जाओगे, है ना। अब्दुल या आपको नागुरी आपको मिल जाएंगे सर, राजस्थान के अंदर, मुल्तान में आपको मिल जाते हैं, चिश्ती आपको अजमेर में मिल जाता है, तो वहां पे भी सेंटर बने, उसके कारण भी अर्बनाइजेशन हुआ, सराइज बनती है। इनफैक्ट जितनी भी सराई आती है ना वो भी अर्बनाइजेशन बनती है। सराई क्यों बनती है? क्योंकि हाईवे के बीच में थी, सराय में लोग रुकते थे तो मार्केट बना, फिर से वही कहानी सर, वहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी क्योंकि सराय में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता था। राजा अपने लोकल नोबल्स को कहते थे कि देखो ये सराय तुम्हारे अंडर में है, यहाँ कोई व्यापारी की कंपनी है तुम्हारी खाल कर दूंगा सर, ठीक है समझे। तो हुआ क्या कि वहां छोटा सेटलमेंट बन गया सर, वो सेटलमेंट के आजू बाजू फिर और सेटलमेंट बना, फिर अर्बनाइजेशन हुआ सर, ठीक है। कुछ कुछ जगह पे मिलिट्री आउटपोस्ट बनाई थी सरकार के द्वारा सर। ये मिलिट्री आउटपोस्ट का काम ये था कि वहां पे गैरिसन बनाया जाए दूर विस्तार में और उसके आजू बाजू वाले एरिया के अंदर कंट्रोल करे, तो लोगों को शांति मिलती थी कि वो पुलिस स्टेशन के बाजू में घर बना देते है ना, वहां मिलिट्री आउटपोस्ट उसके आजू बाजू में अपन खेती करेंगे सर, ओके। तो उससे फायदा क्या होता था कि भाई अब तुम्हें चिंता नहीं है सर, ठीक है समझे। तो जिस तरह से लोकल मिलिट्री आउटपोस्ट जैसे बलबन ने बनाए थे, खिलजी ने बनाए थे, फिर एमबीटी के समय भी थोड़ी बहुत बनते हैं सर, ठीक है। उन सब जगह के ऊपर सिक्योरिटी थी तो वहां पे भी अर्बनाइजेशन हुआ सर, ठीक है, ओके। फिर कहीं कहीं पे मदरसा बनाई, मॉस्क बनाई, मदरसा वाले एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो गए, वहां पे भी लोग आते थे, हॉस्टल में आते थे सर, तो वो भी सेंटर ऑफ लर्निंग के रूप में निकल के आया। मॉस्क बनने की शुरुआत हुई तो वहां पे भी पीपल टू कम फॉर द रिलीजियस पर्पस, ओके। तो दैट आल्सो बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर। तो हुआ क्या कि एक से अधिक फैक्टर है, कल्चरल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, द एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर सर, एंड द मिलिटरी फैक्टर एज़ वेल सर, ओके। ये सबके सब फैक्टर इकट्ठे हुए और ओवर पीरियड ऑफ टाइम यहाँ से मार्केट प्लेसेस बने। ये मार्केट में कभी बाजार बना, कहीं मंडी बना, ये सब बाजार बेसिकली अलग अलग विस्तारों के अंदर बनते गए। जो कॉमन मैन था गांव के अंदर रहने वाला वो भी बाजारों में हफ्ते में एक बार व्यापार करने जाता है सर, है ना, या वस्तु खरीदने बेचने जाएगा सर, ठीक है। तो ग्रेजुअल सेंस में क्या हुआ सर, ठीक है ना, अर्बन लाइफस्टाइल को ग्रामीण विस्तार में इमिटेशन होने की शुरुआत हुई, क्योंकि होता क्या था कि कारखाने ऊपर थे, कारखाने स्टेट के ऊपर थे, पर वो पेनिट्रेट होकर पहले शहरों में, शहरों की वस्तु गांव में जाती है, ऐसे ही आज भी होता है ना सर, ठीक है। तो गांव वाले भी देखते हैं वो ई का पहना है, वो खिलजी पहनता है, हम भी पहनेंगे, कहां मिलेगा वो कस्बे में मिलेगा सर, ठीक है। तो गांव वाले लोकल डिस्ट्रिक्ट मार्केट में, तहसील के मार्केट में जाके विल सी की खरीदते थे। तो हुआ क्या कि ग्रेजुअली इसके कारण छोटे छोटे कस्बे बन गए, है ना। तो मुल्तान एक बड़ा सेंटर था, लाहौर एक बड़ा सेंटर था, उसके आजू बाजू में छोटे 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 बाजार मिलेंगे सर, ये लोग भी विल सी के अर्बनाइजेशन को पुश कर रहे थे, करिंग ओके। तो हमें ये पता चलता है कि देयर वर मार्केट्स अक्रॉस द कंट्री, इनफैक्ट देयर वर मार्केट्स ऑन द क्रॉस रोड्स, जो छोटे कस्बे वीकली मार्केट्स है, आपको पता है उसको हाट कहते थे, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, हट या हटिका के रूप में, है ना। तो वही सेंटर्स और बन के आते हैं सर, ओके। सो इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री this was the reason for the urbanization, okay. तो military regimes, political stability, outpost system, इक्ता system, religious reasons and the economic reasons, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग तो हो ही गया था। तो राजा सिक्योरिटी भी देने के लिए तैयार था और राजा ने इक्तेदारों से लेकर अधिकारियों को कहा था नोबल्स को कि कोई भी चीज इधर उधर की तो सर्विस कर देंगे तुम्हारी, और स्टेट ने कॉइन्स को अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस किया। इकोनॉमिक कंडीशंस में एक पार्ट हमारा भी थोड़ा बाकी रह गया है, वो है द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉइनेज, ओके, बाय द स्टेट्स, ओके। कॉइनेज का पॉइंट ऑफ व्यू क्यों था, क्योंकि हमें पता चला है कि स्टेट चाहता था कि हम बेसिकली कॉइन्स को इंट्रोड्यूस करके अच्छा खासा डेवलपमेंट कर सकते हैं सर। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि कॉइनेज का भी डेवलपमेंट हुआ और चीजें पूरी तरह से बदल जाती है सर। तो ये इकोनॉमिक फैसिलिटेशन जो था स्टेट के द्वारा दिया गया सर, एंड ग्रेजुअल सेंस में विल सी कि और इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिलेगा सर, समझे। तो चीजें समझ में आई कि हाउ थिंग्स आर डेवलपिंग, और इसमें लेबर की भी कंडीशन बदलती है और इसी के अंदर से विल कम टू नो कि नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी ग्रोथ होगा और अर्बन इकोनॉमी, है ना। तो आपको क्या पूछा, रूपरेखा तैयार कीजिए, रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए गैर कृषि उत्पादन एवं नगरीय अर्थव्यवस्था में क्या डेवलपमेंट हुआ सर, ओके। डिलीनेट द नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, मेटल्स, ग्लास, सिरामिक और क्या हुआ सर, ठीक है, टेक्सटाइल, कॉटन सर, ओके। ओवर पीरियड ऑफ टाइम अर्बन इकोनॉमी में कैसे ट्रांजिशन हुआ, अर्बन इकोनॉमी बेसिकली निकल गया इन द फॉर्म ऑफ मार्केट सेंटर्स, दिल्ली के सिवाय लाहौर, मुल्तान, उच्च बंगाल, गुजरात, कैम्बे सर, ठीक है, वहां से डेवलपमेंट होने की शुरुआत हुई और इससे ट्रेड बनने की शुरुआत हुई और उससे अर्बनाइजेशन हुआ। लिंकेज से आपको दी है उसकी रूपरेखा प्रस्तुत करनी, ज्यादा हाईलाइट मतलब क्रिटिकल एनालिसिस नहीं है सर, ओके। यहाँ पे भी देखोगे हाउ डिड इंटरनेशनल ट्रेड सपोर्ट अर्बनाइजेशन सर, आई कम बैक टू दिस पार्ट, बट आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि इंटरनेशनल ट्रेड क्यों बना था सर, ओके। तो इंटरनेशनल ट्रेड वाज एन आउटकम ऑफ द स्टेबिलिटी गिवन बाय द स्टेट, साइमल्टेनियसली ओपनिंग ऑफ द रूट्स एज वेल। thirdly we will also find कि न्यू न्यू टेक्निक्स दैट वर बीइंग वी विल फाइंड कि इंट्रोड्यूस्ड इन क्राफ्ट के रूप में उससे भी डेवलप किया सर, करिंग ओके। तो ये सब चीजों के कारण अर्बनाइजेशन हुआ। देखो अर्बनाइजेशन में कोई एक फैक्टर नहीं होता, समझिए। व्यापार ने बेसिकली डाइवर्सिफिकेशन किया है पूरी इकोनॉमी को सर, और उससे नए क्राफ्ट से लेकर नए प्रकार की चीजें बनती रहेगी सर, और इससे जब सरप्लस होगा और लोग फिर आएंगे, अट्रैक्ट होंगे, तब जाके अर्बनाइजेशन होता है सर। तो ये तीनों चीजें आपको आएगी कॉम्बिनेशन के अंदर से, इसको आगे थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे सर, समझे। चलिए सर, ठीक है ना। ये हाँ, ये मैन्युफैक्चरिंग इसके साथ साथ, ठीक है। हाँ, ये चरखा और उसकी हैंडलूम की बात कर रहे हैं। थैंक यू नमन। आज अपन क्लास खत्म करते हैं, बट मैं सोच रहा हूँ कि विल कंटिन्यू विद 1 और 2 स्पेशल क्लासेस और यूट्यूब सेशंस हो गए। यू गिव मी अ डे और सो सर, कल क्लास नहीं होगी, कल नहीं करेंगे अपन, बट आई ट्राई टू टेक अ यूट्यूब और अ स्पेशल क्लास, ठीक है। दोनों कंटिन्यू रखेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि दिल्ली सल्तनत का थोड़ा आर्किटेक्चर और आर्ट एंड कल्चर जो है ना, उसको भी उसमें थोड़ा बहुत कवर करवा दें सर। ट्राई टू डू इट, ओके, इन बिटवीन। हाँ, ये 21 से 30 के बीच में अपन कर देंगे सर, ऐसा नहीं होगा कि नहीं करेंगे। प्रीवियस बैच स्टूडेंट नीड गाइडेंस, क्या चाहिए बेटा, हाउ कैन आई हेल्प। हाँ, लैंग्वेजेस वाला पोर्शन, मतलब मेन तो आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन बाकी है, आर्ट एंड कल्चर वाला, तो उसमें 1-2 सेशंस आएंगे, तो हिस्टोग्राफी के अंदर वो हेल्प हो जाएगा हमें, ओके। नहीं नहीं, बीच में मिलेंगे अपन, नहीं मिलेंगे, लास्ट में तो नहीं कर पाया, बट दिस मंथ वी मीट, ओके। देखिए मंगोल इंपैक्ट ओपन अप द ट्रेड रूट्स टू इंडिया सर, ओके। एक्चुअली होता क्या है, मंगोल से पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हुए सर, समझे। इनिशियली इट वाज नेगेटिव सर, ओके, समझे, पर ओवर पीरियड ऑफ टाइम ट्रेड रूट खुल गया ना आपके लिए, कि मंगोल एक हद के बाद आने बंद हो गए थे, आप समझिए कि आफ्टर सम टाइम द मंगोल्स लेफ्ट इंडिया, मतलब है ना, तुगलक के बाद तो फिर मिलते नहीं, फिर ज्यादा ही मुड़ आया। तो बाय द टाइम ट्रेड रूट ओपन अपना, तो उसका इंडायरेक्ट बेनिफिट हुआ मंगोल इन्वेजन का, हमने पढ़ा था शायद मंगोल इन्वेजन में। चलिए सर, बाय बाय, प्लीज टेक केयर।
कल मिलता हूँ मैं, कल या परसों मिलेंगे सर, ओके? कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे, बट विल हैव सेशंस, ओके? टाइमिंग I'll update you on the टेलीग्राम से, ओके? कम्युनिटी का टेलीग्राम पे अपडेट कर दूँगा। आप फॉलो कर लीजिएगा मेरे को कम्युनिटी के ऊपर सर, जो अपनी अनअकैडमी की कम्युनिटी पेज है उसमें भी। चलिए सर, ठीक है?